इंटेंट ये है कि देश में 1 करोड़ और टीचर्स हैं. नॉट एवरीबडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, एंड हु बेस्ट टू लर्न फ्रॉम देन द नेशनल टीचर अवार्ड विनर्स. Teaching requires you have to go an extra mile if you have to be a teacher. Otherwise, you're just doing any job. You just punch in, do your work, give some exercises, थोड़ा पढ़ा लिया, बोल लिया. हर गर्मी की छुट्टियां कुछ ना कुछ सीखने में चली जाती है. जलियांवाला बाग को जब मैं पहले समझाने गई तो किसी को नहीं समझ में, 1-2 बच्चे बस खड़े होकर बता पाए. लेकिन जब उसको रोल प्ले में बताया कि एक गार्डन है, गार्डन चारों तरफ से बंद है और आप बनोगे जनरल डायर, आप लोग पब्लिक हो और आप स्पीकर हो ऐसे. तो जब उन्होंने रोल प्ले के माध्यम से करके दिखाया 10 बच्चों ने, तो सारे बच्चों को वो चीज़ें अच्छे से याद हो गई. अलग से कुछ नहीं चाहिए, जो संसाधन उपलब्ध हैं स्कूल में आसपास उसी से भी बहुत कुछ करवा सकते हो आप, बस सोचने की जरूरत है. सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं ना, तो संसाधनों से ज़्यादा आपको 2 कानों की ज़रूरत होती है सुनने की. टीचर्स ना सुनते नहीं हैं. हमें बात करने की इतनी आदत है कि हमें लगता है मेरी सुन लो, बाकी तो बाद में बोलना, है ना. हम बच्चों को बात करने का मौका नहीं देते. एक सोच हमारे सामने ये भी आती है ना, जब स्कूल की, टीचर की, बच्चों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली इमेज माइंड में क्या बनती है? एक कमरा होगा, बोर्ड लगा होगा, बच्चे बैठे होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा. ठीक है ना. इस सोच को बदलना है. जब भी पढ़ाई की बात हो, टीचर या बच्चों की बात हो ना, वो रूम नहीं दिखना चाहिए और वो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखना चाहिए. उसके अलावा भी उससे हटके भी शिक्षण है. कहते हैं ना, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर निकल के जो पढ़ाई होगी ना, वो रियल है. वेलकम टू द स्टाफ रूम, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे टीचर्स अपनी आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि हम सब उससे सीख पाएं. इन टुडेज एपिसोड वी हैव रितिका मैम फ्रॉम दिल्ली, हुकुम सर फ्रॉम राजस्थान एंड के शारदा मैम फ्रॉम छत्तीसगढ़, शेयरिंग देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग सम ऑफ इंडियाज बेस्ट टीचर्स एंड गोइंग ऑन टू विन द नेशनल टीचर अवार्ड. आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड. तो इंटेंट ये है कि देश में 1 करोड़ और टीचर्स हैं. आज सुबह का मैंने यूडाइस चेक किया था. इट इज़ अबाउट 98 पॉइंट समथिंग लाख राइट नाउ, बट वो अप एंड डाउन चलता रहा है. तो रफली अबाउट 1 करोड़ टीचर है. एंड नॉट एवरीबडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. सारे टीचर्स, यंग टीचर्स हैं, नए टीचर्स हैं, अभी बीएड कर रहे हैं शायद, या अभी कई प्राइवेट स्कूल में हैं, लास्ट ईयर किसी ने जॉब लिया होगा. उनको कैसे हम एक टीचिंग का लर्निंग जर्नी दे पाएँ, दैट्स द इंटेंट. एंड हु बेस्ट टू लर्न फ्रॉम दैन द नेशनल टीचर अवार्ड विनर्स. इसीलिए दिस इज़ द सेटअप. तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन से कुछ शुरू करते हैं. पहले सर आप मैम, जो भी आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे रही है. हाँ बताओ सर. मेरा नाम हुकुमचंद चौधरी है, बीकानेर राजस्थान से. और फिलहाल मैं L2 शिक्षक हूँ. L2 का मतलब होता है जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं राजस्थान के हिसाब से. और 2012 की पोस्टिंग है. टीचर बनने का तो जैसे सोचा नहीं था कि टीचर बनेंगे. कहते हैं ना, उस टाइम जो बीएड का कुछ बूम चल रहा था तो हमने भी बीएड कर ली, वैकेंसी आई, तैयारी की, नौकरी भी लग गई. और अच्छा, आपने पहले प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ाया? डायरेक्ट प्राइवेट में पढ़ाया है. लेकिन उतना ऐसा नहीं है कि बस पार्ट टाइम पढ़ाया है. और 2008 से 2012 तक वैकेंसी आई, उसमें जॉब लगी 12 में. उसके बाद ये नहीं सोचा था कि टीचर बन के कभी नेशनल अवार्ड भी लेंगे. जैसे नॉर्मल टीचर होते हैं, स्कूल जाना, घर आना, आराम करना, वही था. और 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. 2017 में आईसीटी के फील्ड में जुड़ने का मौका मिला. पता चला कि एजुकेशन 2012 में आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? एक ग्रामीण इलाका था, खेतों के बीच में डाणी थी. गाँव से भी 5 किलोमीटर इंटीरियर. ऐसा स्कूल था जिसमें लाइट भी नहीं था. अच्छा. लगभग 6-6.5 साल वहाँ पोस्टिंग रही. ये प्राइमरी, मिडिल, 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक था. समझ गया. एंड राजस्थान में कैसा होता है ये जेबीटी पीजीटी का कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं, वहाँ लेवल 1, लेवल 2. लेवल 1 जो बीएसटीसी करते हैं, जो कक्षा 1 से 5 पढ़ाते हैं. लेवल 2 जो बीएडधारी हैं, जो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं. अच्छा. फिर सेकंड ग्रेड और लेक्चरर. ठीक है. तो आपका पहले लेवल 1 था? नहीं, लेवल 2 ही था. लेवल 2 ही. हाँ, स्टार्टिंग से. ठीक है. तो ये गांव में पोस्टिंग हुई, उसके बाद गांव में ऐसा स्कूल था जहाँ लाइट भी नहीं था, बताया हमने, है ना. और वहाँ नेटवर्क भी, अगर मान लो कोई कॉल करना हो या कोई जैसे स्कूल का ऑनलाइन काम भी करना है तो कोई कोना पकड़ना पड़ता था कि जहाँ टावर आ जाए. ऐसा स्कूल था. और वहाँ तो आईसीटी की बात कर ही नहीं सकते. और उन्हीं दिनों में आईसीटी सीखने का मौका मिला तो लगा कि इन बच्चों के पास भी कुछ होना चाहिए, कि जो ऑनलाइन लर्निंग जैसे दूसरे बच्चों को मिल रहा है, इतना कंटेंट है ऑनलाइन, तो उन बच्चों को भी मिलना चाहिए.
तो उस टाइम मैंने एक ऐसा ऐप बनाया था जो ऑफलाइन भी वर्क करता था। नेटवर्क की ज़रूरत नहीं थी, आप जब कभी भी नेटवर्क में आओगे वो अपडेट हो जाता, उस पर जो भी कंटेंट होगा ऑफलाइन आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते थे। ये कैसे बनाया था ऐप आपने? यूट्यूब से सीख के, आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हाँ। आइडिया आ गया तो यूट्यूब से देख देख के सारा अच्छा, अपने आप अपने आप बिल्कुल। एंड तब आप कहाँ पे रहते थे? बीकानेर। बीकानेर। अच्छा, तो आप रोज़ ट्रैवल भी करते थे? हाँ, कभी कभार ट्रैवल कर लेते, कभी कभार रुकना भी होता था वहाँ पे। अच्छा, और पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुई आपकी? ट्रांसफ़र बीच में हुई? नहीं, लगभग 6-6.5 साल वहाँ रही मेरी पोस्टिंग। हाँ। उसके बाद बीकानेर सिटी में हो गई पोस्टिंग। ओके। ये कौन से स्कूल में था? ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर। ओके। उसमें लगभग 1.5 साल के आसपास रही। ये कब की बात है? ये बीकानेर में? 2018 से लेकर 20 के आसपास। अच्छा, तो कोरोना जब कोविड शुरू हुआ तब आप यहाँ पे थे? कोविड शुरू होने से 1 महीने पहले मेरी नई जगह पोस्टिंग हो गई थी। हाँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय BSF नाम से एक स्कूल है। ओके। वहाँ ज्वाइन किया था लगभग फरवरी में मैंने, 22 फरवरी के आसपास, और मार्च में कोविड आ गया था। अच्छा, जस्ट। हाँ। ये भी बीकानेर में ही था? लेकिन ये प्रॉपर सिटी में, बीकानेर में। समझ गया। और ये टीचर बनने का कैसे आपने सोचा था कि बनना क्यों था टीचर? रोजगार के माध्यम से मतलब कोई दूसरा, आजकल बताया ना एजुकेशन ऐसा सिस्टम हो गया है कि लोग ज़्यादातर भेड़ चाल चलते हैं। हाँ, ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। दुनिया बीएड कर रही थी, हमने भी बीएड कर ली। हाँ। दुनिया तो नौकरी, रोजगार के इसके लिए आपने कहीं आर्मी में ट्राई किया? नहीं। हाँ, टीचर लगने के बाद कुछ वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, जैसे LDC में हुआ था, रेलवे में हुआ था, एज ए कांस्टेबल भी हुआ था, लेकिन उनसे बेटर सैलरी थी इसलिए टीचर ज्वाइन किया। अच्छा, तो एक जर्नी ये भी था कि मैं जो सुन रहा हूँ कि आपने ज्वाइन तो किया जॉब देख के जी, लेकिन कुछ साल लगे आपको टीचर बनने में। बिल्कुल सही है। और वो जर्नी कैसी थी? आपको क्या लगता है कि कब आपका मेंटल शिफ्ट हुआ कि अब मैं टीचर हूँ, ये नौकरी नहीं है? मेंटल शिफ्ट जब हुआ, जब खुद ने कुछ ना कुछ ऑनलाइन सीख के बच्चों के लिए कुछ करना स्टार्ट किया और लगा कि बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कि हमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, तब लगा कि वास्तव की में। कोई कहानी याद है जब ये आपको पहली बार लगा होगा? पहली बार जैसे जो पहला ऐप बनाया था तो बच्चे कॉल वगैरह करके पूछते थे उनको कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। जैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वैकेंसीज टीचर की ज़्यादा खाली रहती हैं। जैसे हमारे स्कूल का ही बताएं, 8वीं तक का स्कूल था और टीचर थे हम 4, तो 8 क्लास से 4 टीचर तो नहीं पढ़ा सकते, 5 क्लास एट ए टाइम खाली रहेगी। तो बाकी उन बच्चों को भी उस टाइम पीरियड के लिए कुछ करने को मिल जाए, स्कूल टाइम में ना मिले लेकिन घर पे मिल जाए, तो बच्चा ज़रूर याद रखेगा। तो वो उस याद से आप आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल। एंड एट दैट पहले क्या था आपका कि लाइफ में क्या करेंगे, और उसके बाद कुछ चेंज हुआ या सेम आगे बढ़ा? नहीं, जैसे मैंने बताया 2017 में मुझे ICT से जुड़ने का मौका मिला। तो ICT में खुद ने ऑनलाइन सीख के ही स्टार्ट किया और उसको बूस्ट ऐसे मिला कि ICT के कुछ कंपटीशन वगैरह हुए जैसे NCERT में, तो उसने भी मैंने बेस्ट प्राइज़ जीता नेशनल लेवल का। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ कंपटीशन्स हुए जिसमें मुझे राजस्थान की CM से फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो उससे लगा कि हाँ, ऐसा कुछ करना चाहिए, शायद बच्चों की ही दुआएं हैं जिसके कारण आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो अभी आपका गोल क्या है, विजन क्या है आपका अपने आप के लिए? विजन यही है कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते रहेंगे तो जो ऊपर वाला देना चाहेगा अपना आप मिलता रहेगा। बट आपका भी कुछ होगा, बच्चे तो ठीक है आप पढ़ा रहे हैं। फिलहाल US जाने का है विजन। US की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं टीचर्स के लिए, जहाँ पे उनको इंडिया में जो चल रहा है, बाहर की कंट्रीज एजुकेशन पे कितना काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कुछ ऐसे काम जो इंडिया में भी लागू होने चाहिए, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि US विजिट करें और वहाँ की एजुकेशन को भी देखें। तो बेसिकली आप वहाँ जाके सीखना चाहते हैं और फिर हैं, वापस आना चाहते हैं। हाँ। वापस तो आओगे ना, ये पूछना है। पर सर शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, US वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो भी जाना चाहे। ओके मैम, आप? चलेगा। अच्छा, चलो ठीक है। तो निखिल, मेरी जर्नी तो थोड़ी सी सिंपल थी सर के कंपैरेटिवली, क्योंकि सोचा तो मैंने भी नहीं था ऑनेस्टली कि मुझे टीचर ही बनना है, क्योंकि जब आई वॉज अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज, इतना मुझे पता था कि कुछ भी। ये टीचर कहते थे कि आपको लगा? मुझे लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आई वॉज डिलिजेंट, है ना। तो कक्षा में हमेशा अच्छे से पढ़ाई करना और सब कुछ जैसा स्कूल में करना चाहिए अच्छे बच्चों को,
नहीं वैसे ही प्लीज डिलीट कर देना। अच्छा नहीं, मतलब यू नो ओ माय गॉड आई विल देखेंगे तो नहीं बिल्कुल ही आप बिल्कुल इसको डिलीट कर देना। नो अच्छा बच्चा, ऑल बच्चास आर गुड। So anyhow, you know, before this dawned upon me that all children are good when I thought that I am good. So anyhow, so teaching was never on the agenda. That is what I mean to say. But I happened to clear the B.Ed exam. So और उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप कॉलेज कहाँ पे किया था? मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स किया था। अच्छा। एंड फिर मुझे MSc फिजिक्स करना था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट एज लक वुड हैव इट, वो कुछ किस्मत की बात होती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, वो एग्ज़ाम देने जा रही थी और उन्हें टीचर बनना था, और उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तो फिर खैर हमने फॉर्म तो भरा था, एंड द डे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था B.Ed का, माय फादर, व्हाट ईयर? दिस इज द ईयर 1999। माय गॉड, दिस इज लाइक सो, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था B.Ed का, उस दिन माय फादर, उनको कहीं जाना, वो कहीं चले गए, एंड देन उसने मुझे कॉल किया कि आप B.Ed का एग्ज़ाम देने जाएंगे। मैंने बोला नहीं, अब तो मैं जा ही नहीं सकती, अब तो मेरे डैड घर पे नहीं है। तो दिस डजंट मैटर, माय डैड विल कम एंड पिक यू अप। सो वो अपने पापा के साथ मुझे घर लेने आए, और फिर उन्होंने हमें सेंटर पे छोड़ा, हमने एग्ज़ाम दिया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, आई गॉट क्लियर्ड। And your friend also cleared? No. So unfortunately वो नहीं, उनका लाइफ पाथ डिफरेंट था, हमारा लाइफ पाथ डिफरेंट था। फिर हमने B.Ed किया, और फिर B.Ed करने के बाद हमने एक स्कूल ज्वाइन किया, और हम अभी तक वहीं पर कार्यरत हैं। हम 25 साल से सेंट मार्क्स स्कूल, तो 25 साल से हम वहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने सीखा था सेंट मार्क्स में आने से पहले, जिस टीचर का लेबल लगने से पहले, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं था। जो टीचिंग की जर्नी है वो टीचर बन के ही स्टार्ट होती है। जैसे उससे पहले तो इट वाज जस्ट, मुझे लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू स्टार्टेड टीचिंग? फिजिक्स इज माय सब्जेक्ट। सो मैंने किस ग्रेड के लिए था? पहले मैंने 9वीं और 10वीं को पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में ही 9th और 10th था? हाँ, क्योंकि अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होता कि टीचर आप जब शुरू करते हैं आप लोअर ग्रेड से शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो डिपेंड करता है आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना। जैसे B.Ed में मेरे टीचिंग पेडागोजी वाज फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। B.Ed चलिए, मे बी नेक्स्ट B.Ed वाला मैं स्ट्रक्चर समझ लेता हूं बाद में। हां, सॉरी, गो ऑन। सो मैं क्या बोल रही थी? आप बोल रहे थे फिजिक्स 9th to 10th आपने शुरू किया? हाँ, तो वहाँ शुरू किया मैंने 9th और 10th। और सबसे मज़े की बात यह है कि फिज़िक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने फ़िज़िक्स ही सीखी बच्चों से ही। क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हम बहुत ज़्यादा किताबों पर निर्भर रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन पर हम निर्भर नहीं रहते थे। मतलब कि एक्सपेरिमेंटेशन यूज्ड टू बी बाय द वे, इट यूज्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई एम स्टडीइंग इन द बुक्स। बट कभी ये नहीं सोचा कि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ प्राइमरी एंड बुक्स आर सेकेंडरी। ये जो यूरेका मोमेंट है, ये तभी आया जब मैं खुद इस प्रोफेशन में आई कि जब तक बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते तब तक किताबों, और ये ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही ये इट डॉन्ड अपॉन मी, नो नॉट एट ऑल। इट टुक मी इयर्स एंड इयर्स टू अंडरस्टैंड दैट जो क्लास में, जब आपको लगा कि नहीं, ऐसे तो मुझे याद नहीं। अच्छा, जब मुझे लगा कि मैं टीचर बन गई, I think after 3-4 years I started feeling like a teacher. After 3-4 years, initially there was a lot of hit and trial. जैसे what was बदल क्या रहा था आपके? बदल क्या रहा था, मैं बताती हूँ क्या बदल रहा था। जब एक young, I was a 21 probably year old woman at that time, 21 maybe 22 years of age. तो जब इस उम्र में आप टीचिंग एम्ब्रेस करते हैं, उस टाइम पर सबसे बड़ी मुझे लगता है चैलेंज होता है एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाते हैं, एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। आप एक मॉडल के आपका टीचिंग मॉडल, लाइक यू एंटर द क्लास, सो इफ़ आई वेयर एन आईलाइनर एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स, वो बोलेंगे अरे ये फिजिक्स टीचर आईलाइनर लगा कर आई। यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ, यू डोंट फिट इन टू दैट टीचर मॉडल कि अरे चश्मा नहीं लगाया तो टीचर कैसे बन गई, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो एक, तो उस जब मैंने, सॉरी डाइग्रेशन थोड़ा, बट ऑन दिस पॉइंट, ये मेल टीचर्स का भी सिमिलर होता है? ये फीमेल टीचर से मैं काफ़ी सुनता हूँ। इनफैक्ट नॉट जस्ट टीचर्स, इवन माई फ्रेंड्स हु वर्क विथ मी, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहीं ऑफिस में काम करते हैं, वो साड़ी पहनते हैं या फिर स्पेक्स पहनते हैं,
ताकि वो थोड़ा ओल्डर लगे। हाँ। मुझे तो नहीं हुआ कॉर्पोरेट ऑफिस में, बट आई वांट टू ऐसा अंडरस्टैंड कुछ कभी लगा नहीं। मेल टीचर में ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। होता होगा शायद, आपने फेस नहीं किया होगा कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि एक लुक पे बच्चे शायद मे बी, तो मैंने फेस किया वैसे, मतलब इट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ तो मेरा फर्स्ट चैलेंज था एक्सेप्टेंस, टू प्रूव टू देम दैट ओ आई एम वेरी गुड, आई नो मोर देन यू। सो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई मेड। सो टीचर्स डोंट एक्चुअली नो मोर दैन चिल्ड्रन। वो तो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है मुझे लगता है कि टीचर्स की। हमें क्या वो एक्सपीरियंस था 2-3 साल में जब आपको पहली बार हिट हुआ कि, या एक्सेप्टेंस हुआ इन योर वर्ड्स कि मुझे सब नहीं आता एंड इट्स ओके? हाँ, इट्स ओके, क्योंकि देखिए क्लासरूम्स में इतने अच्छे मोमेंट्स होते हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लें तभी तो आप एक बेटर टीचर की तरफ कब हुआ था आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे किसी ने क्लास में कोई सवाल पूछा जो मुझे नहीं आता, मतलब जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था और अगर मुझसे कोई सवाल पूछता था और मुझे नहीं आता था, मेरे पसीने छूट जाते थे, मेरी हवाइयाँ उड़ कि मुझे नहीं आता। ओ माय गॉड, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट अ टीचर, और तब तो कोई टेक्नोलॉजी का बहुत sort of Google was it started I think 2-3 years after I started teaching. We had something called a Wikipedia or www. तो उस टाइम पे जब जैसे ही मैंने शुरू किया था तो it was a rarity, no? So I used to judge myself very harshly कि मुझे नहीं and it used to give me a very bad feeling, butterflies in my stomach कि this is not right, I am not fit for this or something like that, and I would go home, I would research more, I would so but it was not joy of learning, but it was with an intent of proving someone that I know more than you, which was again very wrong. So slowly I overcame that feeling of being superior to the children. After gradually it came and I was very happy that I overcame it. और फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। अगर मुझे नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ में ढूंढ लेंगे उसका, और अगर आज नहीं आता है तो कल ज़रूर आता होगा मुझे। सो ना आप अपने क्राफ्ट में, अपने टीचिंग में अब धीरे धीरे जैसे वो कंसोलिडेट होता रहता है, तो आई थिंक सो दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, टू नॉट टू प्रूव समवन दैट आई नो मोर. So that I think that eased out my life and paved a beautiful path for me. And अभी आपके घर में now who all are there? So my husband, my children. How many children? 2 children. And आपके सर? 2 लड़के। और दादी भी है हमारे घर में। अच्छा, दादी भी है। हाँ। And आपकी वाइफ भी काम करती है? नहीं, She's housewife teacher. है। अच्छा। And your husband मैम? हाँ, so he works with the Rotary International. अच्छा। Yeah. Okay. Yeah. Okay. Please. हाँ, so नहीं, आप if you want me to continue, what do you want? No. Yeah, We'll go here. We'll go here and yeah. I'm getting confused. B.Ed भी करना है। अब इतने बातें भी करनी है और बातें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। हाँ। मेरा नाम के शारदा, मैं दुर्ग जिले से हूँ और राज्य छत्तीसगढ़ से। मैं जो टीचर के रूप में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2009 में। और 2009। हाँ। तब आप कहाँ पे थे 2009 में? भिलाई में। भिलाई में थे। अच्छा, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भिलाई। मैं बाय बर्थ छत्तीसगढ़ से ही हूँ। और स्टार्टिंग से मेरा एक सपना था कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, ये हाँ, कब से कब? ये क्लास 5 से स्टार्ट हुआ। हाँ। ये कैसे हुआ कि मैं फिजिकल डिसेबल पर्सन हूँ, तो हमारी एक टीचर थी दीक्षित मैम, तो उस समय हमें ये नहीं पता था कि फिजिकल बच्चों का फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, जो स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं का लाभ उससे मिलता है। तो वो मैडम जो है मेरे भैया की टीचर थी, पर उनका पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा लगता था मुझे। मतलब एक स्टार्टिंग से उनको देख के ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं भी इनके जैसे बनूं। और वो क्या पढ़ाती थी? वो प्राइमरी टीचर थी, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की, और बोलते हैं ना, एक आत्मविश्वास जगाना, उनके कारण ही हमारा जो है फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना। फिर उसके बाद यूनिक आईडी कार्ड बना। मेरे ट्राइसिकल पहली बार मिला। उससे पहले मैं अपने भैया के साथ या पापा के साथ जाती थी स्कूल। तो एक बोलते हैं ना, एक बच्चे को पंख मिल गए जब वो अपने से जाने लगे। तो वो ट्राइसिकल मिला तो मैं अपने से आना जाना स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि हाँ, तो वहीं से एक सपना, मतलब वो ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी टीचर बन के मैं भी और बच्चों के लिए काम कर सकती हूँ जो मेरे जैसे हो, या मैं सामान्य बच्चों के लिए भी काम कर सकती हूँ।
तो वहीं से मुझे वो प्रेरणा मिली और मैंने ठान लिया कि मुझे टीचर बनना है। और मैथ्स टीचर बनूंगी करके ये फीलिंग तब आई जब मैं 9th में तिवारी सर से मिली। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनकी जो मैथ्स की टेक्निक थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो जैसे समझाते थे तो मैं ना किसी अपने सहपाठी को वो क्वेश्चन को समझाती थी। मतलब वो टीचर के गुण आपको याद है कि वो कैसे पढ़ाते थे? हाँ, उनका टेक्निक बहुत ही यूनिक था। मतलब एक बार वो कोई चीज को समझाते थे तो आप ना एक बार में समझ जाओगे। तो वो खेल खेल में सिखाते थे, मतलब उनका टेक्निक ही कुछ कोई सेंटेंस याद है? हम सारे टीचर्स का एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है ना, तो वो हमेशा एक शब्द बोलते थे कि उड़ के दिखाओ। तो उनका ये अच्छा लगता था। तो एक बार मैं ट्राइसिकल में जा रही थी, तो इतनी लेट क्यों आई हूँ, अपने इसमें एक एरोप्लेन जैसा पंख लगवा लेती। तो मैं बोली सर मैं पता तो की थी लेकिन कहीं लगा नहीं। आपने हाजिर जवाब नहीं दिया। तो फिर हंस के निकल गए। तो उनसे मुझे लगा कि हाँ मुझे मैथ्स टीचर बनना है। और सलीम सर जो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनके मतलब वो हमेशा मतलब इतने दमदार थे कि उनको देख के लगता था कि हाँ इनके जैसे बनना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे टीचर से मिलना और उनके बाद उनके मार्गदर्शन में मैं एक टीचर बनी। और जैसा कि तो आपने भी बीएड किया? जी, बीएड किया हुआ है। और मैं एमएससी मैथ्स हूँ और एमए इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, और बीएड किया है। अंडर ग्रेजुएट? एमएससी मैथ्स में है। अच्छा, मैथ्स में अंडर ग्रेजुएट किया, फिर उसमें ही एमएससी किया। हाँ, और फिर आपने बीएड किया? फिर बीएड किया और फिर एमए इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है। अच्छा, ओके जी। और मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं है, और क्योंकि नॉर्मल बच्चों को उतना स्ट्रगल नहीं होता है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल था क्योंकि स्टेप्स नहीं चढ़ सकते, हर जगह हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो बहुत कुछ करना चाहती थी, शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई, ऐसा फील होता है। और जैसे आपको अभी क्या लगता है? हाँ, जैसे देखिए कोविड-19 हुआ ना, तो मुझे लगा कि सारे बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई एकदम से रुक गई थी। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अभी स्कूल जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो सभी को ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये कब होगा? जब वे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जॉब करेंगे। तो एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ना उनकी पढ़ाई पर प्रभावित ना हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से लग गई थी। कोविड-19 उससे भी पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन उस टाइम ऐसा था सिचुएशन कि वो स्कूल नहीं जा सकते, हम भी स्कूल नहीं जा सकते, तो कहाँ कैसे पहुँचे? उससे पहले तो हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप चलाते थे, कोई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बोलना चाहिए। हाँ, cgschool.in हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की वेबसाइट थी। तो सबसे पहला काम यही किया, मोबाइल उठाया, एक वीडियो बनाया, एजुकेशनल वीडियो। चूँकि मैं मैथ्स टीचर थी, मैथ्स में अच्छा है, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और अपने वेबसाइट पे, मतलब जो हमारा स्कूली विभाग का वेबसाइट था उस पर अपलोड कर दिया। ऐसे ही मैंने 270 वीडियोस अपलोड कर दिए। 270? हाँ, 6 to 12 तक के वीडियोस। हाँ, जिसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से 200 वीडियो। आप अकेले घर में जी, कर मैं रहे थे? अकेले। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से जो है 200 वीडियोस मेरे अप्रूवल हो गए, क्लास 6 to 12। तो आपको कौन हेल्प करते थे तब? लाइक आप? मैं अपना स्वयं ही बनाती थी। तो आप मोबाइल को हाँ, डिस्टेंस पे बस रख के मोबाइल और रख दिया और आप बोर्ड, तो बोर्ड पे आप हाँ, बोर्ड पे जैसे डिजिटल बोर्ड, जैसे यहाँ पे बोर्ड है और मैं बैठ के पढ़ाती थी। अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ। तो उसमें 200 वीडियोस मेरे अप्रूवल हो गए। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि सारे बच्चे तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग विलेज एरियाज के टीचर्स हैं, तो सारे बच्चों के पास तो मोबाइल रहते नहीं है, नेटवर्क की इशू है। तो बुल्टू का बोल ये आया था, तो उसके माध्यम से क्या होता है, नेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐप हमारे गवर्नमेंट ने ही उसको अपलोड किया था, और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते थे, जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स थे, हम जाते थे गांव में, जाके जो पेरेंट्स मिले उनके मोबाइल से डाउनलोड बहुत मतलब वो एकदम भागते थे लोग दूर दूर उस समय, लेकिन हमारी मजबूरी। अच्छा, कोविड के वजह से। तो फिर उसके बाद ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस, टीचिंग मटेरियल जो बच्चे नहीं आ रहे उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने का काम। और उस टाइम तो हमें भी डर लगता था, लेकिन
लगता था कि नहीं अभी नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। तो इस तरह से हुआ। फिर AR टेक्निक का यूज़ करना, फिर एनिमेशन वीडियोस बनाना, ऐसे करके बहुत सारे काम किए। खुद का वेबसाइट बनाई ऑनलाइन देख देख के, जैसे सर ने किया वैसे ही मैंने भी अपना वेबसाइट बना लिया। फिर एजुकेशनल ब्लॉग्स। आपने कभी पहले बात किया था वेबसाइट बनाने के बारे में? नहीं। तो ऐसे मतलब इतने सारे वर्क कर दिए। और मुझे लगा कि कुछ बच्चे, चलिए ऑनलाइन तो अपन जुड़े हैं, ऑनलाइन तो काम कर ही रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए बुक्स भी बनाया जाए। तो मैंने 20 बुक्स बनाई। तो क्या हुआ था, हमारे एक टीचर्स थे, लास्ट ईयर मुझे वो मिला था, गवर्नर अवार्ड मिला था, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मिले थे। तो हम जो है नैतिक शिक्षा का 4 लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करवाई थी। मैं मतलब हम जो टीचर्स का समूह था, 4 लोग, हम लोगों ने मिलके काम किया था। तो जो बस्तर क्षेत्र के सर थे, उनके थ्रू पता चला कि वहाँ के बच्चे ज़्यादातर हल्बी बोलते हैं और उनको हिंदी उतनी समझ नहीं आती। और हमारे द्वारा बनाई हुई बुक्स जो थी बहुत ही यूनिक थी। मतलब बच्चों के लिए तो उसमें जो है जीवन कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे मतलब जो सुरक्षित शनिवार, और मतलब वो सुरक्षित शनिवार क्या होता है मैम? सुरक्षित शनिवार में मैम जैसे कोई भी आपदा आ गई तो आपदा से निपटने के डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सारे चैप्टर्स थे। तो हम लोगों ने हर चीज को उसमें लेके बुक बनाई। ऑडियो बुक थी, वीडियो मतलब हार्ड बुक थी। इट वाज अ हार्ड बुक। अच्छा। और इसको ऑडियो बुक भी अभी हम लोगों ने बनाई है। इसमें 33 चैप्टर्स हमने डाली है, ऑडियो बुक बनाया है। तो मैम जब आप ये किताब लिख रहे थे तो फिर इसकी एडिटिंग, क्योंकि किताब लिखना तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है मैम। मतलब हम तो कोई राइटर नहीं है, जो भी सीखा हमने अपने अनुभव से सीखा। जो लगता है कि हाँ ये बच्चों के लिए उपयोगी है, इस पर काम किया जाना चाहिए। तो क्या होता है कि जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं, जो उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो हमारी एक टीम बनती है। और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक पे आने चाहिए, लिखना है और कैसे करना है। रिव्यू होता है, फिर एडिटिंग होती है। जी। हाँ, ये तो सारे टीचर्स ही हैं। हाँ, हम लोग की 8 लोगों की टीम रहती है जिसमें हम लोग मिलके काम करते हैं। और ये टीम किसने बनाई? मतलब जैसे आपने खुद बनाई? अच्छा, फिर आप लोग मिले। और मैंने ना राज्य स्तर पे बहुत सारे काम किए थे। तो बकायदा हमारे स्टेट में सारे डिस्ट्रिक्ट के टीचरों से हमारा कनेक्शन है। तो हम मिल के, जैसे हमें कोई काम करना है, जैसे आप किसी भाषा में आप निपुण हैं, मैं किसी क्षेत्र में निपुण हूँ, तो हम मिल गए। जैसे हम 2 जन मिल गए, दोनों मिलके जिस सब्जेक्ट पे हमें काम करना है उस सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। हाँ जी। और इसकी फाइल हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं। अगर उनको अच्छी लगती है तो उस पे बुक्स भी सरकार के द्वारा निकल जाती हैं। अनलाइक दीज टू, आपको पहले से वो था कि आपको टीचर बनना है। हाँ। तो आपका डे 1 कैसा था टीचर बनने? बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझ में पहले से टीचर के गुण थे। क्योंकि मैं मतलब ये रिकॉर्ड है कि मैं 100 बच्चों को भी एक साथ संभाल सकती हूँ। हाँ। तो मुझे कभी डर नहीं लगा। हाँ। और बहुत अच्छा, मतलब बच्चे भी बहुत रुचि ले रहे थे, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और बच्चों को सरल विधि से लेके चलो, सरल से कठिन में जाओ, तो कोई हो नहीं, खेल खेल में स्टार्ट कीजिए, तो वो एकदम आपके तरफ ही रहेंगे। आपके डे 1 ऑफ स्कूल से एज टीचर आज जब आप स्कूल जाती है तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो मुझे कुछ नहीं लगता, वही बच्चे अच्छा लगता नहीं, है। आपके पढ़ाने में कुछ चेंज हाँ, आप देख रहे हैं? चेंजेस तो आया। पहले मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज करती थी, बुक्स लेती थी। अब जो है मैंने अपने टीचिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। क्यों, ये बदला कैसे आपको? हाँ, बदला इसलिए, देखिए मैथ्स को तो चलिए बोर्ड और कुछ टेक्निकल यूज करके कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको सोशल पढ़ाना है ना, तो सोशल पढ़ाने के लिए या साइंस पढ़ाने के लिए आपको AR टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप उनको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ को दिखाओगे तो वो उसको जल्दी सीखेंगे। और मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने है, या फिर हम लोग कोई रोल प्ले करवा रहे हैं, रोल प्ले के माध्यम से वो जल्दी सीखेंगे। तो ये सारी टेक्निक से ही जो है बच्चों की सीखने की जो क्षमता है ना, बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक बनी रहती है। तो आपको कब ये लगा कि नहीं, नेशनल टीचर अवार्ड मुझे पढ़ना चाहिए, और क्यों लगा? लगा तो नहीं कि मुझे मिल जाएगा। मैंने
सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। क्यों आप क्या क्या चाहिए हाँ था? मतलब कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे काम को मतलब पूरी इंडिया जाने। जब टीचर बने कुछ अवार्ड मिले तो लगता है कि जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मुझे तो किसी ने बताया था कि टीचर्स को ना प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने का मौका मिलता है, प्रेसिडेंट से तो मैं सोचती थी मतलब कि टीचर्स को भी, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ओ डू वी ऑल्सो डिजर्व टू स्टैंड नेक्स्ट। आई न्यू वी डिड डिजर्व, बट क्या सच में ऐसा मौका है कि हम भी, हमारा काम भी रिकॉग्नाइज हो सकता है? फिर जब थोड़ा सा स्टडी करते हैं आप समझते हैं कि ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट यू हैव टू बी सिंसियर एंड डिलिजेंट। अवार्ड का क्या क्या होता है? एक तो आई एम अज्यूमिंग कुछ मेडल वेडल मिलता होगा। सिल्वर मेडल मिलता है, आपके नाम प्रिंट होता है उस पर, साथ अच्छा। में 50,000 रुपये कैश प्राइज मिलता है। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा निखिल मुझे लगता है वो जो मोमेंट है ना, एक दिन आपको मुझे तो राष्ट्रपति actually जी अवार्ड याद- देते हैं, हाँ, अगले दिन हाँ। प्रधानमंत्री मुझे जी तो के अभी साथ भी मिलने सपना का लग मौका रहा है। मिलता है। हाँ। अच्छा। और वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो हमारी बातचीत होती जो एंड हुई, सब साथ में मिलते हैं? सब साथ में मिलते हैं। और बहुत ही, मैं आज सर से भी, आज हम जब आ रहे थे तो मैं शेयर कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने एक सवाल पूछा हम सब से, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए ये आपका फ्री पीरियड है, जैसे आप कह रहे हैं ना आप सोच लीजिए ये आपका फ्री पीरियड है और मैं आपका अध्यापक हूँ, तो आज हम बातचीत करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने एक सवाल पूछा तो मैंने एक स्टूडेंट की तरह अपना हाथ खड़ा किया, मैंने बोला सर आई वांट टू आंसर, एंड ही अलाउड मी टू आंसर। और फिर जब हमने बातचीत में उन्हें बताया तो उन्होंने कहा बढ़िया, तो बस मेरा तो जन्म सफल हो गया फिर जब प्रधानमंत्री जी ने कहा बढ़िया। और फिर डेफिनेटली द डे व्हेन यू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ सच एन ऑनर। मतलब तो वो I राष्ट्रपति had- भवन में होता है ना? नहीं, इसका- विज्ञान भवन विज्ञान में भवन होता में है। हाँ। और जो आपकी फैमिली होती है, मुझे लगता है मेरी फैमिली मेंबर्स, दे ऑल वर क्राइंग प्रॉब्ली, दे वर सो ओवरवेल्म्ड, बिकॉज हमने बचपन से किन्हें देखा है अवार्ड्स लेते हुए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, या जिन्होंने अपने पीपल फ्रॉम द डिफेंस और बैकग्राउंड। मेरे साथ क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी मेरे मतलब एकदम फ्रंट यहाँ आके मुझसे बात कर रहे थे और मैं अपना नाम भूल ऐसा होता है। ऐसा होता है। क्या you क्या know? पूछा आपने? क्या पूछा उन्होंने आपसे? मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे तो मैं भूल गई। ऐसा होता है ना, ऐसा because you होता है। don't realize लेकिन फिर that उसके this is- बाद yeah, फिर you मैंने- collected मतलब- yourself। हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूज में देख रही हूँ उनको, हाँ। मतलब यही फीलिंग चल यही रही थी feeling सही चल रही में थी। देखा जाए तो, कि मैं उनको न्यूज में देख रही हूँ। फिर उसके बाद लगा नहीं वो मेरे ये फ्रंट तो में सच में है। तो फिर उनसे मैंने बात किया, मतलब सब चीज़ जान के तो बहुत खुश हुए और बोले कि बहुत अच्छा, ये छत्तीसगढ़ की बिटिया के साथ फोटो खिंचाओ। अरे वाह। तो ये और ना अलग मुझे ये feeling भी है। बहुत बार लगता था कि जैसे देयर वाज लेस ऑफ रिकॉग्निशन फॉर टीचर्स। जैसे हम देखते हैं ना एक्टर्स को अवार्ड मिलते हैं, तो हम उनको देख के, अच्छा दिस इज़ अ वेरी पर्सनल स्टोरी। बचपन में ना हम हमेशा देखते थे फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो वो एक शाहरुख खान जी की वो मूवी है ना कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की ओम कोशिश की शांति है ओम, हाँ। कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वो जब तो वो एक ना एज अ किड who was raised in the 90s and the 80s, he always had stars in our, कि हमें भी कभी कोई ऐसे recognition Award मिलेगा। आपसे क्या बात की पीएम ने? नहीं, प्रधानमंत्री से बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके साथ जो वार्तालाप रहा, लगभग 1 घंटे का जो टाइम पीरियड रहा, लगा ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठे हैं, उनके साथ वार्तालाप हो रहा है, लगा एक फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हैं। मतलब स्टार्टिंग में 5-7 मिनट आपको फील होगा कि आप पीएम के साथ बैठे हैं, लेकिन बाद में ऐसा माहौल बन जाता है हंसी मजाक का, लगता ही नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। वहाँ पे बातचीत किस चीज़ पे हो रही है? ऐसे ही नहीं, बहुत सारे जैसे जब हमारा बैच था 2023, ही टॉक्ड अ लॉट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, लेकिन इतनी सरल भाषा में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जो बहुत सुंदर थी। उन्होंने ट्राइबल कल्चर के बारे में बात की कि किस तरह से जो ट्राइबल्स हैं उनका जो रहन सहन है वो इतना सस्टेनेबल है, तो हमें भी अपनी कैसे इन आवर लाइफस्टाइल, हाउ डू वी मेक आवर लाइव्स आपके टाइम में क्या बात हो रही थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, स्किल डेवलपमेंट्स पे काफ़ी बोला उन्होंने। A lot of teachers that we spoke to, उनको ये पता ही नहीं है कि नेशनल टीचर अवार्ड का कुछ प्रोसेस है, एंड उसमें प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या लगता है वगैरह। तो उस पर एक बार स्टेट, आई डोंट नो इफ स्टेट बाय स्टेट अलग है। नहीं सेम है। अच्छा, सेम प्रोसेस क्या होता प्रोसेस है? है और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसका फ्लो चार्ट भी बना लूँ
सेल्फ नॉमिनेशन होता है। अच्छा, ये वैसे कब खुलता है और कहाँ पे होता है ये जून में खुलता है। जून last इसका week। नेशनल टीचर अवार्ड करके पोर्टल है नेशनल उसमें। टीचर अवार्ड का पोर्टल है, हाँ। जून में खुलता है। जी। ओके, और इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा, मतलब आईडी बनानी पड़ेगी। समझ गया। हाँ, एंड ये उसमें आईडी का बेसिक कुछ चीजें रहेंगी, जैसे आपका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, मेल आईडी। और ये प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर्स दोनों कर सकते हैं? अच्छा, आप तो वैसे भी प्राइवेट। हाँ, बट हम CBSE के थ्रू करते हैं, तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है CBSE, so we represent CBSE। ओके, सो Yeah. CBSE अप्लाइज ऑन योर बिहाफ। यस। अंडरस्टूड। तो आपका ये जो फॉर्म है ये अलग होता है? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, होता सेम है, ही होता same है, सब कुछ इट्स ऑल सेंट्रलाइज, सब सेम है। गॉट इट। तो जून में ये खुला, उसके हाँ। बाद आप बता रहे थे सर कि सेल्फ नॉमिनेशन होता है। ठीक होता है। है। हर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे राजस्थान की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट से 3-3 नाम जो भी सेल्फ नॉमिनेशन में आए हैं, जो हाँ, टॉप 3 नाम हाँ। हैं, वो स्टेट को भेजे जाते हैं। ठीक है। ये सेल्फ नॉमिनेशन में आपको टीचर का आईडी कुछ डालना होता है? नहीं, वो हाँ बेसिक आईडी और आपकी डिटेल्स तो रहेंगे सर्विस सर। रिकॉर्ड वगैरह वो डालना होता है उसमें टोटल। प्राइवेट स्कूल में Private नहीं, स्कूल सबका- allowed नहीं है। नहीं, सभी सबका- के लिए है, सभी सभी का के है। लिए। अच्छा, ठीक है। आपने सेल्फ नॉमिनेशन कर लिया, उसके बाद उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो भी अटैच होते हैं उसमें आपकी जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है वो अटैच बहुत करनी सारे, पड़ती है। एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सवाल जवाब बहुत है उसमें। हाँ, 100 नंबर की प्रोफाइल होती है उसमें, Yeah. जिसमें 10 नंबर की पर्सनल प्रोफाइल होती है। 30-30 नंबर की 3 कैटेगरी होती है। एक आपने स्कूल के लिए क्या काम किया है, दूसरा आपने डिपार्टमेंट के लिए क्या काम किया है, तीसरा आपने सोसाइटी और नेशन के लिए क्या काम किया है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी नंबर बनते हैं उससे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट होते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सेलेक्ट करता है? CDO, सीडीओ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समझ गया। ठीक है। वो सिलेक्ट अच्छा, करेंगे। जब बाकी स्टेट में इसको शायद डीओ भी हाँ, बुलाते हाँ हैं। जो भी- डीओ जो बोलते भी हैं, नाम हमारे लिया यहाँ होगा। डीओ बोलते हैं। हाँ, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा इनसे थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट अलग होता है। हाँ, ठीक है। CBSE का अलग। अलग हाँ, है। CBSE ठीक है, का इनका अलग। करते हैं, फिर CBSE करते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में डीओ इसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। टॉप 3 नाम जो होंगे वो चले जाएंगे स्टेट को। ठीक है। स्टेट में पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से जितने भी नाम आए हैं, 100-115 जितने भी नाम आए हैं, उनका फिर एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, हाँ, ये कौन करता है? कमेटी बनती है, वो कमेटी इंटरव्यू लेती है। DPI। हाँ, कमेटी में कौन कौन होते हैं यूजुअली? स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, एजुकेशन डायरेक्टर होते हैं, वो इंटरव्यू लेते SCRT हैं। को इससे कोई नहीं होता। SCRT से भी होता है, SCRT के जो है डाइट के भी हाँ। होते होंगे। एंड ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कमेटी में कौन होगा। कौन होगा, बिल्कुल। ठीक है। उस आप कमेटी- जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता दोनों है। का हाँ, same। आपके बिल्कुल। इसमें कितने कमेटी मेंबर्स कितने थे? सर इसका तो नॉलेज नहीं है, 15-20 लोग तो। अच्छा, और आपके इसमें? 3 लोग होते हैं ना, जैसे अच्छा, एजुकेशन interview सेक्रेटरी, करना है। एजुकेशन डायरेक्टर और जो SCRT डायरेक्टर है वो 3 वो लोग आपके होते हैं। आपके आपके स्टेट interview में सर्टिफिकेट पे साइन होंगे उनके लिखा हाँ, हुआ तीन स्टेट लोगों सिलेक्शन के, पे। 3 लोगों के। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ एंड वहाँ से स्टेट से अब हर नेशनल जाएगा। हाँ, हर स्टेट का कोटा फिक्स होता है कि कितने लोगों के नाम अधिकतम भेजे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान का 6 है, तो 6 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट होके सेंटर को जाते हैं। फिर वहाँ फिर एक अच्छा, 2 बार इंटरव्यू होगा। जी, हाँ। एंड वहाँ पे कमेटी में कितने कमेटी जो भी नाम सेलेक्ट करती है वो शिक्षा मंत्रालय को जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद में अनाउंसमेंट होता है। गॉट इट। एंड ये टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स पर ईयर वो स्टेट के कोटा को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स। बिल्कुल। 2024 में 50 था, 2023 में 50 था। समझ गया। हमारे स्टेट से मतलब 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो राजस्थान में 6 है, छत्तीसगढ़ में 3 है, 3 है। अलग अलग स्टेट में अलग 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 होंगे। समझ गया। एंड इसमें कोई कोटा के अंदर कोटा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल के इतने टीचर्स होंगे, प्राइवेट स्कूल के इतने टीचर्स नहीं, होंगे? ऐसा नहीं है। जैसे स्टेट वाइज, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट CBSE का ओवरऑल कंट्री जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, वहाँ से जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं, अब लेट अस से देयर आर अबाउट 30,000, आई एम टेकिंग अ फिगर लाइक दैट, तो वहाँ पर जितने भी टीचर्स ने करते हैं उसमें से सिर्फ 2 ही टीचर्स को अच्छा, CBSE के तरफ CBSE के सिर्फ तरफ से सिर्फ 2 ही पहुँच पाते तो हैं। आपका प्रोसेस सेल्फ नॉमिनेशन के बाद हाँ, क्या सेल्फ नॉमिनेशन है, उसके बाद इंटरव्यू बाय CBSE है, उसके बाद देयर इज वन मोर इंटरव्यू एट द नेशनल लेवल। और होता ये है कि जितने भी फॉर्म्स आते हैं, स्क्रूटनीज पे स्क्रूटनी होती रहती है, और स्क्रूटनी के बाद 12 फॉर्म्स को 12 कैंडिडेट्स को सिफ्ट किया जाता है। फिर उन 12 लोगों का, और वो 12 लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो जैसे यहाँ पर स्टेट है, दैट इज़ ऑल ओवर इंडिया, सो दे विल ऑल कम टू दिल्ली। फिर वहाँ पर उन 12 लोगों का इंटरव्यू रहता है, पैनल है, और फिर उन 12 में से 6 लोग सिलेक्ट होते हैं। फिर वो दोबारा से उनके लिए एक नया फॉर्म जनरेट होता है, फिर उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं,
फॉर्म भरने के बाद और उनमें फिर उसमें बहुत सारे सवाल जवाब नए तरीके के पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू राउंड होता है जो नेशनल लेवल पे होता है। आई थिंक वो हम सब वी ऑल गो थ्रू द सेम इंटरव्यू पैनल, फाइनल थिंग इज द सेंट्रल कमिटी। या और फिर उसके बाद जो 6 लोग CBSE में से सिलेक्ट हुए उनमें से 2 लोगों को अवार्ड दिया जाता है। समझ गया। एंड ये सेल्फ नॉमिनेशन में क्या क्या भरना होता है? वो बिल्कुल सेम है। हाँ। जैसे कि सर ने बताया आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। हाँ, ये 10 मार्क्स तो सेल्फ वो ये जो मार्क्स है अगर आपको किसी को जानना है तो हाँ। वो तो ये NTA की साइट पे बहुत बढ़िया से ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो बेसिकली जो उसके हेड्स हैं वो यही है कि आप बेसिकली आप अपने बारे में बता रहे हैं। एविडेंस क्या है? हाँ, एविडेंस तो है, एविडेंस तो डालना ही है। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने 25,000 लोगों को ट्रेन किया है आज तक, तो उसका एविडेंस आपको देना ही पड़ेगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपको पता होगा अगर आपने कोई एक्शन रिसर्च किया है तो कहाँ है उसका ISBN नंबर। सो एवरीथिंग इज़ वेरी मेटिकुलस और आपको हर चीज़ का प्रूफ देना ही होगा। बिना प्रूफ के तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बताइए व्हाट वाज वन थिंग जो आपके एप्लीकेशन में अलग था जिसका प्रूफ आपने लगाया था जो बाकी किसी टीचर के पास शायद ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि इट्स वेरी यूनिक। हर फॉर्म आपको मैं बताऊं जो लोग हर वहाँ क्वेश्चन का एविडेंस रहता है। हाँ, जैसे मुझे एक PDF है और उसके साथ आप YouTube लिंक लगा रहे हो। हाँ, अच्छा, जैसे आप मान लीजिए आप ICT कैसे यूज हाँ, कर रहे हैं। तो हमारे जैसे मेरे वीडियोस हैं, PME विद्या पे मेरे वीडियोस हैं, या हमने पाठशाला के लिए जो वीडियोस बनाए हैं, या हमने तो वीडियोस कुछ एविडेंस हाँ, वीडियोस एविडेंस हो सकती है, सर्टिफिकेट एविडेंस हो सकती है, सर्टिफिकेट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, क्लास एक्टिविटी जैसे क्लास एक्टिविटी फोटो हैं, आप बच्चों को कोई गेम करवा रहे हैं उनके फोटोज हैं। अच्छा, फोटोज हैं। अगर आपने कहीं पे पेपर पब्लिश किया उसका, बिल्कुल आपने कोई किताब लिखी है तो आपकी ISBN नंबर होते हैं। अप्लाई आपने करते हैं कहीं न्यूज़पेपर में कोई आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है अच्छा, तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल आप रिसर्च लगाएंगे, पेपर, ये सारी चीज तो है। लेकिन बिना देयर इज नो स्टैंडर्ड एविडेंस जो सरकार बोल रही है कि आप सिर्फ इसको अटैच कर सकते हैं। मार्क्स तो उसी के हैं जो सरकार कहती है कि यही वैलिड है। हाँ। आप अगर कुछ भी लगा दीजिए जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब मैंने कुछ एक बात कह दी और मैंने किसी के साथ यहाँ कोने में फोटोग्राफ खिंचवा ली हाँ। और उसे अपलोड कर दी, दैट इज नो वैल्यू। देयर हैज टू बी सम वैल्यू टू इट। तो ये फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है? बहुत सारा एक्चुअली में आपको कितना टाइम लगा? 25 अकॉर्डिंग टू 25, प्रोफाइल, हाँ, आप 25, कैंडिडेट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है हाँ। उसके कितने वर्क हैं। जैसे मेरी खुद की बात करूँ तो मेरी प्रोफाइल लगभग 6 से 650 पेजों की है। अच्छा, तो मुझे लगभग 1 महीना लगा था भरने एक में। महीना लगा इतना था। तो लगता आपका? है। 650 से ऊपर ही था। अच्छा, हाँ, 25 दिन लग गए। हाँ, इतना ही ऑलमोस्ट। बट मेरे थोड़े एक पेज दिन में ज़्यादा 2 थे। क्वेश्चन ही हो पाते हैं। हाँ, तो I had almost 1000 दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। क्लियरली अगर 600 पेज लिखना है, 1200 थे मेरे 1200 थे, हाँ, हाँ। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो एज अ यंग टीचर और अ न्यू टीचर मैं ये क्यों करूँ? नेशनल अवार्ड करने से क्या मिलता है? जीतने से क्या मिलता है? इतना आश्वासन मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा इलेबोरेट करके मैं बताऊं कि वहाँ तक पहुँचना मतलब इट्स नॉट टू डिस्करेज समवन, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाए और मैं भर लूँ, मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल में मिल भी सकता होगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ सो मल्टी डायमेंशनल, इट हैज़ सो मेनी डायमेंशंस दैट एज अ टीचर एंड इट इज़ वेरी गुड। हर टीचर को ये अवार्ड एटलीस्ट भरना चाहिए, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि देश आपसे चाहता क्या है। आप अपने एरिया में कुछ कर रहे हैं। मैं ICT में कुछ कर रही हूँ, कुछ किताब भी लिख ली, मैंने CBSE के लिए कुछ किया, मैंने डिपार्टमेंट के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए, अच्छा मैंने थोड़ी सी सोशल सर्विस भी कर ली। पर वो उतनी सी सोशल सर्विस क्या इतनी वैल्यूबल है कि मुझे वहाँ तक, सो यू नो इट कीप्स ऑन पुशिंग यू इन द राइट डायरेक्शंस एंड द राइट डायमेंशंस। इज देयर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आल्सो कि कि हाँ आपने इतने आपकी पढ़ाई के आपने इतने साल एज अ टीचर रह 10 रहे साल की हैं सर्विस, और उसमें कैटेगरीज भी हैं। 10 साल की सर्विस है। इज देयर सम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या ऐसा? हाँ, एजुकेशन के मार्क्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स रहते हैं। नहीं, एलिजिबिलिटी पूछ रहा हूँ। तो कुछ शायद टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 12th पास किया और टीचर हैं। हाँ, लेकिन वो तो फिर क्या टीचर भर सकते हैं, बिल्कुल 10 साल की सर्विस है तो भर सकते हैं। अच्छा आई थिंक आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, मुझे नहीं लगता टीचर के लिए यू हैव टू हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस आल्सो नहीं देयर इज अ बार व्हिच द गवर्नमेंट से। अनदर थिंग दैट कीप्स कमिंग अप इज कि इसमें सिफारिश काफ़ी लगती है।
तो मुझे तो कोई आई डोंट नो एनीबडी, अगर मुझे भरना हो तो मैं सिफारिश कैसे लगाऊंगा या नहीं लगती है, क्या Actually, क्या zero होता है? सिफारिश लगती है. That is, so it's my personal experience. It took me 4 years to reach. जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे शायद ये अवार्ड मिल जाए, मैंने ऐसे दूर देखा कि ये अवार्ड शायद मुझे मिल जाए, तो वहाँ से लेकर प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू जी के साथ खड़े होने तक का जो फासला था वो 4 साल का था, जिसमें बहुत स्लॉगिंग थी, जिसमें बहुत, और ऐसा नहीं है कि एज टीचर्स हम काम नहीं कर रहे, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस विजन से काम नहीं करते. और जैसा मैंने कहा कि वो जो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन हर सेक्टर में काम हम करना नहीं पड़ेगा. तो अवार्ड मिलने के बाद लोग पूछते हैं आपको किस लिए मिला, तो आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने एक एक काम किया के लिए इसलिए मुझे मिल गया. नहीं. It पॉसिबल is नहीं है. multi-dimensional. Like if I would talk about myself, there's a lot of theater which comes in my profile. There's a lot of toys, toy-based pedagogy which comes in my profile. There's a lot on languages जिस पे अब हमने ये काम फॉर्म किया. भरते भरते 15 साल की सर्विस में कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पॉइंट्स आ गए. हाँ, मतलब आपको, और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अब व्हाट क्या लिखें. तो मुझे याद है जब हमने जिस साल फर्स्ट ईयर मैंने भरा था, उस टाइम मैंने शायद पूरा का पूरा, मतलब बहुत चीज़ें मैंने आई जस्ट लेफ्ट इट ब्लैंक, क्योंकि मैं सोशल सर्विस हम कर रहे थे पर वो दायरा छोटा था. रिसर्च पेपर हम लिख रहे थे लेकिन सिर्फ एक, और अगर हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे थे तो शायद कुछ चुनिंदा. लेकिन वो जो एक्सेलरेट तब हुआ जब समझ आया कि नो, एज टीचर यू आर एक्सपेक्टेड टू गो you know all over the place, you need to work. So I think that is how. फिर then second year जब भरा और चीज़ें क्लियर हुई, फिर थर्ड ईयर एंड फिर फोर्थ ईयर. So it's a progression. आप दोनों का भी मल्टी ईयर प्रिपरेशन था? नहीं, मतलब मेरे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने क्वेश्चन सारे 2021 में देखा है. हाँ, देखो. अच्छा. हाँ, उस समय मैंने देखा था कि तो क्या चाहिए. हाँ, मतलब किस बेस पे होता मेरा है, मैडम क्या सेम होता था, है. लगभग 3-4 साल हो 4 गए, साल, बढ़ते चौथे साल मिला है. जब मैं पहली दिन मैं स्कूल में गई थी ना एज अ टीचर, सो आई वाज स्टैंडिंग एंड टेकिंग अटेंडेंस. सो देयर वाज दिस चाइल्ड हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड मैम प्लीज मे आई कम इन. आई वाज लाइक हु इज मैम, किस स्कूल आ रही है? ओह इट्स मी. अभी आपको बच्चे क्या बुलाते हैं? सर बुलाते हैं? हाँ सर. अरे आपने मुझे बोला था आपको गुरुजी बुलाते हैं. डिजिटल गुरुजी बुलाते हैं. टीचर कहीं पे नहीं बुलाते हैं? टीचर नहीं सर, स्कूल में सर ही बुलाते हैं, बाकी दूसरे लोग डिजिटल गुरुजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि एज ए डिजिटल बहुत सारे काम किए हैं. जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, और मे बी दिस इज जस्ट इन दैट स्कूल या शायद साउथ इंडिया में होता होगा. कल देखते हैं, कल वाले शूटिंग में लास्ट साउथ इंडियन वाले टीचर्स मुझे टीचर बुलाते थे. निखिल टीचर. मैंने फिल्म्स में देखा है, सीन फिल्म्स. यार वेरी वियर्ड. फिर देन आई टोल्ड देम टू कॉल मी भैया. हाँ, ओके, व्हाई नॉट सर. One, I was very young when I was teaching. मैं क्या 22 साल का था when I started teaching. हाँ, ठीक है. And somehow मेरे इसमें तो था कि I should not behave like a quote unquote teacher. कि मुझे बच्चों के साथ रह के उनके भैया जैसे ये करना था. तो I insisted कि उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं ना. They don't like that authoritative figure in the class. हाँ, because I don't like authority. Yeah, I think nobody actually. हाँ, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता. मैं आज भी अगर कोई some of the time when I'm working, when young people join the team, वो सर मैम बुलाते हैं, मैं तो पहली बार टोकता हूँ. कुछ लोग आगे बढ़ते हैं सर मैम के साथ. I still remember ये लास्ट 6-7 महीने की बात है. वेरी यंग किड, 19 साल का था, दिल्ली से. ही फिनिश्ड कॉलेज, मेरी टीम में ज्वाइन किया. वो बंद ही नहीं करता सर मैम बुलाने का. तो एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम, टोक रहा था मैं, नहीं सर ये वो. तो एक दिन मैंने उसका पैर पकड़ लिया लिटरली कि तुम जब तक नहीं बोलोगे नाम मैं पैर नहीं छोड़ने वाला. तो उसके बाद उसे सबक सिखाया. हाँ, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं. बट ठीक है. तो अभी लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन जो टीचिंग वाली बात है. तो मे बी एक एक करके आप सब लोग बताइए, आपके हिसाब से बेस्ट टीचर कौन है आपके मन में? किसको आप बोलेंगे ये बेस्ट टीचर है? जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में रुचि रखे, क्योंकि टीचर ही ऐसा लाइन में होता है कि जो आंसर लाइफ टाइम नहीं आप लंबा भी लाइफ टाइम सीख सकता है और सिखा सकता है.
समझ गया। मुझे लगता है टीचर्स, जैसा कि मैम ने कहा ना, जो लोग एक्सपेरिमेंटेशन से जो इंसान अपने आप को, अपनी कमियों को जान लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं ना अपनी कमियों को सुधारने के लिए एज अ टीचर, मुझे लगता है कि दे आर द बेस्ट टीचर्स. दे डोंट, आई स्टार्टेड विद दैट, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर योर प्रॉब्लम एरियाज. आप उसे जान लें और फिर जब काम करें उस पर. कोई बच्चा स्कूल आता है सुबह सुबह, जिस स्माइल के साथ आता है उससे डबल स्माइल के साथ अगर घर जा रहा है तो समझ लो आप बेस्ट टीचर हो. Should I as a young teacher look at this as एक अच्छी नौकरी है जहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी वजह से लोगों की भलाई हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी है, अच्छे से कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी है, मैं घर जाता हूँ 5 साढ़े 5 बजे, मुझे अपना घर भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, ज़िंदगी में और भी ये है, वो करूँ, या फिर आपको लगता है नहीं टीचर बनने के लिए और ज़्यादा कुछ ज़रूरत है? इसका जवाब तो मुझे देने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ये ना एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, ये मैं बहुत ज़्यादा फेस करते हैं हम ये क्राइसिस की वर्क लाइफ बैलेंस टीचर्स का. बट सच और बिल्कुल जो सही बात है वो ये है कि जैसे डिफेंस फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं ना, जैसी ज़िंदगी उनकी होती है ना, दे हैव टू मेक सो मेनी कॉम्प्रोमाइज़ेस. ऐसे जो लोग सर्जन्स होते हैं ना, जो अस्पताल में सर्जरी कर रहे होते हैं, और अगर उस टाइम पे उनके घर से कॉल आ जाए ना, तो वो सर्जरी छोड़ के अपना फ़ोन कभी अटेंड नहीं करते, है ना. सोशल मीडिया पे भी उनकी प्रेजेंस इतनी स्टार्क नहीं होती, है ना. तो वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं टू बी इन दैट प्रोफेशन. Teaching is also that profession which requires a lot of sacrifice when it comes to, but that doesn't mean कि आप सिर्फ काम ही करते रहिए और आप अपने फैमिली को, ऐसा नहीं है. लेकिन जो लेवल ऑफ कमिटमेंट एक टीचर को देनी है ना, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जो हमें लगता है कि होगी. ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी 24/7 नहीं है, बट यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर चिल्ड्रन. अगर कोई एक बच्चा जिसे शाम को 6 बजे आपकी ज़रूरत है और आप अगर घर पे कुछ कर रहे हैं, आपको 2 मिनट अगर उसके लिए निकालने पड़े तो निकालने पड़ते हैं. फिर आप यू कांट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ओ दिस इज़ मी टाइम, माई वर्क लाइफ बैलेंस, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल शुड बी देयर, बट teaching requires you have to go an extra mile if you have to be a teacher. Otherwise you're just doing any job, you just punch in, do your work, give some exercises, थोड़ा पढ़ा लिया, बोल लिया, उसके बाद में आपने कहा मैंने ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, ये डिग्री ले ली, ये अवार्ड ले लिया, पंच आउट किया, नाउ आई एम. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट. आपको क्या लगता है? ज़्यादातर समाज में ये लगता है कि मास्टर की नौकरी, बोलते हैं शिक्षक की नौकरी सबसे आराम वाली नौकरी है. 5-6 घंटे पढ़ाना है, घर पे आना है. लेकिन एक शिक्षक के रूप में आप देखें तो एक शिक्षक स्कूल में जाके कितने काम करता है, पढ़ाता भी है, मिड डे मील भी देखता है, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है. मतलब अगर आप काउंट करें साल की सारी, चुनाव भी वो करवाता है, तो 30 या 35 ऐसे काम हैं जो शिक्षण के अलावा भी वह करता है. और अभी पिछले चुनावों में आपने आंकड़े देखे होंगे कि जिन वोटिंग पैलेस पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जहां उन्होंने पोलिंग पार्टी में चुनाव करवाया, उनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा थी. टीचर ही हर फील्ड में काम करते हैं. जैसे जो भी योजनाएं आती हैं उसमें टीचरों की ही ड्यूटी लगाई जाती है. और हम तो स्कूल में क्लास लेने के अलावा घर जाके ऑनलाइन सारे वर्क करते हैं. जैसे स्टूडेंट की एंट्री करनी, यूडाइस भरना हो, स्कॉलरशिप अप्लाई करना हो, सारी चीज हम घर जाके. देखने में आपको नौकरी लगेगी कि आराम की है, 6 घंटे की नौकरी, हर त्योहार को आप घर पे रहोगे, हर संडे की छुट्टी रहेगी, लेकिन अगर आत्मसंतुष्टि चाहिए आपको, आई थिंक सर आपने बहुत अच्छी बात की. आत्मसंतुष्टि तभी है, ये बहुत इन्वेस्टमेंट है. तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपने परिवार का टाइम? अपने बच्चों के साथ भी आप टाइम बिताते हैं, स्कूल का भी काम है, उसके बारे में सोचना भी है घर आके कि कल क्या करना है, वो उस बच्चे का वो पढ़ाई छूट गया था, वो उस दिन एब्सेंट था, उसको वो चैप्टर मिस हो गए, ये भी करना है. तो आप बैलेंस कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लिए हैं कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे. जैसे मेरे आईसीटी का बताऊं, घर का टाइम फिक्स रहता है कि रात को लगभग 8 से 10 या 12 शाम के 2-4 घंटे आईसीटी वर्क को देने ही देने हैं. जैसे जो खुद की जो वेबसाइट्स है बच्चों के लिए बनाई हुई है, ऑनलाइन पोर्टल्स जो बनाए हुए हैं, उस पर टाइम देना ही देना है. हमारा राजस्थान रोज आप अगर एक काम करते हैं ताकि ये बाकी टीचर्स का भी एक मन में क्या एग्जाम्पल टाइप बने
कि आपका अपना शेड्यूल बताइए दिन का क्या होता है, कब स्कूल के उठते हैं, अलावा कितने बजे ये होता है, सुबह स्कूल, दोपहर में रेस्ट, शाम कितने का बजे उठते हैं आप? लगभग 6 बजे के 6 बजे उठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ तैयार होके स्कूल से आने के बाद स्कूल पहुंचने तक 9 बजे, स्कूल का टाइम गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग होता है। जैसे ठीक है। मान लो स्कूल की जो भी छुट्टी होती है दोपहर में आके रेस्ट, शाम का टाइम यही रहता है, कुछ टाइम फैमिली को, उसके बाद में 8-9 बजे खाना खाने के बाद सोने तक का टाइम है वो एक्स्ट्रा वर्क। कितने बजे सोते हैं सॉरी? लगभग 8 बजे से लेकर आप ये मान लो 12 बजे तक का जो टाइम है वो ऑनलाइन वर्क पे या जो एक्स्ट्रा वर्क है उन्हीं पे रहता है। ठीक है। और 12 बजे से सो के 6 बजे स्टार्टिंग में तो घर वालों को लगता था कि ये क्या करते हैं, इंतजार करते थे कब सोएंगे कब सोएंगे लेकिन जब 2-3 साल हो गए तो उनको पता चल गया कि जगते जगते सुबह भी हो सकती है। ये वर्किंग डे है, वर्किंग डे। वीकेंड नॉन वर्किंग डे पे कैसे होता है आपका शेड्यूल? लगभग यही रहता है, उस दिन थोड़ी स्कूल स्कूल टाइम में आराम कर लेते हैं, लेकिन शाम का टाइम वही लगभग वही शेड्यूल है। अच्छा। और जब ये गर्मियों की छुट्टी होती है या फिर विंटर वेकेशन है तब क्या ये होता है? हर गर्मी की छुट्टियां कुछ ना कुछ सीखने में चली जाती है। जैसे कोरोना के टाइम आपको बताऊं, कोरोना में तो बहुत कुछ ऑनलाइन सीखा था। लास्ट ईयर की गर्मी की छुट्टियों का ही बताता हूँ, मुझे एक कोई वेबसाइट डेवलप करनी थी जिसमें ये थीम थी कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो हर सब्जेक्ट के, मल्टीपल चॉइस के, बच्चा वहाँ अटेंड करे, जब भी वो उस वेबसाइट को ओपन करे उसे कुछ पॉइंट्स मिले, क्वेश्चन अटेंड करने के पॉइंट्स मिले, लॉगिन करने के पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स से वो कोई भी अपने काम की चीज़ वहाँ से उसी वेबसाइट से परचेज कर सके। तो लास्ट ईयर मैंने ये सीखा और वेबसाइट वो खुद डेवलप की, वो गर्मी की छुट्टियाँ सारी उसमें चली गई। अब ज्ञानोत्सव नाम से मेरा वेबसाइट है, वहाँ अगर कोई भी बच्चा जाता है तो सभी सब्जेक्ट के लगभग 10,000 के आसपास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। बच्चा लॉगिन ये बाद में आप लिंक भेज दीजिएगा, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल। तो उस पर जब लॉगिन करेगा, हर पेज लॉगिन का पॉइंट्स मिलेगा, उसकी प्रोफाइल की लॉगिन का पॉइंट्स मिलेगा, शेयर करने का पॉइंट्स मिलेगा। 10-10 क्वेश्चन के सेट आते हैं हर सब्जेक्ट के, जितनी बार वो क्वेश्चन देगा हर बार नए पर्सन आएंगे, उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके वहाँ पे शॉप नाम से ऑप्शन डाला हुआ है, वहाँ जाके बहुत सारी किताबें हैं, स्टेशनरी मटेरियल है, बुक्स है, बैग्स हैं, वो सारे खरीद सकता है। गॉट इट। एंड मैम आपका शेड्यूल डेली क्या होता है, कितने बजे उठते हैं? 5:30 योगा, स्कूल स्कूल कितने बजे आपका? सेम 8 o'clock, yeah, 8 o'clock, and then school, and there's a lot of problem solving which happens because I being the head of the institution, so there's a lot more than teaching. Teaching is just one period. स्कूल के अंदर I have a separate section, उसमें बात कर लेंगे। स्कूल वो सब होता है। Then I come back home. After coming back home, there is just half an hour, 45 minutes of just shanti. When no one talks to me, please don't talk to me. That kind of a phase. And then is बातें टाइम विद द चिल्ड्रन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 बच्चे हैं मेरे और अगर उनसे बातचीत ना की जाए तो फिर आई विल फेल एज अ पेरेंट। एंड इवन इफ आई एम अ गुड टीचर एंड इफ आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, तब तो मुझे लगता है कि आई विल बी फेलिंग एवरी एग्जाम ऑफ माई लाइफ। सो half an hour, 45 minutes, 1 hour of just talking without any agenda, no agenda talking. Once that is done, and now so उस समय तक मुझे लगता है कि अभी मैंने अपने दिन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर जो भी मेरे स्कूल के काम हैं या जो मेरे पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं, डिनर के बाद सो मेरा डिनर ही 6:30 बजे आई वाइंड अप, सो आई डोंट ईट पोस्ट 6:30। तो फिर मेरे पास काफ़ी समय रहता है 9, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक भी, where if I have to write something, if I have to design something, if there's anything in my mind, I want to make some notes, तो वो मैं आराम से कर सकती हूँ। आपका शेड्यूल में आप कितने बजे उठते हैं? 7 बजे उठती हूँ। अच्छा। और फिर मेरा स्कूल जो रहता है 10 बजे से रहता है, 10 से 4 बजे तक। फिर घर आके 1 घंटा रेस्ट। फिर जो भी मुझे मतलब ब्लॉग्स, मैं डेली का ब्लॉग्स भी डालती हूँ, एजुकेशनल ब्लॉग्स रहते हैं, तो ब्लॉग्स लिखने का काम करती हूँ। फिर जो भी है ऑडियो बुक्स मैं अभी बना रही हूँ, जब से मैंने अवार्ड लेके आया है। तो मैंने एक बुक लिखी थी, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। ये जो है डिसेबल पर्सन लोग के लिए है, और इसमें जो है जो भी हमारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो, यूनिक आईडी कार्ड हो, सरकारी योजनाएं हो, जो भी स्कॉलरशिप हो, और जो भी दिव्यांग संस्थाओं जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करती हैं, वो सारी सुविधाएं, सारी चीज़ों के बारे में उस बुक में लिखा है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के 14 दिव्यांग लोग जो अपनी मतलब कठिन परिस्थिति के बाद आज जो है सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं, मतलब उनकी स्टोरी दूसरे को मोटिवेट करेगी। हमारे जो खासकर ऐसे जो नवयुवक हैं जो छोटी सी परेशानी आने पर गलत कदम उठाते हैं, बिल्कुल। तो ये मोटिवेशनल स्टोरीज उनको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।
उसी को लेकर मैंने ये बुक बनाया था। और इसका विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के। तो वहाँ से हुआ तो एक टीचर, मतलब उसमें एक ब्लाइंड स्टोरी है, तो उन्होंने जब बोला कि मैम ये बुक हम भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मन को छू गई। तो ना अब इसको कैसे करें, तो हमने पता किया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में ब्रेल बुक बनती है, तो हमने अपनी बुक का ब्रेल वर्जन आपने ब्रेल बनाया। वर्जन बनाया। तो ये सब आप स्कूल खत्म होने के बाद एक घंटे रेस्ट के बाद ऐसे हाँ, इनोवेटिव हाँ, चीजें आप जी, टाइम जी, लगाते जी। हैं। एंड ये द कॉमन क्वेश्चन आप सबके लिए, ये आता कहाँ से है कि ये करना है रोज, ये एक साल में एक बार करना, सॉरी मैं कंप्लीट कर जी। लेता हूँ, एक साल में 2 बार करना, 3 बार करना। मैं तो आज अपने आप की भी बात करूँ, मैंने कभी सोचा, रिया, मैं, आकाश, काफ़ी सारे हम लोग बैठे, हमने सोचा ये पॉडकास्ट हम करेंगे, ये साल में शायद एक बार हो जाए। रोज इनोवेटिव चीज करना वो आसान बात नहीं होती आसान है। बात नहीं है। आप मेरे से 2 बार पॉडकास्ट करवा लो, अगले साल तक मैं नहीं करने वाला, हाँ, सोचूंगा नहीं अभी क्या कुछ और। करें, अब जैसे मैम ने ये चल बात चली तो कही है रही है ना, लाइफ। जैसे हम एक टैक्टाइल लैब मैनुअल, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ब्रेल की, हम एक टैक्टाइल लैब मैनुअल पे काम किया हमने, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो स्कूल में रह के तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ना वो जैसे 2 महीने का ऐसा एक फ्रेम होता है, जब हमें पता है कि हमें इस महीने से लेके 1 महीना या 2 महीने में समय दिया जाता है, तो जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम सिर्फ देख सकते हैं, उसे किस तरह से ऑडियो में कन्वर्ट करना। वी क्रिएटेड दिस टैक्टाइल लैब मैनुअल, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही एक इनोवेटिव अप्रोच और आइडिया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहानियों की बात करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए नहीं करते। बट व्हेन दैट आइडिया केम अप, आई थिंक इट वाज सच अ मोटिवेटिंग फैक्टर दैट अब अगर उसमें ना भी सोने को मिले थोड़े दिन, तो अपन को चलेगा कि आपको अपने जीवन के सिर्फ 2 महीने ही तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइडिया में आपके इसमें, इन द आइडिया इटसेल्फ देयर वाज अ मोटिवेशन। यस, इट्स अ ग्रेट आइडिया, है ना। आइडिया और समस्या, आपके स्कूल में जैसे कोई भी समस्या आती है तो सोचते हैं जैसे हमारे स्कूल में चपरासी नहीं है, स्कूल की घंटी कैसे लगाएं, स्टाफ भी कम है, कई बार मिस भी हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा बच्चों के साथ मिलके हमने एक ऑटोमेटिक स्कूल बेल बनाई है। उसका आइडिया ऐसे आया कि कहीं मैं सफ़र कर रहा था, छोटा जो कीपैड मोबाइल होता है उसमें अलार्म सिस्टम होता है, तो उसको किसी के हाथ में देखा तो सोचा कि इसको क्यों ना ऑटोमेटिक स्कूल बेल के रूप में काम ले सकते हैं। उस पर काम किया, सक्सेस नहीं हुआ, फिर वही वर्क हमने स्मार्टफोन पे करके देखा। स्मार्टफोन को लिया, एक एम्पलीफायर, एक स्पीकर लिया, स्मार्टफोन में जो अलार्म होते हैं, अलार्म की जो साउंड है उसको स्कूल बेल से रिप्लेस कर दिया, दिस इज़ पीरियड नंबर 1, दिस इज़ पीरियड नंबर 2 करके अलार्म की टाइमिंग वो की वो सेट कर दी जो होती है। उसमें स्नोज वाला जो ऑप्शन होता है उसको रिमूव कर दिया सॉफ्टवेयर को कुछ अपडेट करके, और जो ऑटोमेटिक स्कूल बेल 12,500-13 हज़ार की मार्केट में मिलती है वो एकदम मिनिमम कॉस्ट में 1,000 रुपये में आपको एम्पलीफायर और स्पीकर ही लेके आना है। वो हमारी स्कूल से हमने स्टार्ट की। जब ये आइडिया पेपर में पब्लिश हुआ, लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो लगभग ऑल इंडिया से कॉल भी आए और कई स्टेट में और हम आसपास की स्कूलों में भी हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। सो नाइस। और आपके इसमें वेयर डू यू गेट कि रोज ये जाके करना है अब? हाँ, और जैसे ये जो ब्रेल बुक का था तो उन टीचरों को तो हमने प्रोवाइड करा दिया। फिर बात आई कि ब्लाइंड बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इस दिशा में फिर दिमाग गया। तो हमने पता किया कि 20 ब्लाइंड स्कूल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और हमने 20-20 बुक्स, सारे ब्रेल बुक्स उनको प्रोवाइड करवा दिया। और तब से अभी तक मैंने 100 ऑडियो बुक्स बनाई ब्लाइंड बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगा उनके लिए काम करना। और हमने इस अपने सब की स्कूल चीज में के लिए पैसे नहीं लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली पता है क्या है, मोटिवेशन है। जैसे मैम ने कहा, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया अपने स्कूल में, तो मैं अकेले कितनी ही ऑडियो बुक्स बना लूँगी, तो हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया जो करना चाहते थे। सो वी हैड एन आर्मी ऑफ चिल्ड्रन जो एक ऑडियो बुक घर से बना के लेके आए। तो जैसे आपने 100 अकेले किया, हमने 100 बच्चों से, हमने टीचर्स ने, तो हमने जैसे एक आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये अवार्ड लेने का मन में कहाँ से आती है, तो वहीं से आती है। जो खर्चा होता है ना वो अवार्ड से ही निकलता है। अवार्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से जो पैसा मिलता है इस तरह के इनोवेशन में खर्च कर देते हैं। अच्छा, अवार्ड एक स्कॉलरशिप की तरह है? हाँ, स्कॉलरशिप की तरह है।
ऐसे स्टेट अवार्ड में भी कुछ मिलता है? बहुत मिलता सारे है। टीचर्स हर हमारे स्टेट साथ में अलग जुड़ते है। गए अभी। हाँ, जैसे- अभी हाँ हाँ, अब वो भी मतलब वो भी उसके लिए काम करना चाह रही, तो ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। स्टेट अवार्ड में जैसे हमारे राजस्थान में 21,000 रुपये मिलते हैं स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे अगर मिलता है तो 11,000 रुपये मिलते हैं, और ब्लॉक पे लेता है तो 5,51 रुपये मिलते तो हैं। इनोवेटिव चीजें करते जाएं, अवार्ड जीतते जाएं और एनसीईआरटी से भी सब्सिडाइज हो जाए। जो प्रोग्राम होते हैं उसमें 40,000 रुपये तक की प्राइज मनी मिलती है। अच्छा, एक आप जो आज लेसन पढ़ाते होंगे 40 मिनट्स का होता है पीरियड, तो एक 40 मिनट पीरियड के लिए पढ़ाने का एक सब्जेक्ट कर लेते हैं जो भी आप अभी पढ़ा रहे होंगे, क्या प्रिपरेशन क्या लगती है एक 40 मिनट क्लास पढ़ाने के लिए? एक लेसन कौन सा- प्लान बनाते आप हैं, कौन सा जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ाते मैथ्स और सोशल पढ़ा रही हूँ इस सर। ठीक है, तो सोशल का करते हैं। सोशल के एक पीरियड के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? सर लेसन प्लान तो पाठ्य योजना तो बना ही लेते हैं, लेकिन सारे बच्चे एक लेवल के नहीं हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं सामान्य हैं, और कुछ तो बहुत से स्लो लर्नर हैं। तो तीनों को एक साथ मैनेज करना भी बहुत कठिन होता है, सभी ये चीज़ों से जानते जूझते हैं। हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो जैसे सोशल के मैंने कुछ गतिविधियों के माध्यम से कराई थी, कुछ को लेक्चर मेथड यूज़ किया था, और बहुत सारी कठिनाई तब आई जब बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे स्लो लर्नर थे, उनके लिए गतिविधि कराना, तो इस चक्कर में जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। तो तीनों को मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। तो उनके लिए अलग अलग, जैसे कुछ बच्चों को एक ग्रुप में रखा, बी ग्रुप, सी ग्रुप ऐसे करके, और कुछ बच्चों को हम पहले डील कर रहे हैं, उसके बाद इन बच्चों पे काम कर रहे हैं, फिर इन बच्चों पे काम कर रहे हैं। एक ही 40 मिनट पीरियड हाँ, है? नहीं 40 मिनट पीरियड सामान्य मतलब सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास इनके लिए लगानी पड़ रही है। उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ रहा है, लाइव क्लास तो लेनी एक पड़ रही 40 मिनट के लिए फिर हम कैसे करें, क्योंकि हर क्लास में ये दिक्कत होगी, ये तो दिक्कत फिर तो है। टीचर उस 40 मिनट में क्या करें फिर? 40 मिनट में सर सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन क्या है, अलग से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में बांट के उनके साथ हम जैसे प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे हैं, मतलब उनको इन्वॉल्व करके रखना है। तो इनके साथ काम करते हुए उनको फिर मुख्य धारा में जोड़ना है सबके साथ। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन टाइम में आप जब एक 40 मिनट का क्लास सोचते हैं, पहले तो लेसन प्लान है, इसमें कितना टाइम लगता है? लेसन प्लान तो घर से बना के जाते हैं। अच्छा, और कितना टाइम लगता होगा एक लेसन प्लान बनाने एक में? लेसन प्लान में वही 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा लगता है? हाँ, मतलब उसके लिए आपको TLM ये सब भी तो देखना पड़ेगा। फिर जैसे आप उनके लिए वीडियोस बना रहे हो, तो ये सभी भी तो। बट दिन में कितने क्लास? 4 से 5 पीरियड तो होंगे आपके? 4 पीरियड, तो 4 घंटे प्रिपरेशन के। मैथ्स के 3 क्लासें मेरी हैं, और पहले की भी बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखे हैं, तो हेल्प अच्छा, हो तो जाता है। रीयूज हो जाता है। तो पहली बार आप जब बना रहे होंगे तो लेसन प्लान में 1 घंटा हाँ, लगता बहुत है, टाइम लगता है। उसके बाद वो 15-20 मिनट में निकलता निपट होगा। जाता है। समझ गया। तो ये सोशल स्टडीज का हो गया। जी। तो आपका सर? सोशल स्टडी भी है, और छोटी क्लासों में जैसे शिक्षक कम होते हैं, बच्चे क्लासेस ज़्यादा हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, जरूरी आपका नहीं है मेन सब्जेक्ट अभी जैसे सामाजिक ही है मेन सब्जेक्ट, लेकिन मैथ भी पढ़ानी पड़ती है। जैसे मैथ का मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग अटेंडेंस से ही हो जाती है। अटेंडेंस लेने का तरीका ही अलग होता है। जैसे रोल नंबर अपने बोलते हैं 1 2 3, बच्चा रिप्लाई यस या नो में नहीं करेगा। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आए। जैसे रोल नंबर 1 बोला, तो बच्चे को कह दिया कि जिसका सम और विषम संख्या है, तो कुछ बच्चे यस सर बोलेंगे, कुछ बच्चे प्रेजेंट सर बोलेंगे। या अगले दिन जब आप अटेंडेंस लेंगे तो जो भी आपका रोल नंबर है उसमें 5 प्लस करके बोलोगे। जिसका 1 है वो 6 बोलेगा फिर। या किसी दिन कह देंगे कि आप उसको मल्टीप्लाई करके बोलोगे, जिसका 2 है। किया है राज्य राजधानी याद करवाने के लिए। या किसी दिन आप कोई भी अट्रैक्टिव इस टाइप से आप करवा सकते हो, उससे साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी और आपकी पढ़ाई वैसे भी। ऐसा ही गेम में करते हैं। जैसे गेम में अगर मान लो बच्चों के ग्रुप वगैरह बनाने हैं, तो उनके नाम से अल्फाबेट। ये आइडियाज कहाँ से लेके आते? क्योंकि ये कुछ देर बाद तो मेरे से तो 5 आइडिया आए बस। एक मैं बताता हूँ, हमारे राजस्थान में हर शनिवार को नो बैग डे होता है। पिछले 2 सालों से चल रहा है। मतलब शनिवार को बच्चे स्कूल में बैग लेके नहीं आते। उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ हैं हर शनिवार की फिक्स है, वो आपको करवानी होती है। और उसके अलावा आप कुछ भी करवा सकते हो। तो मैं मेरे स्कूल के पिछले साल का उदाहरण बताता हूँ। हर शनिवार को कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो मैंने पूरे सत्र में रिपीट करवाई है। हर शनिवार को कुछ ना कुछ नया गेम बच्चों को करवाया। तो जो और बच्चे ये आइडिया आप जनरेट कहाँ से करते हैं?
जनरेट खुद के माइंड से ही होते हैं लगभग। अच्छा, और आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। मतलब आपको ऐसा कुछ करवाना है तो अचानक माइंड में आ जाता है, चलो And ये इसको इस आपको गेम के हिसाब से करवा सकते हैं। आपको लगता है कि ये सारे टीचर की बस की बात है या नहीं है, सबके बस की बात आप नहीं तो है। नेशनल अवार्ड विनर है सर। करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ बच्चों के लिए करना चाहिए। हाँ। आप कोई भी एक आइडिया देखें, उसके हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। समझ तो अटेंडेंस एक गेम दूसरे के आइडिया को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल गेम है, उसको उस पर- गेम को आप सही 10 है। तरीके से खिलवा सकते हैं बच्चों को। तो सॉरी, पर तो 40 मिनट में आपने अटेंडेंस में भी कुछ सीखने का डाल दिया। सीखने का डाल दिया, बिल्कुल। और? दूसरा, जो भी लर्निंग है उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। जो भी संसाधन उपलब्ध है, मेरी किस्मत ऐसी रही है कि जिस स्कूल में भी रहा हूँ संसाधन नहीं रहे, नील बट्टा नील, नहीं, है देखिए, ना? वो बहुत अच्छा है, तभी तो आपने तभी तो अपनी मुझे problem लगता है कि मुझे solving कुछ skill करने का लगाई। मौका मिलेगा। अगर जहाँ संसाधन होते, सारी सुविधाएं होती, हो सकता है कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जिस स्कूलों में भी रहा हूँ वहाँ संसाधन नाम मात्र के रहे हैं। स्कूल में बिल्डिंग भी नहीं रही है, क्लासें भी नहीं रही है, ऐसी ही स्कूल में रहा हूँ। तो वहाँ जो भी उपलब्ध है, आपके आसपास जो भी सामग्री दिख रही है, उसको एज ए TLM यूज कर सकते हैं। एंड ये TLM बनाने का टाइम कब होता है? जब आप स्कूल पहुंचते हैं या घर में हैं, कब है? घर में ही हो पाएगा सर, स्कूल में आप क्लास लेंगे। सामाजिक में तो इतने TLM बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साइंस और अगर मैथ की बात करें तो ज़्यादा TLM की जरूरत पड़ती है। बस हैं एग्जांपल्स अगर आपको हाँ, यहाँ पे वो अगर हम जी। लगा दे सकते हैं तो। बेटा शायद वो है, उसमें 3 TLMs है। That brown bag, no, that brown bag. नीचे रखा हुआ है। Yeah. So we can show this is very interesting. एक और हुआ बेटा हमारा frog. हाँ, लाओ जी. हाँ, तो ये स्केल सो बेसिकली हाँ, नहीं भी सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो देखिए, हर किसी की एक्सपर्टीज़ तो हर किसी में नहीं होती। मे बी आई हैव एक्सपर्टीज़ इन साइंस एंड समवन हैज़ इन मैथमेटिक्स, सो इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेशन तो करना ही है। तो हम जैसे हमारे स्कूल में 5वीं कक्षा के सब टीचर्स या चौथी या छठी, तो वो अपनी अपनी TLM किट्स बना लेते हैं जहाँ जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ है, और फिर वो पूरा साल रोटेशन पे चलती हैं। अब जैसे ये 3 सब्जेक्ट्स की मैं लेकर आई हूँ, और अगर हमें मैग्नेट्स पढ़ाना है बच्चों को, तो एक ट्रेडिशनल तरीका जो है मैग्नेट्स पढ़ाने का वो क्या है कि टीचर क्लास में आए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ओके व्हाट आर मैग्नेट्स and there are 2 properties of magnets, repulsion and attraction. Like poles are going to repel, unlike poles are going to attract. The most traditional and the most boring way to introduce magnetism to the children. अब छठी कक्षा के बच्चों को अगर ये कूदता हुआ फ्रॉग अगर हम दिखाएंगे ऐसे, थोड़ा आप ले लो। so it opens for a lot of discussions. अब इसमें एक तो ये है कि एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी जनरेशन जो क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है। आपने ये दिखा के सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी सी स्माइल बच्चों के फेस पे आ गई। आप हाफ ऑफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वन, बच्चे खुश हो गए, हंस गए आपके बच्चे, सबसे अच्छी बात है। उसके बाद आपको ये नहीं बताना कि यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद आपने सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनके तरफ थ्रो करने हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो रहा होगा, क्या कुछ अट्रैक्शन हो रही है या क्या रिपल्शन हो रही है, क्यों हो रही है, अगर हो रही है तो लेकिन दिखने में तो ये सब सेम है तो ये गोल सबके सब, तो कहीं अट्रैक्शन और कहीं रिपल्शन क्यों हो रही है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे कितनी भी तरह के आंसर्स दे सकते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, बट दैट इज़ अगेन सो इम्पॉर्टेंट कि वो जो बच्चे जो क्लास में बिल्कुल निशब्द ये बैठते बनाने हैं। में कितना पैसा लगा वैसे? ये देखो, ये बहुत ही, ये तो एक्चुअली घर के चीज़ों से है। दिस आई परचेज, आई थिंक दिस वाज 5 रुपीज़ पर पीस, ये 5 रुपया And 2 था, scale है। और 2 स्केल है, और ये तो ऐसे पेपर से काट के बना लिया, तो ज़्यादा ज्यादातर TLM waste TLM material वेस्ट से ही हम बनते बनाए। हैं। बट ये जैसे थोड़ा सा हमने गेमिफिकेशन किया, इसमें हमने डाइस लिया और इसमें हमने वो लिया, वी टुक अ कॉइन। तो अभी क्या है, बच्चों को फ्रैक्शन सिखाना है तो स्टार्ट से स्टार्ट किया, आपने डाइस रोल किया तो नंबर 3 आया, तो 1 2 3 मिस अ टर्न। जो अभी अगर क्लास 4 का या क्लास 3 का बच्चा मिस अ टर्न करता है तो बहुत उदास हो जाता है और सब लोग बाकी सब हंसने लग जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे यहाँ पे आया 3/5 इक्वल्स हाउ मच इन गॉट इट। सो दिस इज समथिंग विच दे कीप ऑन प्लेइंग, एंड अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसकी पेनल्टी है, उसके लिए आपको वापस जाके मैम कुछ भी पूछ सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसी अंग्रेजी में जैसे टेंसेस पढ़ाने हैं बच्चों को, तो इस तरह से कुछ भी हमने ग्रिड बना ली, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और इसको बस रोल करके कुछ चीज़ें वही हैं जो ब्लैक बोर्ड पे हैं, चीज़ें वही हैं जो डिजिटली अवेलेबल है, पर किस चीज़ों से बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उन्हें वो एक दे जस्ट गेट दैट
kick to learn something, especially the little ones, I think then we are doing a good job. And TLMs needn't be so colorful. They can be very basic even from the newspaper. आप Yeah. कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं तो जो मैम आप पहले कह रही थी विद TLMs एंड द लेसन प्लानिंग, हर क्लास में अलग अलग लर्निंग लेवल्स के बच्चे हैं, हमारे पास है वो 40 मिनट, तो हम केटर कैसे करें सारे बच्चे एंगेज्ड हो, ऑल किड्स आर लर्निंग एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, ऐसा ना हो दे आर जस्ट Yeah. एंगेज्ड Yeah, कि हंसी yeah. मजाक चल रही है, दे आर Yeah. एंगेज, दे आर हैप्पी, कोई शोर शराबा नहीं है, बट सीख कुछ नहीं रहे। Yeah. तो सीखने का हम कैसे इंश्योर करें उसी 40 मिनट पे? बच्चों को उन्हीं के वे में पढ़ाएं जो उनको अच्छा लगता है, और इंटरेक्टिव लेके चलें। 2 वे कम्युनिकेशन होगा तभी बच्चे सीख तभी पाएंगे। बच्चे सीखेंगे। टू वे कम्युनिकेशन मतलब एक example इंटरेक्टिव मतलब अगर कोई भी आप जैसे ये बता रहे हैं, ये बच्चा एक मैडम ने खुद ने करके बताया, यही बच्चों को देख के अगर देंगे हाँ। और वो खुद भी बनाएं, खुद भी करेगा। खुद भी करें, आप उन्हें आप बोले जो भी कि पढ़ा रहे हैं देखिए, बच्चा उसमें और इन्वॉल्व कई है। बार भाई बच्चों के TLM जो है पास बच्चे और हमने मिलके और बनाया। देखिए कई बार बच्चों के पास उनका साधन नहीं रहते ना, तो उनको बोले 4 बच्चों का ग्रुप बनाइए, उनको बोले कि चलो कल आपको ये फ्रॉक बनाना है या बग बनाना है, तो अपने घर से सामान लेके आए, 15 मिनट लगेंगे बनाने में बच्चों को, एंड द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इट विल जनरेट इज क्रेजी। आपको कभी ये नहीं लगता कि रोज क्या इतना काम कर नहीं रहा है, है नहीं बच्चे? बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, मैं आपको बताऊं, रोज आप ये सब नहीं, रोज ये करेंगे तो ये भी बोरिंग हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं टीचर्स की हमारी 5 सेंसेस हैं, हाँ, हम 5 सेंसेस से सीखते हैं, लेकिन हम क्लास में कितनी सेंसेस यूज करते हैं? सिर्फ आँख और कान, सिर्फ टीचर बोल रही है, बच्चे देख रहे हैं, और मतलब अगर वो विजुअली चैलेंज नहीं है तो, अगर इंक्लूसिव सेटअप है जहाँ पर विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सिर्फ कान और आंखें यूज करके बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें लर्निंग कितनी है? 100 में से सिर्फ 40 है ना। तो अगर हम बच्चों ने किसी चीज़ को टच नहीं किया, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की, तो वो भी तो 20 गई, वहीं खत्म हो गई। तो अगर वो किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, सब इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, है ना। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहा था और उसको गैसेस की जो स्मेल्स हैं कि ये वाले गैस, सल्फर से रॉटन एग का स्मेल आएगा, इससे पंजेंट स्मेल आएगा, वो पूरा टेबल उन्हें याद करना था। अब हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, वो याद कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं, और कलर जब फ्लेम निकलती है गैसेस की तो कौन सा रंग का फ्लेम निकलता है, अब वो भी याद नहीं हो रहा था। तो फिर हमने यही ट्रिक लगाई कि अपनी नाक को कब हम यूज़ करेंगे, तो हमने एक्चुअली में घर में अंडे, सड़े हुए अंडे और वो जो गार्लिक लहसुन को ना वो करके ग्रेट करके उनके आगे रखा, और उन्हें एक्चुअली बोला अब आप इन्हें सूंघो, और साथ में गैस का नाम लिख दिया। तो उससे उसकी, और कलर लेकर वो जो क्रेयॉन्स होते हैं, गैस का नाम, वो रंग चिपका दिया और वो लहसुन के ऊपर लग दिया, अब तुम लहसुन सूंघो, रंग देखो और गैस देखो। तो वो जब उन्होंने किया, इट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ था, बट अभी कुछ एग्जाम में भी तो लिखना है थोड़ा कुछ, है तो ना। ऑन दिस एक तो ये मल्टी लेवल लर्निंग के Learning हिसाब है, से हाँ। क्लासरूम हो गई। कुछ क्लासरूम ऐसे भी होंगे जहाँ पे जेन्युइनली बच्चे एक स्पेक्ट्रम पे भी होते हैं, लर्निंग स्पेक्ट्रम पे। बिल्कुल होते कुछ हैं, डिसेबिलिटीज हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, बिल्कुल, तो intellectual disabilities हैं, उनको yes. कैसे क्लासरूम में मैनेज करें हम? हम सारे स्तर के बच्चे हैं, सारे उसमें स्तर के समावेशी हाँ, क्योंकि शिक्षा क्लास में होगी, तो हाँ। सब कोई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन हाँ, भी है वो भी हो उसमें सकता है, ना, हाँ, फिजिकली। तो ऐसे सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है बहुत, मतलब उसके हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हाँ, अगर जैसे सर टीचर को मैं- सोचना भी है, कैसे सोचे? जैसे कुछ टॉपिक्स को ना जैसे पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं समझ रहे हैं, जैसे मैंने उसमें रोल प्ले कराया था, जैसे जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग को जब मैं पहले समझाने गई तो किसी को नहीं समझ में, 1-2 बच्चे बस खड़े होके बता पाए। लेकिन जब उसको रोल प्ले में बताया कि एक गार्डन है, गार्डन चारों तरफ से बंद है और आप बनोगे जनरल डायर, आप लोग पब्लिक हो और आप स्पीकर हो ऐसे। तो जब उन्होंने रोल प्ले के माध्यम से करके दिखाया 10 बच्चों ने, तो सारे बच्चों को वो चीज़ें अच्छे से याद हो गई। मतलब उस टॉपिक को मुझे फिर से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बच्चे इतना अच्छे से आंसर दे रहे थे उस चीज़ को। तो हम ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको रोल प्ले के माध्यम से करा सकते हैं, तो वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा इजी होता है और सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको क्या लगता है सर? बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज कई रूप में हो सकती है, वो activity based learning। टॉपिक पे डिपेंड करता है, लेकिन वो गतिविधि आधारित शिक्षण होगा वो बेस्ट है। बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करके कोई भी एक्टिविटी करवाएं,
जैसे मान लो क्लास में 1 से 30 बच्चे हैं किसी भी क्लास में, आप कोई भी गेम करवा रहे हैं तो सिंपल सा कह दो कि आपके रोल नंबर के हिसाब से आप 40-40 जिनका जोड़ आए उस हिसाब से ग्रुप बनाओ। अब सारे काउंट करेंगे कि किन को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा। तो एक्टिविटी हो गई एक तरीके से। अलग से कुछ नहीं चाहिए, जो संसाधन उपलब्ध हैं स्कूल में आसपास उसी से भी बहुत कुछ करवा सकते हो आप, बस सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, एक आप पर्सनली एक ये बताइए, आपके मन के अंदर का क्या प्रोसेस है जहाँ पे ये आइडिया जागती है? क्योंकि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आप भी कह रहे थे, व्हेन यू वर 22 years एंड यू स्टार्टेड एज अ स्कूल टीचर, इट टुक यू 3-4 years टू गेट टू दैट मेंटल शिफ्ट। अगर हम उस टाइप टीचर की बात करें कि अभी अभी नौकरी लगी है, मेरे लिए तो ये जॉब है, तो ये मैं मन में आइडिया कैसे जगाऊं? क्या है वो? चाहे वो कुछ योगा हो, चाहे कुछ खाने पीने की चीज हो, चाहे वो हैबिट हो। आप ज्वाइन करोगे, बच्चों के साथ रहोगे तो अपने आप। मुझे लगता है वो एनर्जी रिफ्लेक्शन है। जैसे बच्चों की जो प्योर एनर्जी जब आप पर रिफ्लेक्ट होती है ना, वो जो एक स्माइल है ना, जो आपको अपने बच्चों से मिलती है ना, आपको पता है कि बस अब मैंने ट्रेन ने मेरी जो है पटरी जो पे पकड़ लिया है। वो जैसे आप तीनों एक एग्जांपल बताइए इस साल से जहाँ पे आपको एक आइडिया जागा हो एक बच्चे को देख के। जैसे बताया था नो बिग डे होता है, तो जैसे ही शनिवार होता है बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, सर आज कोई नया गेम खेलाओ। तो गेम ऑटोमेटिक माइंड में आ ही जाता है, चाहे पास में कोई भी सामग्री नहीं हो, लेकिन ऐसा गेम बन जाता है जो बिना किसी भी सामग्री के जैसे मैंने कार्टून वीडियोस बनाना सीखा था, उससे पहले मतलब कार्टून देखने में मैं भी बहुत, मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सा कार्टून देखते हैं? ज़्यादातर वो क्या डोरेमोन मुझे बिल्कुल अच्छा वो अच्छा लगता है मुझे। तो ये मेरे दोस्तों को काफी है, डोरेमोन, ऑसवर्ल्ड, नोबिता, मुझे बिल्कुल अच्छा है। नोबिता और डोरेमोन तो दोस्त हैं, है ना? ये वो छोटा भीम, मेरे बच्चे भी देखते थे, छोटा भीम देखते थे, ऑसवर्ल्ड देखते थे, और क्या एक और था आपके बच्चे? व्हेन आई वाज टीचिंग। ओह अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हम तो टीचर है, वी कैन यूज दिस। तो हाँ, वो ये देखते थे। जब मेरे बचपन में आई यूज्ड टू वॉच कार्टून नेटवर्क, वो CN, फिर वो CN बन गया था। उसके बाद से आई स्टॉप्ड वाचिंग कार्टून। तो मैं वो, हाँ नहीं, मैं टॉम एंड जेरी, पॉपाई उस जमाने। एनीवे सॉरी तो कार्टून वीडियो बनाना मतलब मैं बच्चों को ज़्यादा अपने तरफ खींच सकूँ, इसीलिए मैंने कार्टून वीडियो बनाना सीखा। तो उसमें जो है नैतिक शिक्षा से संबंधित कार्टून वीडियोस ज़्यादा मैंने बनाए, और बालिका शिक्षा एवं क्या बोलते हैं पौध शिक्षा, इन सब पर वीडियो बनाया जो जागरूकता संबंधी वीडियो थे। तो इसका एक असर पड़ा कि हर हफ्ते एक कार्टून वीडियो मैं दिखाती थी बच्चों को। तो अब वो इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। कुछ तो आपके अपने इंटरेस्ट भी हैं। मैम यू लाइक कार्टून, तो आपने कार्टून का बना लिया। हाँ, तो आपने थिएटर का कुछ कर लिया। नो, कुछ नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं। हम हर साल अपने स्कूल में 35 से 40 प्लेस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ फिनोमिनल। क्योंकि वो सीड हमने 2008 में शुरू किया, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। क्योंकि टीचर हम थे, हम पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एक बार 2 महीने की छुट्टियों में हमने एक थिएटर, मैंने और हमारी देन प्रिंसिपल ने, हमने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब जस्ट फॉर फन कि चलो देखते हैं कि थिएटर होता क्या है। और जब हमने वो वर्कशॉप अटेंड की 1 महीने की, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कौन हूँ, मैं अपने आप से मिली थिएटर करने के बाद। मुझे तो पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। एक्चुअली देयर वाज सो मच टू डिस्कवर इन द प्रोसेस। What did you learn? There was so much talent hidden. If I can say that about me, that means there's so much talent inside children. My communication improved. I started thinking out of the box. Like I remember the first exercise हमारे टीचर ने कराई थी, वो ये थी कि ये कुर्सी है, अब ये कुर्सी ना होके कुछ और है। अब आप सोचिए कि अब आप यू जस्ट इमेजिन इट इज़ नॉट अ चेयर बट एनीथिंग, एंड वो आप एक्टिंग करिए और सबको गेस करना है। जैसे हम डम शराड्स खेलते हैं, जो हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से खेलते हैं, उन्होंने फॉर्मली हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कराए। फिर हमने वॉइस एक्सरसाइजेस सीखे, अपनी वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करना है, अपने प्रोनाउंसिएशन पर कैसे काम करना है। जब हमने पब्लिक को डील करना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए। ये छोटी चीज़ें पर्सनैलिटी को इतना
होन करती हैं, इतना डेवलप करती हैं, ये तो मुझे लगा ये मुझे तो एक सोने की खान मिल गई। फिर उसके बाद जब हमने प्रोफेशनल प्ले किया थिएटर पे, तो ज़रूरी तो नहीं था कि हमेशा हम स्टेज पे खड़े रहें और लाइमलाइट हम पर आए। हम बहुत बार बैक स्टेज होते थे, प्रॉप्स उठा रहे होते थे या स्क्रिप्ट लिख रहे होते थे या कुछ भी कर रहे होते थे। दैट ऑल्सो इट वॉज अ लेसन इन टीम वर्क, जो जब मैं स्कूल में थी या जब मैं टीचर भी बन गई मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आया। वी स्टार्टेड विद दिस revolution that every class is going to present a theatrical play, जिसमें आप कहानी लिखेंगे, आप अपने अपने रोल्स टीचर डिसाइड करेंगे, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। मतलब इट विल बी लाइक अ गुड थिएटर। इट्स नॉट एनुअल डे, कोई एनुअल डे या इसमें बहुत ऐसा कोई खर्चा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबको साथ आके एक नाटक कर, आप जो नहीं है आपको स्टेज पे वो बनना है। चाहे वो आप एक गाय बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, लड़का है तो लड़की बन रहे हैं, लड़की है तो लड़का बन रहे हैं, यू नो, जस्ट शिफ्ट हु यू आर। एंड बिलीव मी, इट हैज़ वर्कड लाइक मैजिक फॉर आवर चिल्ड्रन। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी एक्सपेरिमेंट को स्पेशल बच्चों के साथ करें जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और जब हमने उसे 2 साल 3 साल हम रेगुलरली बच्चों के साथ रिगरसली थिएटर किया, तो क्लासरूम में उनका जो अटेंशन स्पैन था वो बढ़ने लगा, बिकॉज दे वर डूइंग थिएटर एक्सरसाइजेज, दे वर डूइंग मेथड थिएटर विद द टीचर्स। और मुझे लगता है कि दैट हैज़ बीन द स्ट्रेंथ ऑफ माई जर्नी इन अ स्कूल विच इज़ थिएटर इन एजुकेशन। दिस गिव मी अ डिफरेंट वो, हर स्कूल में अलग अलग संसाधन होते हैं जैसे आप कह रहे थे सर। तो एक तो एकेडमिक्स हम पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, बट हमारे पे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बच्चों में और चीज़ें भी हम लर्निंग के तरफ पे दें। व्हाट आर दोज अदर थिंग्स जो बच्चे को हमें सिखाना चाहिए और कैसे सिखाएं? गेम्स और नैतिक शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। समग्र विकास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी है, बच्चे का नैतिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरीके से विकास हो, वो जरूरी है। वो एक छोटे से स्कूल में जहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, जहाँ एक बिल्डिंग है, 4 रूम है। पर निखिल, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं ना, तब संसाधनों से ज़्यादा आपको 2 कानों की ज़रूरत होती है सुनने की। टीचर्स ना सुनते नहीं हैं। हमें बात करने की इतनी आदत है कि हमें लगता है मेरी सुन लो, बाकी तो बाद में बोलना, है ना। हम बच्चों को बात करने का मौका नहीं देते, और उसके लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक टीचर को एम्पैथेटिकली बच्चों को सुनने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ व्हाट वर्क्स ब्यूटीफुली इन सोशल इमोशनल लर्निंग। क्योंकि देखिए, पढ़ाई आज का अगर आप परिवेश देखें, आज तो इवन रिमोटेस्ट एरियाज़ में लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं आज अगर उनको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रही हूँ, तो 1000 वीडियोस यूट्यूब पे भी तो हैं जो शायद मुझसे अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, एंड विच इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा है। तो मैं अपने आप को कैसे रेलेवेंट रख रही हूँ? हाउ एम आई मेकिंग माई क्लासेस रेलेवेंट? A, by giving them experience, and B, listening to the children, which is very very important. हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सुन नहीं रहे हैं। तो आप नैतिक शिक्षा की बात कर रहे थे हमको। हाँ, मतलब सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक हम सीमित नहीं हैं। हाँ। जब तक कि उसमें नैतिक गुणों का विकास ना करें, क्योंकि आगे चल के वे अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जब उनमें नैतिक गुण होगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस था। जैसे कैसे करेंगे ये? इसके लिए मैंने क्या किया था, जो नैतिक कहानियाँ हैं उनको सुनाना, और मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ों के बारे में बताना। जैसे हमें सहयोग करना चाहिए, जो भी सहयोग करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। तो ये सारे गुणों का विकास तभी होगा जब उनको हम मतलब कहानी के माध्यम से समझाएं या किसी एक्टिविटी में उनको दिखाएं। तो क्या होगा, ग्रुप में काम करते हैं तो सहयोग की भावना आती ही है। एक मैं अपनी लाइफ स्टोरी से भी है। हाँ। जैसे मैम बोल रही थी कि वो थिएटर में अपने आप को खुल के, जैसे मैं अपनी अगर चाइल्डहुड में जाऊं तो कभी मुझे सामने आने का अवसर नहीं मिला। सारे बच्चों को मैं देखती थी माइक पे वो कुछ भी प्रेजेंटेशन करते थे, ये सब बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी इच्छा होती थी, लेकिन मेरे को कभी मौका नहीं मिला। हो सकता है जो मेरी डिसेबिलिटी है उसके कारण मुझे सामने आने का नहीं मिला। लेकिन मैं जब टीचर बनी तो मेरी इच्छा थी कि मैं सारे बच्चों को सामने लाऊं, क्योंकि मेरे में जो झिझक है, मैं बोल नहीं पाती सबके सामने, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों में वो दिक्कत आए। तो मैंने एक नवाचार किया, सोमवार के दिन उनको एक कोई भी विषय वस्तु दे देते कि इस पे आपको प्रेजेंटेशन देना है 3 मिनट 4 मिनट का।
और शनिवार को उनको प्रेजेंटेशन देना है, मतलब ये बीच के दिन उनको अपनी तैयारी के लिए रहता है। तो इसका मैं इफ़ेक्ट देखी हूँ कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ही अटक अटक के बोलते थे, कई बार शांत हो जाते थे, मतलब उनको डर लगता था क्योंकि इस पूरी पब्लिक के सामने, मतलब पूरी क्लास के सामने बोलना भी एक बड़ी बात होती है। तो धीरे धीरे जो इफ़ेक्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे वो खुलने लगे और उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होने लगा, तो मुझसे अच्छा हो गया। तो मैं चाहती, मतलब मुझे लगा कि मेरे टीचर ने मुझे वो मौका नहीं दिया, लेकिन मैं टीचर बनी तो मैं उन सबको मौका दूँ। तो ये चीज़ें रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे एक सोच हमारे सामने ये भी आती है ना, जब स्कूल की, टीचर की, बच्चों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली इमेज माइंड में क्या बनती है? एक कमरा होगा, बोर्ड लगा होगा, बच्चे बैठे होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना। इस सोच को बदलना है। जब भी पढ़ाई की बात हो, टीचर या बच्चों की बात हो ना, वो रूम नहीं दिखना चाहिए और वो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखना चाहिए। उसके अलावा भी उससे हटके भी शिक्षण है। कहते हैं ना, कक्ष की चार दीवारी से बाहर निकल के जो पढ़ाई होगी ना, वो रियल है। बच्चा आप सुबह बता रहे थे कोविड के टाइम पे बीएसएफ के बाहर पढ़ाना पड़ा था, उसका एक बार आप बताइए। जैसे बताएं, कोविड आया उस टाइम में तो हमारा स्कूल था बीएसएफ कैंपस में लगता है। मतलब जो अदर लोग हैं उनके लिए अलाउ भी नहीं है, सिक्योरिटी चेक इन होता है उसके। बीएसएफ कैंपस के अंदर जहाँ बीएसएफ की फैमिलीज वगैरह रहती है उसके अंदर चलता था। जैसे ही कोविड आया, बाहर के लोगों का आना बंद हो गया और उस स्कूल की जो बिल्डिंग को बीएसएफ ने अपने अधीन ले लिया और वहाँ हॉस्पिटल क्वारंटाइन वाला बना दिया और स्कूल का एंट्री बिल्कुल बंद कर दी। तो कोविड जब तक चला लगभग साल भर, तो हमारे ये हालात थे कि हम उस कैंपस में नहीं घुस पाते थे। स्कूल सड़क पे ही लगता था, ये मान के चले आप, सारी एक्टिविटी सड़क पे ही होती थी। और हाँ, और उस टाइम एक चुनौती थी कि ऑनलाइन क्लास वाली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तो लोग जानते भी नहीं थे कि जूम या गूगल मीट वगैरह ऐसा कुछ होता भी है। तो शायद पहला ही सरकारी स्कूल था आसपास का जहाँ पर हमने एक कंपनी है उससे कांटेक्ट किया। उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हमने, जिससे बच्चे कंटिन्यू रहते थे। और ये सब सड़क पे ही चलता है? हाँ, लगभग सड़क पे ही जहाँ भी जो सुविधाएं उपलब्ध होती है उस पर चलता रहा। उसके बाद में जब परमानेंटली ये फिक्स हो गया कि स्कूल अब यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ परमानेंट हॉस्पिटल ही रहेगा, बीएसएफ हमें नहीं देगा वो बिल्डिंग, तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि आप स्कूल को कहीं और शिफ्ट कर लें। ये कितने महीने चला? ये लगभग साल भर ये चलता रहा जब तो कोविड था। तो आप फिर आसपास कैसे से? एक तो ये ऐप का था उस टाइम, बच्चों के लिए तो स्कूल बंद ही थी, बच्चे तो स्कूल आते ही नहीं थे। तो ऑनलाइन क्लास जहाँ भी जगह मिलती हम ले लेते, वहीं पे बैठ के ले लेते। उसके अलावा जब कोविड ख़त्म हुआ तो आसपास हमने कोई प्राइवेट बिल्डिंग देखी, उस बिल्डिंग में स्कूल को शिफ्ट किया। उस टाइम स्कूल का नामांकन था लगभग 150 बच्चे, और जब मैंने ज्वाइन किया उसी स्कूल में 42 बच्चे थे। तो हमारे प्रयासों से लगभग 152 बच्चे हो गए उस स्कूल में, और पास लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में वो स्कूल शिफ्ट हो गया। वहाँ पर स्कूल लगभग 15 या 16 महीने तक चलता रहा। एंड ये कौन सी प्राइवेट बिल्डिंग थी, क्या थी? कोई घर था, घर के अंदर स्कूल को शिफ्ट किया गया, जिसका किराया जैसे गवर्नमेंट को देना था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं, जो भी टीचर्स थे उन्होंने आपस में सहयोग करके लगभग 1.5 साल तक उस स्कूल को चलाया। कितना रेंट कितना था? रेंट लगभग 22,000 रुपये महीने का था। और कितने टीचर्स थे? टीचर 4 लोग ही थे। तो उसमें से एक हमारे साथ टीचर थे, उन्होंने लगभग ये मान लो अपनी जेब से लगभग 1.5 साल तक 4-1 लाख रुपए अपनी जेब से दिए। वो भी अभी भी उनके पैसे लगे हुए हैं जेब से, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिए। इस बीच फिर हमने स्कूल हमारा हो गया सीनियर सेकेंडरी, तो नया स्टाफ भी आया, नए प्रिंसिपल भी आ गए, तो एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार हुआ। सब लोगों ने मिलकर आसपास, जब स्टाफ बढ़ गया, कम से कम 12-15 लोग हो गए, तो आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट बिल्डिंग ढूंढनी शुरू की। तो हमें एक ITI हॉस्टल मिला, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से 2 डिपार्टमेंट चल रहे थे। एक लेबर ऑफिस चलता था, एक IT का खुद का कोई डिपार्टमेंट चलता था। उसके बीच में 8 कमरे थे, लेकिन बुरी हालत में थे। मतलब अगर वहाँ पे स्कूल शिफ्ट करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए हमें चाहिए। तो वो वहाँ के जो संभागीय आयुक्त थे नीरज के पवन सर, उन्होंने हमें वो बिल्डिंग अलॉट कर दी। स्कूल को वहाँ से लेकर फिर वहाँ हमने शिफ्ट कर लिया। रिनोवेशन के लिए आसपास के जो भी लोग थे उनसे संपर्क किया, इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, 2.5-3 लाख रुपए लगा के हमने स्कूल को वहाँ पर चालू कर दिया। और जब ये अवार्ड आपने टीचर्स ने ही हम सब ने मिल के किया। हाँ, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए स्टाफ ने, स्टाफ के घर वालों ने, कुछ हमने साथ वालों ने देके स्टार्ट किया। वो भी पूरे नहीं है, क्योंकि 12वीं तक की स्कूल हो गई, 12 क्लासें हैं, 6 कमरे मिले हमें उसमें। एक में ऑफिस, पीछे बचे 5 कमरे, 5 कमरों में 12 क्लासें लगाना, और बच्चे थे हमारे पास लगभग 200-250। ऑल थ्रू योर, ये उसी टाइम का ये है जब आप नेशनल टीचर अवार्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, दोनों साथ में चल रही थी। तो इवन मैं यही सोच रहा हूँ कि इस हालात में भी एक
टीचर बढ़िया कर सकता है, होलिस्टिक कर सकते हैं उसका एक और नेशनल अवार्ड जीत सकते हैं। बिल्कुल, एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब नेशनल अवार्ड मिल रहा था राष्ट्रपति जी के सामने, तो हर स्कूल का एक वीडियो बनता है 1 मिनट के आसपास का, तो हमारे स्कूल का वीडियो भी प्ले हुआ था। तो जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, जो हमारा वीडियो देख के उन्होंने मुझे उसी दिन शाम को, एक प्रोग्राम था वहाँ, पर्सनल इन्वाइट किया कि अगले महीने में बीकानेर आ रहा हूँ 5 अक्टूबर को, तो मैं आपकी स्कूल स्पेशली आऊँगा। और उन्होंने देखा कि आप स्कूल, उस वीडियो में था कि मैं स्कूल के बच्चों को दरी पे बैठ के पढ़ा रहा था, स्कूल में फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो उन्होंने वो बात नोटिस की कि ऐसी हालत क्यों है स्कूल की। तो उनको जो भी कंडीशन थी कि स्कूल में संसाधन नहीं है, रूम नहीं है, स्कूल की खुद की बिल्डिंग तक नहीं है, जो भी चल रही है अस्थायी रूप से चल रही है, तो उन्होंने कहा महीने भर बाद मैं आऊँगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको करके देंगे। जब प्रधानमंत्री जी मिले तो उनके आवास पे काफ़ी समय तक इसको लेकर वार्ता हुई, और जब वो 5 अक्टूबर को बीकानेर आए तो उस समय हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी उनके साथ थे, वो खुद भी आए, और वो स्कूल के लिए, जो स्कूल के कैंपस में ही पीछे खाली ज़मीन पड़ी है, लगभग 3 बीघा ज़मीन है, उसका प्रपोजल बना के उनको गवर्नमेंट को भिजवा दिया। अब कुछ ही समय बाद वो 3 बीघा ज़मीन स्कूल को अलॉट होगी और नई बिल्डिंग भी बनेगी। बजट के लिए भी उन्होंने बोला है लगभग 4-4.5 करोड़ में बहुत अच्छी बिल्डिंग बना के देंगे। वेरी नाइस। स्कूल को, मतलब जो स्कूल पिछले 3 सालों में 3 जगह शिफ्ट हुआ, जिसमें बच्चे भी मतलब 40 थे, हमने प्रयास करके 200, 250, 300 बच्चे किए, और बार बार घूमता रहा, जिसके पास खुद का कुछ नहीं था। उस स्कूल को लगभग इतनी बड़ी ज़मीन मिलने वाली है, इतनी अच्छी बिल्डिंग मिलने वाली है, वो नेशनल अवार्ड के कारण ही संभव हुआ है। तो ये मुझे एक्चुअली ध्यान आता है, एक हमारे यहाँ पे इन द जॉब दैट आई वाज इन, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्किल हम सोचते थे कि हमारे टीम में जितने भी लोग हों सबको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, और उसका हज़ारों क्या क्या ट्रेनिंग हम नहीं करते थे, जो भी हैंड होल्डिंग था। बट एज यू आर स्पीकिंग मुझे वो लग रहा है कि चुनौती हर स्तर पे है, बिल्कुल हर जगह, एंड आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते लग गए, तो ये इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? अब देखिए ना, ये मुझे तो जो समस्या, एक उदाहरण और बताना चाहूँगा, जैसे कोविड आया, एंड इट्स सॉरी आई एम जस्ट वेरी फैसिनेटेड, पैसे भी इकट्ठा करना है, बच्चों को पढ़ाई भी करानी है, एंड आई एम श्योर दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी टीचर ऑलमोस्ट, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, पेरेंट्स को भी संभालना है, पेरेंट्स पूछ रहे हैं कल के कहाँ भेजना है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बाकी टीचर से भी ये करना है, ये TLM प्रिपरेशन करना है, लेसन प्लान करना है, आइडियाज, हाँ ऑनलाइन वर्क भी करना है। निखिल, मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए, जब पहली बार एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया होगा तो शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉम्पिटेंसी वर्ड, ये तो होगा ही नहीं ना। हाँ, मुझे लगता है कि इंसान अंदर से जिज्ञासु और जुझारू हैं, बस आपकी विल बहुत काम करती है। इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर, एंड जो अंदर से आप फील करते हैं वो, उसके लिए मुझे नहीं लगता किसी कोई ट्रेनिंग कभी भी ज़िंदगी में या डिग्री कोई भी आपको हेल्प कर सकती है। एक मन की आवाज़ है, सिंपल मान सकते हो, जितनी कठिन होगी आपने कोई, मंजिल उतनी ही अच्छी मिलेगी। एक कोई पेड़ देखा होगा, उसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी ना, उतने ज़्यादा ही फल लगेंगे। तो मेरा मानना है आपके जीवन में जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ या समस्याएं होंगी ना, उतने ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, कितने ही चैलेंजेस हम समस्याओं की शाखाओं पर सफलताओं के फल लगेंगे, ये मान के चल सकते हैं। उनको पार कर लिए तो जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा, तो बड़ी से बड़ी चीज को पालेंगे। तो एक आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ स्टूडेंट रिलेटेड चैलेंज, इस पे आप सारे 5th to 7th रेंज में पढ़ाते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हेन टीनेज लगभग शुरू होना लग जाता है, तो इस ग्रेड को पढ़ाने में क्या चैलेंजेस आती है जो शायद किसी और ग्रेड को पढ़ाने में चैलेंजेस नहीं होंगी? आई थिंक पहला चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, सब पैरामीटर्स पे चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, जब बच्चे, जैसे हर स्कूल का ये एक्सपीरियंस होगा कि जब बच्चे 6ठी कक्षा में आते हैं, टीचर्स की जनरली ये कंप्लेंट रहती है कि ये 6th A में बड़ी आवाज़ है, 6th B में बहुत आवाज़ है, 7th सेटल्ड है, 5th सेटल्ड है, पर पता नहीं 6ठी कक्षा में इतनी आवाज़ क्यों, और बच्चे इतने क्यों कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। चेंज सबसे ज़्यादा उसी, आई रिमेंबर मैं 6th B में था, हाँ। मुझे आज भी क्लास याद है, बट और मुझे अब लगता है मुझे पता, अब मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद स्टाफ रूम में कुछ और ही बात चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग, जो भी उनका ये जो डोमेन्स जो हैं डेवलप होके चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अब रूल तोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। अब मैं देखूँ कि ये जो इस बस में मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, वहाँ पर ये जो इमरजेंसी डोर है, अगर मैं इसे खोल दूँ तो क्या होगा? अच्छा, अगर मैंने इसको खोल दिया
ठीक है, मान लो खुल, तो मुझे कितनी सजा मिल जाएगी, ये क्या बात- ही हो जाएगा मेरे साथ। हाँ। सो यू नो दैट एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज इज एक्चुअली जिस स्टेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ना ही पूरी तरह से टीनेजर्स में है, ऊपर से बॉडी को लेकर इतनी एंजाइटी रहती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना, वो भी एक, और पॉजिटिव बॉडी इमेज नहीं रहती। तो इसीलिए और फिर आप अपने जैसे लोगों को तलाशना शुरू कर देते हैं कि ओ तुम्हें फुटबॉल पसंद है, मुझे भी पसंद है, आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, है ना, तुम ये सीरियल देखते हो, मैं भी ऐसे, तो आज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर फ्रेंड्स ज़्यादा पसंद हैं और माँ बाप और टीचर्स थोड़े से बैक सीट ले लेते हैं, जो अभी तक बिल्कुल भगवान के लेवल पे जिन्हें रखा जाता था, अब वो कहीं साइड हो गए। तो अब सिर्फ ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? ये ऐसा एज ग्रुप होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं बड़ा होना शुरू हो गया हूँ, तो वो खुद को बड़े जैसा ही समझता है, अंदर से बड़े जैसा समझता है, लेकिन हमारी नज़र में वो बच्चा ही रहता है। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ ही करेगा जो लगेगा जैसे आप बदमाशी बोल सकते हैं, है ना। टीचर भी परेशान रहेंगे, घर वाले भी परेशान रहेंगे, लेकिन उसको उसके नज़रिए से देखे ना, तो वो चाहता है मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो उसके उनको हिसाब से डांटने से वो नहीं सुनेंगे। एंगेजमेंट सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका है जब आपने बच्चों को एंगेज कर लिया, उन्हें कोई चैलेंज दे दिया कि ये चैलेंज है, अब तुम करो। और ये आसान नहीं है निखिल, ये बहुत ये टीचर्स के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या चैलेंज थ्रो किया जाए। ऑब्वियसली ना आपकी भी तो जैसे आपने क्या व्हाट चैलेंज कैन यू रिमेम्बर कि आपने अपने क्लास में ऐसे कुछ बोला एंड वो 6th स्टैंडर्ड या व्हाटएवर क्लास वो लग गए काम पे? जैसे एक छोटा सा उदाहरण माने, गर्मियों के दिनों में पानी की बोतल हर बच्चा रखता है, तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पौधों को पानी देने की बात करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वाटर कूलर से पानी भर के लाए, क्लास में रहा, थोड़ी देर में वो पानी गर्म हो जाता है, बच्चे उस पानी को कहाँ गिराते हैं, नाली के अंदर या कहीं पे भी। तो बच्चों को ये चैलेंज दो कि उस पानी को कहीं नहीं, आसपास आपको जो भी पौधा या गमला दिखे उसमें डालना है। तो धीरे धीरे बच्चों की आदत पड़ेगी, और मेरे स्कूल के बच्चे लगभग यही करते हैं, वो पानी वेस्ट होने की बजाय हर पौधे में जाता है। तो एक जो ये एनर्जी है कुछ करने, उसको channelize बस चैलेंज करना। करना, और चेंज नहीं करना है, पानी मत गिराओ, ये मत डालो, उसको बस चैनल अब करना। जैसे इसमें ना, जैसे नेचर से जुड़ना, सर ने एक बहुत अच्छी बात की, नेचर से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम भूल गए, स्पेशली शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में। अगर आप उन्हें कहो कि अपनी सब्जियां उगाओगे, क्या मतलब, क्यों, तो फिर कुछ ना कुछ करके बच्चों को अगर हम टुवर्ड्स नेचर डाइवर्ट करते हैं ना, दैट इज़ अ ब्रिलियंट वे ऑफ चैनलाइजिंग एंड मेकिंग देम स्टेइंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी फॉर सम टाइम। आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट मिट्टी को हाथ लगाना और मिट्टी को सूंघना और मिट्टी के साथ समय बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ना जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल दीजिए, बहुत साल पहले जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया, तो मैं 9th क्लास में एक बार पढ़ा रही थी, और माई बैक वॉज टूवर्ड्स द चिल्ड्रन। तो जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती थी, बच्चे कुत्ते की आवाज़ निकालते थे, दे स्टार्ट बार्किंग। अब मैं पीछे मुड़ती थी तो वो चुप हो जाते थे। अब किस बच्चे को डांटा जाए, और अगर मैं एक बार डांटना शुरू कर दूंगी तो पूरा पीरियड तो डांटने में ही लग जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि चलो, तो मैंने क्या किया, आई मेड अ सॉन्ग रियली। तब एक ना बहुत, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द सिंगर, एक गाना बहुत सुनते थे हम, हु लेट द डॉग्स आउट करके एक गाना था, तो मैंने वो गाया क्लास में, और पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मुझे लगता है कि क्लासरूम में जो मस्ती मज़ा रहता है, अगर टीचर भी उसका बिना सीरियस हुए, इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज, आई थिंक दैट कम्स इंस्टिंक्टिवली टू ऑल ऑफ अस। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे पास अपनी तरह से होते हैं। जैसे आपका कोई एग्जांपल? एक पौधा माँ के नाम, ये जब अभियान चला था, तो हमने जो है बच्चों से सीड बॉल्स बनाना, तो 1000 सीड बॉल्स बन गए। सीड बॉल्स मतलब क्या होता है? बीज हाँ, रखते हैं मिट्टी में, और उसको अच्छा, फिर ओके। पौधों को उससे प्लांट निकलता है ना। तो जो माताएं आती हैं तो उनको बुलाया गया और सारे को गिफ्ट किए 2-2 सीड बॉल, ऐसे करके पूरे गांव में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक पर्यावरण से जुड़ने का हो गया, और बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, वो खुद ही मिट्टी लेके आना, सीड्स लेके आना, सीड्स बॉल बनाना, मतलब एक दिन में 1000 सीड्स बॉल। हमने प्लास्टिक बॉटल्स के, सॉरी, हमने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया, हमने इको ब्रिक्स बनाए अपने स्कूल में, कि जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल जो बहुत विच इज़ सपोज टू बी डिस्कार्डेड, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं जो अब फेंकने वाली हैं, उसमें हमने वो डिस्कार्डेड जैसे दूध की थैली या कुछ भर के उनको डेंस प्लास्टिक ब्रिक्स बना दिया, और फिर उससे बच्चों ने अपना फर्नीचर बनाया, छोटे छोटे टेबल्स, छोटे छोटे चेयर्स, एंड इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली। सो अगेन एंगेज्ड
लेस प्रॉब्लम्स ऑफ यू नो तोड़ा ताड़ी या तो व्हाट आई एम लर्निंग इज 5th to 7th के बीच में जो बच्चे हैं उनको एक तो फ्रीडम ज़्यादा चाहिए होती है, तो आप फ्रीडम ज़्यादा दें एक्सप्रेशन की फ्रीडम। एक्सप्रेशन हाँ, की। हाँ। सेकंड, उनकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसको बस चैनलाइज करने की कोशिश करें, ना ही उसको बंद करने का, ना सही दिशा देने की जरूरत है। हाँ दिशा देने का काम करें। और तीसरा चैलेंज, एंड जहाँ पे वो हीरो दिखे या हीरोइन दिखे वैसे काम दे, जैसे ये सीड बॉल वाला कि वो गांव में अब वो सारे उन बच्चों को जानते हैं कि अरे वो व्यावसायिक शिक्षा में हम लोगों ने वैसे किया था, सारे बच्चों से खिलौना बनाने के लिए बोला था, तो एक से एक खिलौने आई, इतनी अच्छी अच्छी कार बन के आई, और मतलब देखने में इतना अच्छा कि छोटे बच्चे इतना अच्छा बना सकते नहीं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल में हुआ, हमने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया, बहुत सारे बच्चे बाजार से कुछ खरीद के ले आए, हो गया प्रोजेक्ट वर्क। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने वाकई में काम किया, उनके बड़े शैबी लुकिंग प्रोजेक्ट्स थे, तो फिर अब टीचर को क्या करना है, वो जो प्रोजेक्ट जो सच में दिल से बनाए गए हैं, अगर क्लास में उस बच्चे को आगे खड़ा करके उसके लिए यू नो जस्ट अपलॉड द किड, इट जस्ट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, रादर देन उनको करेक्ट करें और उन्हें बताए कि तुम बहुत ख़राब हो, उसको बुलाकर उसकी तारीफ़ कर दी जाए तो सबको लगता है। और टीचर की तारीफ़ के लिए मुझे लगता है बच्चे बहुत वेट करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। और वैलिडेशन किसको नहीं चाहिए, मुझे इस उम्र में भी चाहिए कि मुझे कहते कि कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, तभी तो हम अवार्ड्स ले रहे हैं। यही तो वैलिडेशन है कि आप जो कर रहे हो कोई कह दे कि वाह क्या किया है। ये जो मिसबिहेवियर, इनडिसिप्लिन, ये सब जो हम बोलते हैं एज टीचर्स, ये प्रिवेंशन की चीज़ कुछ कर सकते हैं या सिर्फ क्योर ही है ये कि जब होगा तब कुछ करेंगे, या प्रिवेंट भी किया जा सकता है कि क्लासरूम अच्छे से चले अपने आप? एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं उसमें, या कभी कभी कुछ हो जाता है उसको मैनेज करना पड़ता है? ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि एम्पैथी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ था हमारे इन आवर सिटी, इन आवर कंट्री, वेयर अ चाइल्ड वाइल प्लेइंग, और फिर उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हुआ और उस बच्चे की जान चली गई। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मिसबिहेवियर और ऐसा वायलेंट बिहेवियर बच्चों में इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, उसका कारण तो मल्टीपल है ना। अब उसके कारण को अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, माँ बाप का कम समय देना, और जो भी उनके पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, जब वो देखते हैं बड़े भैया को दादागिरी करते हो तो उन्हें भी मन करता है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। सो हाउ डू वी डेवलप एम्पैथी इन द चिल्ड्रन इज़ द क्वेश्चन। कि उन्हें पता हो कि अगर मैं किसी को बुरे शब्द कहूँगा या मैं किसी को फिज़िकली हाथ लगाऊंगा तो ये ना तो एक्सेप्टेबल है, और इससे किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। किसी को आपने कह दिया अरे तुम बहुत मोटे हो, अरे तुम तो ये हो, ऐसे हो, किसी की फिज़िकल, ये भी तो एक तरह से बुलिंग ही है ना। तो इसके भी मुझे लगता है कि 2-3 आयाम होते हैं। प्राइमरी क्लासेस में ही इसके बारे में बात करना, बच्चों को अवेयर कराना कि भाई ये जो बुलिंग है दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अप्रिशिएबल। और सेकेंड थिंग इज़ टू जनरेट एम्पैथी, दे शुड डू सोशल वर्क। अगर स्कूल सोशल वर्क इंट्रोड्यूस करते हैं अपने, अच्छा करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप विज़िट करा रहे हैं बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, हर बार स्कूल के पास इतने साधन नहीं रह सकते कि वो बच्चों को कहीं ले जाएं, ओल्ड एज होम या कहीं पर भी, तो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कितनी ज़रूरी है कि उन्हें आप इन्वॉल्व करें और बच्चों से सोशल सर्विस करवाएं। जब वो अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तब शायद उनमें एक ठहराव आता है, जो जहाँ जैसे मैं जिस परिवेश में हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, वहाँ पर बच्चों को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। अनलाइक आपके स्कूल्स में जहाँ पर किसी चीज़, मतलब यू नो देयर इज़, चीज़ों की कमी है। हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे यहाँ उल्टा है कि आई एम एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। मुझे वाईफाई चाहिए, मुझे मेरे कमरे में एसी भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, खाना भी टाइम पे चाहिए, बाकी और तो मुझे ना माँ बाप चाहिए ना टीचर चाहिए। मैं कमरा, वाईफाई, टीवी, एसी, बस आई एम सॉर्टेड। आप क्या कहते हैं सर, मैनेजिंग दिस? जो मैडम कह रहे थे सहमत हैं, लेकिन इनकी प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट स्कूल में ये धारणा है कि गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो अगर वो बच्चे को ऐसा दिखाया जाए, उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि मेरे माता पिता कितनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, जिस परिस्थिति में भी पढ़ा रहे हैं,
जैसे किसी कंट्री का मैंने उदाहरण देखा था कि वहाँ इस क्लासरूम में उनके माता पिता के रियल वीडियो दिखाए जाते हैं कि वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, किस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। वैसा ही अगर इन बच्चों को वास्तव में पता चले कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा उस चीज़ को फील करे, तो वास्तव में वो कभी भटकेगा ही नहीं, बिल्कुल। एकदम सही दिशा में जाएगा। जहाँ पे भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाती है बच्चों की। एंड दिस आप दोनों कह रहे हैं, मैम आपसे भी पूछता हूँ कि ये करने से क्लासरूम के अंदर जो मिसबिहेवियर, इनडिसिप्लिन है, जो टीचर ज़्यादातर बोलते होंगे इनडिसिप्लिन, मिसबिहेवियर, वो कम भी होता है। बिल्कुल, अंदर भी कम होगा, बाहर भी बाहर भी कम होगा। बाहर भी जब बच्चे अपने तो से देयर इज नो स्ट्रैटेजी कि क्लासरूम के अंदर हम मैनेज करें, बाहर जैसे भी रहे बच्चा। नहीं जो फॉर्मूला यहाँ पे तो मुझे लगता है किसी चीज़ का है ही नहीं दुनिया में। ये वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, पेरेंटिंग टीचिंग के फॉर्मूलाज कुछ नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग टीचिंग बहुत इंस्टिंक्टिव है। जिस तरह के बच्चे हैं टीचर को उसी तरह अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। बीएड कर लिया हमने अपना, वो सब पेपर वर्क बहुत बढ़िया है, लेकिन हर साल अपने आप को इवॉल्व करके नए तरीके निकालना चैलेंज है, बट दैट्स आवर टीचर्स। आप क्या कहते हैं मैम? सर ये तो सही है, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ सारे मजदूर वर्ग के ही बच्चे आते हैं और माता पिता के पास उतना समय नहीं रहता कि वो बच्चों पे ध्यान दें, है ना। वो सुबह निकल जाते हैं और जो भी है स्कूल के भरोसे रहता है, मतलब स्कूल में जितनी पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके अंदर जो है सामाजिक नैतिक गुणों का भी विकास करें, उनको अच्छे बुरे की समझ बताएं। तो वो बच्चा अगर एक बार अच्छी दिशा में चला गया तो फिर वो नहीं भटकेगा। लेकिन अगर उसमें वो चीज़ नहीं आ पाई तो वो बहुत बिगड़ भी सकते हैं, और ऐसा होता भी है। बिल्कुल। तो आप ऐसे मैनेज करने में आप अपने स्कूल में दूसरे टीचर्स के साथ भी कुछ स्ट्रेटजी बिठाते हैं कि इस बच्चे का ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, ये तो उसका कुछ बनानी पड़ती है। उसका कुछ उदाहरण आप बताइए। अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक सामूहिक सहभागिता ना हो, सारे टीचर्स इन्वॉल्व ना हो। जैसे आप अगर कोई एक बच्चे का एग्जांपल लेके, नाम ना बताए शायद, जहाँ पे ये आपको करना पड़ा एंड उसका बिहेवियर चेंज हुआ। ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब शोरगुल करते हैं, मतलब क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे बच्चे को हमने क्या किया, उन्हीं को नायक बना दिया, सालाना। अब तुम सबको शांत कराते रहो, तो वो बहुत अच्छी जिम्मेदारी से निभाते हैं। कुछ बच्चों को पर्यावरण से ज़्यादा रुचि है, मतलब पौधों को, तो बहुत अच्छा वो बाल वाटिका बना दिए। मतलब जिसमें उनकी रुचि है उस डायरेक्शन में आप ले जाएंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे। आपका अगर कोई ऐसा उदाहरण हो? सिंपल वही है, जैसे मैम कह रहे हैं, जो जिस चीज़ में है उसको उसी चीज़ की कमांड दे दो। जो बदमाश है, अगर पर बच्चा हमारा तो हमारे चैलेंज नजर में अलग है। हमारे यहाँ 4000 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। हाँ, ये मैं एक्चुअली आई वाज कमिंग इनटू दिस। Yeah, मैं टीचर it's के हिसाब बहुत से challenging भी है ये। सोचूं, मैं हाँ। टीचर के हिसाब से भी सोचूं, मेरे शायद 30 बच्चे हैं क्लास में, कुछ क्लास में तो 60 40 बच्चे नहीं, 40 बच्चे होते हैं, 40 इज एन एवरेज। तो मैं 40 बच्चों के कैसे सोचूं इतना? रोज बैठूं, चार्ट बनाओ, इस बच्चे का ये बाल लेकिन वाटिका आपको का, मैं इसका बताऊं वो। 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो अनुशासन नहीं, बट आपको पता है टीचर्स जनरली एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ। क्योंकि थोड़ा इट्स इजी, क्योंकि अदरवाइज मान लीजिए एक परपेचुअल डिफॉल्टर है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका जब आप कारण जानते हैं निखिल, आई एम श्योर आप भी मेरे से अग्री करेंगे, हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्ट का ग्रेविटी हर सिचुएशन में अलग होती है, बट जितना मैंने 25 सालों में पिछले देखा है कि मिसबिहेवियर इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Misbehavior means I want to say something. Because I am not heard, I'll break this kursi, I'll break this table, I'll break the punk. I'll do something. Please listen to me is the call. Number 1. Number 2, now what do I want to say? जब आप उनसे one on one बात करते हैं तो कभी भी पहली सिटिंग में तो कुछ निकल के आता ही नहीं है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस कोड को क्रैक करते हैं ना, तब ऐसी अजीब चीज़ें बाहर निकल के आती हैं जो आपका दिल भी, क्योंकि कितनी बार होता है कि बच्चियों के साथ घर पर एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा होता है, उनके अंकल्स या उनके बड़े ब्रदर्स, पड़ोसी उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं, वो स्कूल आके कुछ अलग उनका बिहेवियर होता है, अपने क्लास के बॉयज़ के साथ वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। डिजिटल मीडिया में कितनी बार बच्चियाँ अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं क्लासरूम्स में, कभी कभी वो, मतलब यू नो इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इज़ एन आउटक्राई, जो मिसबिहेवियर है ही नहीं। अच्छा, इसको भी डिकोड करने में मुझे तो बहुत समय लगा,
क्योंकि जब मैंने एज ए टीचर अपनी जर्नी शुरू की तो मुझे एक ही काम आता था, अगर मैंने किसी को कुछ रूल ब्रेक करते देखा तो मुझे उस पर चिल्लाना है, why are you doing this, this is not done, etc, call your parents, etc, 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 because this is what I saw when I was growing up. But then when I realized that I am being as criminal, हाँ मतलब I feel this is a criminal behavior of a teacher. बच्चों पे चिल्लाना, हाथ उठाना या उनको ऐसे धमकाना कि तुमने ऐसा किया, ये कैसे कर दिया, इससे ज़्यादा क्रिमिनल चीज़ कोई टीचर कर नहीं सकती है. लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अच्छा अब टीचर पढ़ाए भी, अब जाके अब ये भी सुने कि अच्छा तूने ऐसा क्यों किया, अब उसके घर की कहानी भी सुने. भाई सुननी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर हम नहीं चला सकते. 40 मिनट पर अपनी ये सुनाओ. 40 मिनट में नहीं है. नहीं, अगर 40 मिनट हम अपनी ही सुनाएंगे, बच्चों की नहीं सुनेंगे ना तो समस्याएं नहीं, रहेंगी. बट ये वो 40 मिनट में आप ये कर भी नहीं सकते. उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है. जैसे हमारे स्कूल्स में, क्योंकि हम कैपिटल में हैं, हमें काउंसलर्स की मदद मिलती है, हमें स्पेशल एजुकेटर्स की, जिससे हम ये बहुत सारे केसेस क्रैक कर पाते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ घर में कुछ बहुत ऑड हो रहा होता है और उसकी मैनिफेस्टेशन स्कूल में हो जाता है. या वेपिंग आप देखिए, भैया को देख लिया वैन में वेप करते हुए, अब मुझे भी वेप करना है. अब माँ बाप तो नहीं सिखा रहे किसी बच्चे को कि तुम वेप करो, स्कूल में भी टीचर्स नहीं सिखाते वेप करना, बट भैया को कहीं देख लिया, वो रोल मॉडल बन गया, तो मुझे भी वेप करना है. सो दीज आर रियल चैलेंजेस. तो स्पेशली फॉर ये 5th to 7th वाले में आप एज टीचर्स खाने पीने का भी सोचते हो कभी? हाँ, बिल्कुल सोचना पड़ता है. बिल्कुल. फ्रूट ब्रेक देते हैं उनको, बिना फ्रूट, और वाटर ब्रेक्स देते हैं. बाबा रिमाइंड कराते हैं, हाइड्रेट योरसेल्फ, हैव अ सिप ऑफ वाटर. और खाने के लिए मेन्यू बना के दे देते हैं. जैसे स्पेशली हम क्लास 5वीं तक तो जैसे मंडे को पालक या जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं. सरकारी में अलग सिस्टम. सरकारी में तो कई गाँवों के ऐसे हालात हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है ना, बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता. वहाँ स्पेशल गर्मियों स्कूल मिलता है सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ मिड डे मील के लिए. और हमारे स्कूल में ये हालत है, बच्चे पेरेंट्स मम्मी पापा तो चले जाते हैं 7 बजे काम पे, कोई 6 बजे चला जाता है, बच्चा खुद उठ के स्कूल आता है. मुंह भी स्कूल में आकर धोता है, कई बार ये होता है. Your heart goes out for children like that. इतनी ठंड में भी कोई स्वेटर. छोटे भाई बहन खुद तैयार होकर स्कूल आते हैं, मम्मी पापा तो होते ही नहीं घर पे. आई रिमेंबर मैं यूपी में द वर्क दैट आई वाज डूइंग, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मैंने विजिट किया था स्कूल में. आई वाज टीचिंग आल्सो फॉर अ व्हाइल, ताकि मैं यूपी के बच्चों के साथ आई लर्न कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है वगैरह. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि साउथ इंडिया में इतना देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि एवरेज जीडीपी इज़ वेरी हाई कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया वगैरह. बट यूपी में जाके मुझे पता लगा कि उन बच्चों के पास जो कपड़े थे वो स्कूल यूनिफॉर्म थे बस. हाँ, इतना ही है. बिल्कुल यही था, पूरे साल का कपड़ा ही वही था. आप देखिए, तो शुक्र है उनको कहीं शादी में भी जाना होगा ना, तो स्कूल वाली ड्रेस पहन के जाते हैं, सबसे नई वही होती है. हाँ. नहीं, पर आप देखिए ये कम से कम आप देखिए कि आप गवर्नमेंट को, ये तो यू गिव दिस क्रेडिट टू द गवर्नमेंट जिन्होंने एटलीस्ट खाना और कपड़ा. हाँ. ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. ब्यूटीफुल. एंड इतनी ठंड भी होती है नॉर्थ इंडिया में, वो सिर्फ वही सॉक्स है, वही स्वेटर है. एंड दैट वाज द हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे बच्चे भी स्वेटर नहीं पहने रहते, ऐसे ही आ जाते इतनी ठंड में. 2 बार हम लोग समुदाय की मदद से उनको स्वेटर दिलवाए हैं, जूते दिलवाए हैं. अब स्कूल से स्कूल ड्रेस मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती हैं. देखिए कितनी कठिनाइयाँ, बहुत कठिनाई है. तो ये व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर आल्सो, इसमें मिसबिहेवियर थोड़ा ये भी यहाँ कर्व्ड है थोड़ा ना. हाँ. क्योंकि साधन नहीं है. जहाँ साधन है वहाँ मिसबिहेवियर है. हाँ. जब इतना साधन है तो हाँ. सॉरी, मैं हैदराबाद में जब पढ़ाता था, मेरे क्लास में एक बच्चा था, नाम नहीं लूँगा, लेट्स से ए, बच्चा ए था जो काफ़ी शरारती था, वेरी वायलेंट, मारपीट करना, गाली गलौज करना वगैरह वगैरह. एंड पूरे 2-3 महीने मैंने ट्राई किया, बात करी, कुछ टिकर विकर दिया, जो भी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था. एंड आई लेफ्ट इट टू बी ऑनेस्ट. मैं सोचा छोड़ो, बाकी बच्चे हैं उनका करते हैं. बट ईयर एंड में जो फाइनल एग्ज़ाम, ये 4th स्टैंडर्ड की बात है, ईयर एंड में फाइनल एग्ज़ाम हुआ था एंड मैं इन्विजिलेट कर रहा था. एंड सडनली ये लास्ट बेंच में बैठा था, एग्ज़ाम के बीच में उठ के भाग के आया, जो टीचर का टेबल होता है वहाँ पे आया, ऐसे हाथ रखा, ऐसे किया और 2 मिनट रुका और फिर भाग के वापस चला गया. मैं सोचा ठीक है कुछ हुआ होगा.
तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। तो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दोपहर को लंच में मैंने उसको बुलाया और पूछा कि वो क्या किया तुमने। तो उसने बोला नहीं भैया आप जब गुस्सा करते हो तो आप टेबल के ऊपर हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाते हो और फिर आप ठीक से बात करते हो। तो मुझे भी गुस्सा आया तो मैं भाग के आया और मैंने भी किया, मेरा भी गुस्सा चला कितनी गया। अच्छी लर्निंग है, वो देखकर ही सीख रहे हैं बड़ों को। क्या तो आई हैड जो नो, या- मुझे क्या पता था कि मैं ये कर रहा हूँ जब मुझे गुस्सा हाँ, आता है। हाँ। तो एक्चुअली हम ही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, आप मैं, क्योंकि हम मोबाइल्स में हैं तो बच्चे मोबाइल्स में हैं। स्कूल में बच्चों से पूछोगे ना बड़े होके क्या बनने जाओगे, 50% बच्चे बोलेंगे मैं टीचर बनना चाहूँगा, क्योंकि वो उसको ही अपना आइडियल मानता है ज़्यादातर। बिल्कुल, बिल्कुल। 50% बच्चे टीचर बनना ही चाहेंगे, बचपन बाद में। में शायद बचपन में। बचपन में हाँ। बिल्कुल तो ये आपको क्या लगता है कब बदलता है ये? क्योंकि आज तो हम सब मानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे टीचर बनना नहीं चाहते, बच्चे एज एन पीपल वंस दे ग्रो ओल्ड टीचर बनना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये चेंज कब होता है और क्यों होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करने की, चेंज नहीं मैं कहूँगी इवॉल्व करने की स्कूल्स की होती है कि हम एज पेरेंट्स एज टीचर्स कितना हॉबीज़ को हम, अब आप देखिए कई छोटे बच्चे सारा दिन अपनी गुड़िया को बिठा के पढ़ाते रहते हैं और बहुत सारे लोग उसमें से एक्चुअली में टीचर्स बन जाते हैं। आप उनसे कभी पूछो कि उनसे कभी आप उन टीचर से आप कभी एक कॉन्वर्जेसन क्रैक करो तो वो कहते हैं जब मैं छोटी थी तो अपनी डॉल को बहुत पढ़ाती थी एंड आई यूज्ड टू टीच। तो मुझे लगता है ये जो आपकी इंक्लिनेशंस हैं वो बचपन में डेवलप होनी शुरू हो जाती है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से एडल्ट्स पे है कि उनको एरे ऑफ हॉबीज़ में डालना, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो गाना है, चाहे वो लेखन है, उसके लिए साधनों की ज़रूरत नहीं है। पर गाने के लिए तो किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए तो कोई साधन की ज़रूरत नहीं है। पर ये हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि डेवलप समथिंग। जैसे मैम ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो बच्चे बाल वाटिका वो द वंस हु वांट टू डू सम फार्मिंग, तुमको वहाँ अलाइन कर देते हैं एंड यू डोंट नो उसमें से कितने लोग हॉर्टिकल्चरिस्ट एक्चुअली में बन जाते हैं। तो चेंज तो मुझे नहीं लगता, एवोल्यूशन बोलूँगी उसको, और पर ड्यूटी हमारी ही रहती है कि किस तरह से हम उनको डाइवर्स एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश तो करते हैं। ये डाइवर्स एक्सपीरियंसेस का एज अ टीचर मैं ये देखा, ये भारत सरकार का ही वो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, 2018 में उन्होंने टीचिंग टाइम पे रिसर्च किया था अक्रॉस मेनी स्टेट्स। उसमें ये निकल के आया था कि ज़्यादातर टीचर्स इंडिया में 19.1% टीचिंग टाइम पढ़ाते हैं। जितना टाइम है 19.1% टीचिंग में लगता है, 42.6% नॉन टीचिंग कोर एक्टिविटी में लगता है, ये मुझे पता नहीं क्या है, 31.8% नॉन टीचिंग स्कूल एक्टिविटी में और 6.5% डिपार्टमेंट एक्टिविटी में। यानी कि 80% टाइम टीचिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हम अगर नॉन टीचिंग कोर एक्टिविटी भी मान लूँ तो 50% टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो आधा टाइम तो टीचर का नॉन टीचिंग में ही जा रहा है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं एज अ टीचर? एंड ये आई एम श्योर काफ़ी स्कूल में यही होता होगा, रिकॉर्ड भरो, मिड डे मील का कुछ करो, ये रजिस्टर मेंटेन करो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये तो मैंने हर जगह देखा है। तो आप एज टीचर्स अभी हाउ डू यू मैनेज, आप एफिशिएंट कैसे होते हैं अपने नॉन टीचिंग वर्क में ताकि आप टाइम इसमें निकाल पाए? क्या ऐसे कुछ जुगाड़ है, कुछ टिप्स हैं? ज़्यादातर तो यही होता है कि जो काम घर पे करने लायक है उनको घर पे शिफ्ट कर सकते हैं और स्पीड से करें और कोलैबोरेटिवली हाँ, करें। अगर 6 और लोग वही lunch काम time इकट्ठा हाँ, बैठ के करें बड़ी जल्दी हो जल्दी हो जाते जाता मुझे है। मार्क्स अपलोड करने हैं, मैं अकेले करूँगी तो नहीं होगा, क्योंकि यार व्हाई डोंट यू डिक्टेट। तो आप बैठ के मुझे बोलते रहो, मैं सिर्फ तो जब टीम में टीचर्स काम करते हैं टीम वर्क से जल्दी टीम हो वर्क जाता से है। बहुत जल्दी होता है। और वो कहते हैं ना कि मैम गुलाब होता प्रिंसिपल भी हैं तो ये हाँ नहीं, बट हमने यही फिर और कोई स्ट्रैटेजी है नहीं ना, नहीं तो क्या होगा, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, थक जाते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं घर जाके भी क्यों करूँ, मैं ना पढ़ाऊँ 4th पीरियड, कभी कभी 4th पीरियड में रजिस्टर भर लूँ। टेबल वर्क कर रहे हैं तो हमारे बदले कोई और टीचर चले जाते हैं, तो तालमेल होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं हो पाता। जैसे मैं कह आपके रही हूँ इसमें तो टीचर कम है सर, तो आपके इसमें कैसे होगा?
खुद को ही करना पड़ता है। टीचर भी कम है, और जैसे मान लो 8th तक क्लासें हैं तो हो सकता है 4 ही टीचर हैं, कई स्कूलों में 2 ही होते हैं। हम ये तो खुद अनुभव किया है मैंने, 8 क्लासें कई 4 कई टीचर स्कूल तो थे। मैंने खुद देखे हैं, एक टीचर भी है। हाँ, एक भी है, पूरी स्कूल चला रहा है वैसे। हाँ, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, कैसे जितना पॉसिबल होता है वो अपना अच्छा देने की सर कोशिश लेकिन करता है। काम तो अगर आपके पास 2 टीचर्स भी हैं तो ये काम तो ये जो परसेंटेज है तो इंडिविजुअली है। मतलब एक टीचर के पास भी ऑलमोस्ट उतना ही काम है, और अगर जहाँ पे ग्रुप ऑफ 200 है वहाँ पर भी काम उतना ही है, क्योंकि रेशियो है, बच्चे तो आपके पास उसी हिसाब से है ना। और आई फील कि जैसे गुलाब के साथ कांटे आना तो ज़रूरी है ना, तो दिस इज़ वन कांटा जो चुभेगा भी रहेगा भी, मैनेज करना तो समथिंग विच तो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ it ऑफ is ऑल a टीचर्स। reality, yes, it is a reality. Teachers have to really do a इसमें lot of कई बार extra हम लोग baggage बच्चों है। की भी हेल्प लेते हैं। Yeah. जो अच्छे बच्चे हैं वो भी क्लास को एंगेज रख देते हैं। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो होता ही है। तो आप एज अ टीचर, एक लेट मी ड्रॉ अ पैरेलल। मैं जब अपनी करियर के बारे में सोचता हूँ, मैंने कॉलेज ख़त्म किया, फिर मुझे लगा कि मान लीजिए मुझे आईटी करना था, तो मैंने कोडिंग सीखी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसके बाद मैंने एक टीम मैनेज करी, उसके बाद मैं किसी स्टार्टअप में गया, किसी को बिग कंपनी में गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर किसी कंपनी का सीईओ बन गया, और मेरी सैलरी बढ़ती गई वगैरह वगैरह, राइट। मेरी घर भी बहुत बड़ा हो टची गया, टॉपिक सर ने निकाल लिया। गाड़ी बन गई, ये मेरी करियर है। तो मैं 60 Growth, साल तक ग्रोथ है, है। राइट। मैंने कभी ऐसी टीचर की नहीं सुनी है जो पहले आंगनवाड़ी पढ़ाते थे, फिर हाई स्कूल पढ़ाने लग गए, फिर कॉलेज पढ़ाने लग गए, कुछ बड़े प्रोफेसर बन गए। ऐसे मैंने कभी नहीं सुना है अभी तक। तो एक आप लेकिन ऐसा तो है ना सर, जैसे प्राइमरी के टीचर मिडिल में जाते हैं हाँ, प्रमोशन से, मिडिल के टीचर हाई स्कूल में वही प्रिंसिपल बनते हैं, तो यहाँ भी तो ग्रोथ है। नहीं ग्रोथ सही है। मैं ये पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे Comparatively कंपैरिजन नहीं है। हाँ। मुझे लगता है मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो टीचर के पास नहीं, शायद हाँ। कम है, क्योंकि टीचर ऑटोमेटिकली प्रमोट हो रहे हैं। तो मैं अगर जल्दी बढ़ना चाहूँ, मैं शायद जैसे आप हैं, राइट, आप नेशनल टीचर अवार्ड विनर है, यू आर द बेस्ट, द कंट्री इज सेइंग यू आर द बेस्ट। आपकी करियर जर्नी क्या है? तो वो हाउ डू यू थिंक अबाउट योर लेकिन सर ये भी तो है, हम ही में से बीओ बनते हैं, डीओ बनते हैं, संयुक्त संचालक बनते हैं। समय ज़्यादा, सर का कहने का मतलब है हाँ, समय ज़्यादा समय लगता ज़्यादा है। समय भी, और नहीं, मैंने जैसे उस दिन भी आप कहा जो ना 20 साल में अचीव करोगे वहाँ वो 5 साल में अचीव हो वो रहा है। है, लेकिन एज अ टीचर आपकी ग्रोथ हमेशा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब आप इस तरह से बढ़ रहे हैं ना, आपकी स्किल सेट आप खुद ही इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि आपको मीडियोक्रिटी से कभी फिर सेटिस्फैक्शन, आप थिंक आई विल अग्री कि आप साल दर साल अपने काम में इतना रुझ जाते हैं कि आप जो एज अ पर्सनैलिटी यू बिकम रिचर विद एवरी पासिंग ईयर। प्लस अब ये ना मानने की बात है, ये तो बड़ी फिलोसफिकल सी बात है, हो सकता है सब बोले ये क्या बात हुई, लेकिन जो आपकी रियल वेल्थ है ना वो तो बैच दर बैच है। कितने ही आपके एक्स स्टूडेंट्स हैं जो आपके रियल रिसोर्सेज बन जाते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब वो ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं वो आपके रिसोर्सेज बन जाते हैं, जो कि एंड शायद दैट्स हाउ यू लुक एट योर करियर। Yeah, I mean that is the only thing which can motivate a teacher. Otherwise, not every teacher would end up going from, let's say, from a primary to a middle to a, वो हर टीचर की करियर ग्रोथ में नहीं रहता है। जबकि गवर्नमेंट के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि 12 साल बाद एक अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ACP, कि आप टीचर्स को अपने कुछ स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, कोई डिग्री अर्जित कर लीजिए और आपको हर 12 साल बाद यू गेट एन इंक्रीमेंट या कुछ एक हर स्टेट फाइनेंशियल। में अलग होता है। जैसे राजस्थान में 9 साल पे मिलता है। हाँ। आप अगर 3rd ग्रेड टीचर हैं, 2nd ग्रेड में अगर नहीं हो पाता है प्रमोशन तो 9 साल बाद आपको 2nd ग्रेड वाली सैलरी मिलेगी। तो आप सर अपने करियर का कैसे सोचते हैं? क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें अराउंड भी कर रहे हैं, ये ICT की आपने बात कर ली, वेबसाइट भी चला रहे हैं, तो इससे एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे सोच रहे हैं करियर? क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं सोचता और इतने सारे दोस्त है वो भी नहीं सोचते ऐसे। लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ एज ए टीचर। हाँ। बच्चों के साथ रहना, देख रहे हैं अपना फ्यूचर टीचर बन के रिटायर होना है। बने हुए हैं, फ्यूचर तो वही है। ग्रोथ ये है कि आपके बच्चे आपसे कितने संतुष्ट हो रहे हैं और आपका समाज में क्या इमेज बन रही है।
ग्रोथ जरूरी नहीं है आपको सैलरी में ग्रोथ चाहिए या पद में भी ग्रोथ चाहिए, मैं उसे ग्रोथ नहीं मानता। वो तो एक स्टेटस हो गया कि आप इस पोस्ट पे थे, वहाँ आ गए, आपकी सैलरी 1 लाख थी, 2 लाख हो गई, लेकिन समाज की नज़र में आपकी इमेज कहाँ थी पहले और आज कहाँ है, असली ग्रोथ वो है। और कंटेंटमेट पैसों से अगर आ जाती तो फिर बात ही क्या थी ना। सही बात। कंटेंटमेंट नहीं आप चाहे आ किसी भी सकती। पोस्ट पे रहे, लेकिन समाज की नज़र में आपने कितना विकास किया, असली ग्रोथ वही है। एंड आप कैसे देखते हैं मैम? सेम सर की बात से मैं एग्री करती हूँ। हाँ। क्योंकि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, कैसे भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो नाम है, जो बच्चों के बीच में आपकी इमेज है, वो तो नहीं बदल सकती। अब कई बच्चे ऐसे हैं, जब मैं स्टार्टिंग में जब ज्वाइन की थी तो एक बच्ची अभी बालकों में अच्छे ऑफिसर ग्रेड में लगी है, मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उसके पीछे तो कहीं ना कहीं हम ही थे ना। तो ये चीज़ की अलग हुई तो मेरी। कोई भी प्रोफेशन है, क्या वो टीचर से बच के निकल सकता है? हाँ सही बात कोई है। नहीं बच सकता। बनाया किसे किसने? बताइए, हमने नहीं बनाया आप ना। बताइए। डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जाना तो उन्हें, गुजरना तो इसी गली से है ना। तो आप नेशन और ये बिल्ड कर सबसे रहे बड़ी हैं। बात है कि उनको सबने टीचर ने बनाया है, अपने आप तो कोई नहीं। आजकल सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन टीचर के बिना वो सब फुस है ना, उसका हाँ, कोई वैल्यू नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है। क्यों आप ऐसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये ऑनलाइन पे टीचर कभी रिप्लेस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी भी देखिए, नहीं वो हो क्योंकि fail कोशिश तो यही कभी है। भी नहीं कोशिश हो थोड़ा तो नहीं है, अपडेट लेकिन करना वो fail चाहूँगा। होगा। हाँ तकनीक शिक्षक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी लेकिन नहीं। अगर शिक्षक तकनीक के साथ नहीं चलेगा, वो पिछड़ सकता है। हाँ, वो तो बस, है, बस। definitely। अपने आप को अपग्रेड करते रहना है समय के अनुसार। हाँ, और चेंज आपको तो जरूरी एक है। एक आप तीनों एक एक बताइए फिर, आपको क्यों लगता है ये एआई अभी आया हुआ है नया? एंड ये मैंने अभी 2 वीक्स बैक एक 20 प्रिंसिपल्स के साथ, बॉम्बे पुणे एरिया में पढ़ाते हैं, उनके साथ मैंने एक एआई का सेशन किया था। और सेशन से पहले मैंने उनसे सवाल मंगवाए थे कि क्या आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आपका वो है। ऑलमोस्ट 15-18 लोगों ने सवाल ये भेजा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टीचिंग कम हो सकती है क्या। ये कोई रैंडम ही सवाल था, बट उनके दिमाग में वो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और हमारी नौकरी कम होगी, हमारे लिए काम कम होगा, हम पढ़ाना हम कम कर सकते हैं। तो ये एक, एंड पहले कुछ और था, कंप्यूटर जब आया था तब भी वही बात कंप्यूटर हुई वाली थी। यही कहना चाह रहा था। कंप्यूटर को मान के चलो कि कंप्यूटर आएंगे जब नौकरियां खा नौकरी जाएगा। खा जाएगी, यही थी। तो अभी आपको कैसे लगता है एआई के बारे में कि वो भी ठीक है, वो भी आएगा चले जाएगा, टीचर नहीं जाएगा बनेगा? तो कहीं नहीं। हाँ। एआई तो रहेगा ही, आगे ही जाएगा। नहीं जाएगा एज लेकिन- इन द सेंस, हाउ इज इट नॉट गोइंग टू रिप्लेस अ टीचर? नेवर एवर विल इट रिप्लेस। वाई हाँ, एक एक करके क्यों रिप्लेस नहीं करेगा? एक तो उसमें फीलिंग नहीं है, वो बच्चे के तो इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, कि बच्चा क्या चाह रहा है। जैसे वो कुछ भी पढ़ा के चले जा रहा है ना, उसका काम खत्म। लेकिन हम जब बच्चे से डील करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि उसको कहाँ परेशानी हो रही है ना, कहाँ पे उसको सहायता की जरूरत है। और ये वीडियो कॉल से भी हम करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा नहीं ज़्यादा। देखिए, कितनी भी बात करें, हम लोगों ने जब कोविड में ऑनलाइन क्लास की थी, वो ऑफलाइन क्लास के बराबर तो थी नहीं, है ना। हाँ। तो जब तक हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे, तो वो नहीं, उसका सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। एआई कई बार हम भी उसको यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं तो उसका कुछ और ही जवाब देता है ना, कुछ हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो कुछ और सेंस में जवाब देता है, तो वो तो मशीन ही हुई। आपको क्या लगता है? एआई रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई को यूज़ करना हमें आना चाहिए। जैसे एक मैं मेरी लाइफ का ही एग्जांपल बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था, तो चैट जीपीटी हर किसी को यूज़ करना नहीं आता था। बच्चों की बात करें तो उन्हें भी नहीं पता था कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। तो व्हाट्सअप सब यूजर फ्रेंडली थे। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी की एपीआई की को यूज़ करके व्हाट्सअप पे मेरा एक नंबर है, उससे लिंक कर दिया, और उस नंबर पे अगर कोई भी व्यक्ति मैसेज करता था तो उसका आंसर चैट जीपीटी ही देती थी। तो एआई ने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन एआई ने मेरे काम को आसान कर दिया, बच्चों के काम को भी आसान कर दिया, कि उसको पता नहीं है कि मुझे चैट जीपीटी पे कहाँ लॉगिन करना है, कहाँ पर क्या करना है। उसके पास सिर्फ एक मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पे अगर कुछ भी लिख के भेजेगा तो उसका आंसर उसको चैट जीपीटी से मिलेगा। तो चैट जीपीटी टीचर को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन टीचर को चाहिए कि वो चैट जीपीटी को अपनी अंगुलियों पे कैसे नचा सकता है। समझ गया। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानती हूँ कि एआई, जैसे हम पर्सनलाइज लर्निंग की बात करते हैं ना, कि हर बच्चे की लर्निंग के हिसाब से, तो एआई से अच्छा टूल तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे एक सवाल समझने में बहुत कठिनाई है,
टीचर कितनी बार समझाएगा, वो रिपीट लूप पे वो बच्चा वो वीडियो कितनी बार दे सकता है अपने पेस पे। सेल्फ पेस लर्निंग हो सकती है, रेगुलेटेड लर्निंग है। और अगर आप आज एआई की बात करो, क्या अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इट्स सो ब्यूटिफुल। कि पहले होता था कि इंफॉर्मेशन एरा, अभी है नॉलेज है, इट्स अ नॉलेज बेस। अभी क्या है, मुझे 10 सवाल चाहिए, मेरे को 10 सवाल मिल गए, उसके जवाब भी मिल गए, फटाफट एआई ने बता दिया कि तुम्हें टॉपिक ए को दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत है। फिर मैंने अपने टीचर को कहा मुझे टॉपिक ए को दूसरी बार पढ़ा दो, एंड दिस वे आई एम बिल्डिंग ऑन इट। बट इसके लिए बच्चों को दिशा तो कौन दे रहा है, तो टीचर ही दे रहा है ना। लेकिन वैसे जैसे कह रहे हैं कि एआई इज़ एन अमेजिंग टूल एंड इट हैज़ टू बी यूज्ड जस्ट लाइक अ चॉक। एंड जैसे ज़माने में चॉक और डस्टर यूज़ होता था, अब वैसे एआई यूज़ होता है। बस फ़र्क एक और बताता हूँ। एक आर्टिफिशियल कोई भी पौधा लगा हुआ है, जैसे एआई से अगर बच्चा काम करता है तो उसकी उसकी सोचने की क्षमताओं को उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। वो जो बना के देगा वो आर्टिफिशियल पौधा होगा, उसमें वो खुशबू नहीं होगी जो अंदर से आनी चाहिए। वही प्रोजेक्ट अगर बच्चा अपने माइंड से बनाएगा तो उसमें वास्तव में वो खुशबू होगी जो बच्चे पूरे उस पर डिपेंड होने लगे हैं, अपना दिमाग तो लगाना ही चाहिए। नहीं, बट मैम इसमें मैं बताऊं, टीचर्स को भी तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स देने की ज़रूरत है ना। अभी बताइए, हमारी भी तो समझ एक तरह से लिमिट हो जाती है ना। अब मैं उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट देती हूँ जो इजीली बच्चे करके ला सकते हैं, तो वो तो लेके आएंगे ही, क्योंकि हर जनरेशन को एक नेक्स्ट पेडेस्टल पे, अभी हमारी जनरेशन, टीचर भी तो एआई पे डिपेंड हो गया, वो भी प्रोजेक्ट एआई से ही ढूंढता है। वही मैं कह रही हूँ कि लेकिन अगर आप 10 चीज़ों को जोड़कर अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दें जहाँ उसे थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कि बिल्कुल एआई पे डिपेंड है तो हेल्प होगा ही, बट मेक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फॉर देम। एआई पे डिपेंड ना रहे, एआई को एक डिजिटल टूल मान के काम करें, तब हेल्पफुल है। तो ये आई एम अज्यूमिंग एक टीचर का करियर कितना होता है, 25-30 साल तो चलता है। नहीं 40 साल भी 40 चलता है, 40 साल चलता करेक्ट। है। somebody who starts at 20 हो गई है, अभी 22 और करेंगे। 22 तो 40 साल तक चलता है, 30 से 40 साल है। 30 से 40 साल में तो दुनिया बदल जाती है। वही तो मैं खुद 33 का हूँ। आई रिमेम्बर, क्या मुझे पता नहीं बचपन में क्या क्या था, अब क्या है। व्हाट आई यूज्ड इन व्हेन आई वाज इन स्कूल टू व्हाट आई हैव नाउ इज वर्ल्ड्स अपार्ट। लेकिन एज टीचर आप उसी एक उसी एज के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से काफ़ी अलग है। जैसे अपनी बात करूँ, मैं कार्टून नेटवर्क की बात कर रहा था। मैं कार्टून नेटवर्क देख रहा था, पॉपाई व्हाटएवर ये वो। मैं जब पढ़ाने लगा, वो छोटा भीम देख रहे हैं, ऑसवर्ल्ड देख रहे हैं। मैं उनको एग्जांपल दे रहा हूँ टॉम एंड जेरी का। अब मुझे अप टू डेट लाना है। ऐसे आपकी लाइफ में तो ये हर साल आता है और ये 30-40 साल तक आता है। वो आप अप टू डेट कैसे रहते हैं? बच्चों से बातें करके, जितना उनसे बात करते हैं वही आपको अपडेट करते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वही बताते हैं कि मैम आजकल ये चल रहा है, तो ठीक है फिर घर जाओ देखो। अच्छा, जैसे छोटी सी चीज़ है, इफ़ यू अलाउ मी, both my children, I was a very closed person when it came to inclusivity, when it comes to transgenders and to people with different orientation. I could not appreciate, understand कि आजकल के बच्चे कितनी आसानी से बात कर देते हैं कि देखिए ये लेस्बियंस हैं, ये गेज हैं। और मुझे खुद बहुत तकलीफ़ होती थी इस बात को कैसे कहूँ, मतलब एक्सेप्टेंस, ज़ीरो एक्सेप्टेंस बिल्कुल। तो एक दिन मेरी डॉटर ने मुझे कहा कि ममा देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो ना कॉलेज आते हैं, स्कर्ट पहन के आते हैं। और मैंने ना ऐसे बहुत एक गंदी सी शक्ल बनाया ना, आई स्टार्टेड लेक्चरिंग क्या हो गया इस देश में, क्या हो रहा है। आई स्टार्टेड ऑन दोज लाइन्स। सो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मुझे। उन्होंने कहा मुझे बताइए, आज से 100 साल पहले जब औरतों ने पतलून पहनी होगी, तब भी कुछ ऐसे लोग होंगे बेवकूफ़ जो क्वेश्चन कर रहे होंगे। मैं बोला हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम कौन हैं किसी को रोकने टोकने वाले और जज करने वाले? तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। फिर हमने, और मेरे दोनों बच्चों ने जो टीनेजर्स हैं, अभी एक उसमें से अडल्ट हैं, लेकिन उन दोनों ने कोविड के समय में मुझे बहुत सारी मूवीज़ दिखाई जिसमें बहुत ज़्यादा हमने ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियंस, LGBTQAI++ कम्युनिटी के बारे में जिसमें बात की। एंड एक्चुअली आई हैड अ शिफ्ट ऑफ माई माइंड। तो मुझे ऐसा लगा ये दोनों बच्चे मेरे, ये तो गुरु हैं मेरे, इन्हीं से ही सीख रहे हैं। और वही क्लासरूम का भी हाल है। वही बच्चे आपको कुछ ऐसा सिखा जाते हैं कि आप एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे पता नहीं था। तो आप कैसे अप टू डेट रहते हैं ना? ICT कंटिन्यू जो भी कुछ दिन का समय होता है,
नेट पे जुड़े रहते हैं, उसी से अपडेट रहते हैं। नेट पे जैसे आप क्या क्या देखते क्योंकि हैं? हमारे स्कूल के बच्चे जैसे मैडम की प्राइवेट स्कूल अपडेट रहते हैं, वैसे बच्चे नहीं हैं। हाँ, उनके पास मोबाइल भी मिलेगा तो ज़्यादातर परिवार के पास कीपैड वाला फ़ोन है, कीपैड स्मार्टफोन वाला भी है। नहीं है उनके नहीं, पास। नहीं है, करेक्ट। नहीं है। तो आप जैसे आप सिमिलर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स क्या आप आज क्या देखते हैं? आप आईसीटी जब आप बोलते हैं तो आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं और उसमें क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट के जितने भी चैनल्स हैं, एक तो एनसीईआरटी की वेबसाइट है, सीआईटी की वेबसाइट्स है, एनसीईआरटी की जो वेबसाइट्स हैं, और गवर्नमेंट के जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, पाठशाला, पीएम विद्या, उनको देख के अपडेट रहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स और आ रहे उसमें हैं। काफ़ी हो जाता है। बहुत हो जाता है, बिल्कुल। बहुत है। उन्हीं से आप गवर्नमेंट बहुत के कुछ सीख इनिशिएटिव्स सकते हो। बहुत हैं, हमें पता ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ई पाठशाला। आपको पता है एनसीईआरटी की किताबों में क्यूआर कोड्स रहते हैं, हाँ, जहाँ पर मैंने अगर उसको आप उसे implement स्कैन किया, अपनी करें, बुक्स में दिया। हाँ, आप उसे स्कैन कीजिए, आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स सिमुलेशन के थ्रू दिखते हैं। और हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था जब तक कोविड, मतलब जब तक हमें प्रेशर सिचुएशन में नहीं डाला गया, तब तक हम भी तो कितने कंप्लेसेंट थे, तब तक हम भी तो नहीं जानना चाहते थे और मैंने इसको अपनी एक बुक बनाई थी, मैथ्स बुक, जिसमें मैंने मैथ्स वीडियोस अपने यूट्यूब में डाले थे। उसी का क्यूआर कोड जनरेट करके 6 to 8 तक के बच्चों के लिए, मतलब बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ आएंगी उनको। 6 to 8 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो खुद ही उसको स्कैन करना भी मैंने सिखाया। स्कैन कर लेते हैं, वीडियो जैसे उस वीडियो का लिंक ओपन होता है, वीडियो को देख के पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो ये अच्छा हुआ है। एक मुझे मन में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट टाइप बन रहा है। एक तरफ से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे अप टू डेट हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम अप टू डेट हो रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है बच्चे कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ अगर पर है, दिल्ली वो का बच्चा है, demography दिल्ली का बच्चा है तो अप टू वो डेट है, वही geography राजस्थान है। का किसी हाँ। गांव या ढाणी का It बच्चा है तो depends वो on the अलग है। demography, yes. अलग है। अलग अलग बिल्कुल। अलग अलग-अलग जैसे मैम का challenges अलग हैं। है, हाँ। हम दोनों के अलग है। करेक्ट। तो बिल्कुल। ये एक डिस्टिंक्शन कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा डिस्टिंक्शन कॉन्फ्लिक्ट है एज टीचर्स, कि हम कितना सीखें और कितना नेक्स्ट जनरेशन को शेप करें, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को ही शेप कर रहे हैं ना। जो हम बात भी कर रहे थे, टीचर जी, से जी। इंस्पायर्ड है, हम सब ने भी बात करी कि मेरे कुछ टीचर्स थे, ये थे। तो ये बैलेंस हम कैसे स्ट्राइक करें कि हम बच्चे से क्या ले रहे हैं एंड थोड़ा हम बच्चे को ठीक भी करें। ऐसा ना हो हम सब कुछ ले ले और हम बच्चे की तरफ मॉरल कंपास तो लगी तो हुई है ना balance हमारे करना। अंदर। मुझे लगता है सबसे, मैम एंड सर वुड एग्री दैट जो मॉरल कंपास हमारे अंदर है वो उनकी इतनी अच्छी से डेवलप नहीं हुई है। सबसे बड़ी ताकत ही हमारी जो है, आई फील हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इज़ आवर मॉरल कंपास। चीटिंग नहीं करनी क्लास में, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन तो भी आप चीटिंग नहीं, आपका मन ही नहीं कर रहा कि मैं देखूं सामने वाले ने क्या लिखा है। अब ये वाली कंपास टीचर्स में तो है, होनी चाहिए, और ऑल्दो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट होनी चाहिए। तो वो किस तरह से रेगुलेट करेगी बच्चों को, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अ टीचर हैज इन टुडेज डे एंड एज। मैम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो जो डिसीजन, आपको भी वही लगता है? तो डिसीजन मेकिंग एंड जो मॉरल कॉम्पस है वो हम पकड़ के चल रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे शेप करें। वो चाहे जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन लेके आए, बिल्कुल हम ये मॉरल ये बच्चा ये नहीं कह होगा, सकता है, डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल बच्चा कह सकता है। देखिए मैं अगर दिन में, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, आप 500 AQI है, आप एज इट इज 40 सिगरेट रोज फूक रहे हैं। मैं एक सिगरेट पी भी लूंगा तो बताओ, आप कहते हो मेरा सेहत खराब हुआ, क्या फर्क पड़ गया मैंने एक सिगरेट पी ली। और बच्चे ऐसा बात करते हैं ना, तो फिर उन्हें कौन, who is the person there who's telling them that okay so pollution वाली सिगरेट और ये वाले सिगरेट में बहुत फर्क है। नहीं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये गांव में भी ये रेलेवेंट होगा। मैं ये सवाल को थोड़ा बदल रहा हूँ। जो बच्चे सच देखते हैं समाज में, हाँ, कि एक डिस्क्रिमिनेशन होती है, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, किसी और बेसिस पे हो, या ऐसी सच है जो एक्चुअली ट्रू है। बिल्कुल अब वहाँ true 500 AQI है, मैं एक सिगरेट पी लूँ, क्या होने वाला है? क्या कुछ होने नहीं होने वाला वाला है, कुछ नहीं इन होने रियलिटी। हम्म। तो एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसे कुछ सामाजिक सच है जो सच है, बच्चे देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, हम चाहे उतने बिल्कुल, उसमें माई बॉडी कितना भी- माई रूल्स, हाँ। माई बॉडी माई रूल्स। अब देखिए ये कितना नया कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ है कि भाई मेरा शरीर है, मैं इस पे मैं कुछ टैटू भी कर- करवाऊं, हाँ, मैं कुछ भी या करूँ। मैं ब्लेड मार लूं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो ये ऐसा होता भी है। तो ऐसी चीजों को आप बच्चों, क्या, आई डोंट इवन नो व्हाट द क्वेश्चन इज, क्या करूं मैं? सामाजिक सच कुछ चीजें हैं जो बच्चे देख रहे हैं, ये मेरे इसमें भी है। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब छोटा था, दिस वाज आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में था शायद। मेरे कंजर्वेटिव फैमिली है, काफ़ी रिलीजियस है,
सारी क्लोज फैमिली भी, एक्सटेंडेड फैमिली भी। हमारे घर में एक ये था, देयर वाज अ घर के गुरुजी या बाबा जो भी होते होंगे, वो जाते थे हमारे सारे अलग अलग घरों में, मेरे कज़न्स के भी मेरे भी, वो खाना खाते थे, अब कुछ पूजा पाठ करते थे और निकल जाते थे। तो हमारी दादी नानी सब कहानियाँ सुनाती थी रामायण की, महाभारत की, अलग अलग चीज़ों की, कि संत कैसे होते हैं। संत ने तो सब त्याग दिया होता है, उनको कुछ नहीं जानना चाहिए, वो हर चीज़ में अच्छा दिखते हैं, उनको फेम नहीं चाहिए, उनको कोई अच्छा बोले बुरा बोले वो स्थिर रहते हैं। ये मेरे मन में था। वो आए एक दिन हमारे घर में हुआ, तो मेरे मम्मी ने ये दिया था हाथ में मग पानी का और एक थाली दिया था कि जब वो आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, यू हैव टू वॉश हिज फीट। अब मैं क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, मुझे क्या पता हाउ डू यू वॉश समबडीज फीट। तो दरवाज़ा खुला, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे थाली ऐसे लेके देख रहा हूँ क्या है, और मैं इतना छोटा और वो यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ क्या करना होता है। तो उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ा, थाली नीचे रखा, खुद अंदर आए, दूसरा हाथ पकड़ा, पानी गया, अब मेरा दूसरा हाथ पकड़ा, हाथ ये किया और अंदर आ गए। तब मेरे अंदर काफ़ी डायलेमा हो गया कि ये तो संत नहीं है, ये है वास्तविकता। दिस इज़ व्हाट द बाबा इज, दिस इज़ व्हाट द संत इज। अगर संत होते तो वो बोलते रहने दो, बच्चे को नहीं आता। ओह माय गॉड, मुझे नहीं चाहिए था ये सब। You know when reality strikes, it's like this is when reality it hit strikes. me कि जो मेरे घर में सोच है रिलीजन को लेके जो भी है वो सच से काफ़ी अलग है। इसमें ना 2 पॉइंट्स हैं। एक तो डिसेंट जिसे कहते हैं ना, कि गलत को गलत कहने की क्षमता। घर में, हमारे घरों में क्या, हर कोई तो सब इतना रोज़ी तो कुछ भी नहीं है ना, सबके घरों में कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं, गलत स्कूल्स में भी तो बहुत चीज़ें गलत होती हैं। तो जब बच्चे उसके बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अपनी बात कह रहे हैं तो बढ़िया। लेकिन मुझे एक और चीज़ लगती है कि एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एक ना नॉन नेगोशिएबल जोन होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक बच्चा कह रहा है सिगरेट तो मैं पी के ही रहूँगा, वो नॉन नेगोशिएबल है। वो अगर वो उस रेड जोन में आता है देन इट इज़ नॉट पैलेटेबल। बाकी तुमने थोड़ी बहुत शैतानी कर दी, बात कर ली, हमने समझा दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है ना, मुझे लगता है उसकी लिस्ट जो है वो तो हमेशा दीवार पे होनी चाहिए। भाई ये तो अलाउड ही नहीं है। इफ़ इट हैपन्स देन देयर हैज़ टू बी अ पनिशमेंट, एंड अ पनिशमेंट कैन बी एनीथिंग depending upon the situation, but non-negotiable tasks have to be registered. Self harm, बच्चे अपने आप को कितना हार्म करते हैं ब्लेड से, इधर कट के, it's non-negotiable. You just cannot close your eyes on that. चाहे हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं या हम कहें बातचीत, इसमें आप फिर बातचीत नहीं होती है, इसमें फिर बहुत आगे के करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते आपके हैं। यहाँ पे जैसे जो भी है, आई एम आल्सो इंक्लूडिंग जैसे ज़्यादातर ये होता है अदर टीचर्स नज़रअंदाज करने की आदत होती है। मेरा किसी क्लास में पीरियड है, पास वाली क्लास अगर शोर कर रही है, बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मेरा तो इसी में पीरियड है, दूसरे का मैं क्यों ध्यान रखूँ, जबकि बच्चा तो आपकी स्कूल का ही है। बिल्कुल। अगर टीचर नज़रअंदाज करना छोड़ दे, पूरी स्कूल को अपना स्कूल माने, Very valid point. हाँ, तो और बच्चे की गलतियों को भी, कई बार हम बच्चे की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा आप कहते हैं ना गलत सही कहा, हम उसको बार बार टोकेंगे ना, ये गलत है गलत है गलत है, तो एक टाइम तो ऐसा पक्का आएगा जिसमें वो मान लेगा कि वास्तव में जो कह रहे हैं वो सही है। सही है। लेकिन अब मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला कि जो सामाजिक सच है वो सच है। यही तो कह रहा हूँ, जो सामाजिक तो सच हम है वो टीचर, एज टीचर्स हम बच्चे को क्या बताएं? बच्चा सच बोल रहा है, हाँ तो सच बोल तो रहे हम क्या बोले उस नहीं, बच्चे को? बिल्कुल हम भी बिल्कुल, सच वही तो बोले, वो जो है वो डिसेंट है, सच है तो ना? सच है, हाँ। उसे कबूल करना बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है यही तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है लेकिन ना। स्कूल में वो चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। सामाजिक भेदभाव है तो स्कूल में किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव नहीं है। हमें बच्चों को दिखाना है और करना भी है कि स्कूल में किसी तरह का कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, कोई भी तरह की छुआछूत वगैरह नहीं है, वही चीज़ लेके चलनी है। अगर स्कूल में हम ऐसा दिखाएंगे तो बच्चों को लगेगा वास्तव में ऐसा है। घर में हो सकता है वो चीज़ देख रहा हो, अपने समाज में वो चीज़ देख रहा हो, लेकिन स्कूल में ऐसा माहौल मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वास्तव में उसके अंदर जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो आगे जाके अगर मान लो वो भी टीचर बनता है या कुछ बनता है, तो उसको ये लगेगा कि वास्तव में ऐसी चीज़ नहीं थी और मुझे उस चीज़ को दूर करना है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल जो सर बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं बताएंगे
कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अगर हम उनको दबा देंगे वहीं, तो फिर वो बच्चा अपने आप वही समझने लगेगा कि ऐसा होता है अगर मेरे सच बोलने से, तो फिर वो और उग्र हो सकता है, कुछ उसका गलत नतीजा भी आ सकता है। तो अगर कुछ सही है, अगर वो सबके सामने बोल रहा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन कई बार होता है दबाव में हम भी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर जितना हो पाए हाँ करें। जितना हो पाए उनका साथ देना चाहिए। जस्ट वन मोर स्मॉल 1A अंडर दिस, जो मैम आप कह रहे थे कि कुछ हम नॉन नेगोशिएबल रखे हैं एज टीचर, हम कैसे डिसाइड करें कि क्या नॉन नेगोशिएबल है? शायद यही आगे की बात है। मैं सिगरेट टाइप चीज़ों की बात नहीं कर रहा, जो ग्रे जोन में आती है। कुछ चीजें ग्रे कुछ जोन में आती चीजें हैं। ग्रे जोन में आती है। ऑनेस्टी सबसे बड़ी, सबसे हाँ, ज्यादा ग्रे 100 जोन साल में पहले आती है। चले जाइए छुआछूत वाज नॉर्मल, Normal ग्रे जोन था। था वो। तब किसी ने डिसाइड किया नहीं ये ब्लैक है, इसको हमें हटाना चाहिए। आज भी शायद हम वैसी चीजें हैं जो टीचर को नहीं पता है, लेकिन बच्चे वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम हाउ डू वी डिसाइड? या वो थोड़ा ट्रायल एरर है कि कुछ करें कुछ ना करें, बट आगे बढ़े समाज। ग्रेज तो रहेंगे ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ग्रेज के बिना लाइफ होगी, है ना। सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेना सबसे बड़ी। मॉरल तो एक आप प्रिंसिपल अपना बताइए, हाउ डू यू मेक द डिसीजन कि ये सही है ये गलत है? जो भी सिचुएशन है, कुछ तो आपके माइंड में प्रिंसिपल होगा। तो वो केस स्टडी पे निर्भर करेगा, जो भी जैसे जो भी एक समस्या ग्रे- आए। आप किसी case को study बताइए। किसी बच्चे ने एक बच्चे को मारा, हाँ। थप्पड़ मार दिया, नॉन नेगोशिएबल है, सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट आपने क्यों मारा थप्पड़, वो जानना जरूरी है। वो जानना ही मुझे लगता है दैट इज समथिंग विच द स्कूल इज डूइंग, विच इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट द टीचर एंड द स्कूल इज पुटिंग टू नो व्हाई। वी डोंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाई। तूने थप्पड़ मारा, यू आर सस्पेंडेड, गेट आउट। नो, वो जो एक एफर्ट है ना, जहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश कर ली क्यों, फिर वो अपनी कहानी सुनाएगा, नहीं इसने ये कहा था वो कहा था। आपको पता है ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये जितना मेरे बोलने में आसान लग रहा है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें एक थप्पड़ का केस सॉल्व करने में 6-6 दिन लग जाते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। आपने थप्पड़ मार लिया, हो गया, वो क्या कहते हैं, वारदात हो गई। अब उसके बाद FIR भी लिख गई, बट क्यों हुई, उसके पीछे क्या, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं। और उसके बाद जैसे अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, बहुत सारे बच्चे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, अगेन टेकिंग देम टू ओल्ड एज होम्स, एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। अब इसका कोई कनेक्ट नहीं दिखता है कि जो थप्पड़ मार रहा है वो ओल्ड एज होम जाके क्या कर रहा है, बट ग्रैटिट्यूड आता है कहीं ना कहीं आप में, आपके बिहेवियर में अगर थप्पड़ मारने का मन भी कर रहा है बहुत, कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपके मन में करुणा, जैसे कहते हैं ना, एम्पैथी इतनी ज़्यादा भर जाती है दैट यू जस्ट सेटल डाउन, यू जस्ट मेलो डाउन। वो जितने इमोशंस हैं जो ऐसे सर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ कुछ चीज़ों को हमें भी एडजस्ट करना होगा। जैसे कोई बच्चा है आक्रामक है, उसका बॉडी लैंग्वेज ही आक्रामक है। वो किसी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो झगड़ा कर रहा है, या टीचर के सामने भी बात करता है तो ऐसा लगता है वो टीचर को ऐसा फील होगा वो मेरे सामने बोल रहा है। तो उस समय हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका और citing the right examples also। कई बार तो टीचर ही थप्पड़ मार देते हैं। हाँ, वो तो बहुत गलत है, मैं वो तो क्रिमिनल है। How do you No, manage? it's criminal. It's criminal. I am totally against this। पहले हमने भी बहुत चांटे खाए हैं बचपन में, but that I don't think, क्योंकि हम तो अभी ठीक भी निकल गए। अच्छा सुनो, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं अरे spare the rod and spoil the child। हाँ। No, but you cannot। Hitting is something which is again non-negotiable for adults। जितना मर्जी मन करे नहीं करना चाहिए, अगर हम ही तो अपने आप को manage कंट्रोल नहीं कर कैसे सकते। करें? Let me हाँ, hear from them yeah। also। कई बार होता है। नहीं हो, अब आप ये 100 जो है, बच्चों जो को आप सच है वो संभाल है। रहे हो क्लास में, तो ऐसा भी हो जाता है सिचुएशन कि आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, पर कंट्रोल करना पड़ता है। चाहिए भी। हाँ, पनिशमेंट किसी और भी तरीके का हो सकता है। बदमाशी कर रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है कि उसको सजा ही दी जाए। हो सकता है सजा ऐसी भी हो सकती है, बार 20 गमले ऐसे में पानी डाल के आओ, ये भी पनिशमेंट ही है। डिसिप्लिन में लाके रखना है और उनको मैं आपको सही एक दिशा में- स्टूडेंट की, अब आप मॉरल कंपस की बात करो, जस्ट साइड अ स्मॉल एग्जांपल। देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय लाइफ, उन्हें ऑनलाइन जब कोविड चल रहा था, जब वो एग्जाम्स देते थे तो सब लोग ऑनलाइन में किताब खोल के पेपर दे देते थे। वो नहीं देती थी। तो एक बार हमारी उनसे चर्चा हुई, तो हमने उनसे पूछा कि भाई
तुम नहीं करते हो? नहीं। तो उनका ये जवाब था कि देखो जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, जो लोग अभी चीटिंग कर रहे हैं वो तो उनके कम नंबर आएंगे, बट मैं तो सच्चे दिल से एग्ज़ाम लिख रही हूँ, तो आई एम श्योर मेरे नंबर उनसे ज़्यादा आएंगे। बट एज लक वुड हैव इट, कोविड के साल में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि स्कूल्स इंटरनल मार्किंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्ज़ाम्स। अब क्या हुआ, उस बच्ची के नंबर, क्यों वो पूरा साल ऑनर्स थी, बट उसके नंबर बाकियों से 6-7% कम आए, विच वॉज डेवस्टेटिंग फॉर हर फैमिली, फॉर हर, क्योंकि वो तो ऑनर्स थी। So the question was that I was honest throughout the year and this is what the gift I get for my honesty. After a lot of deliberation and in consultation with her parents, अगर तुम इतनी सच्ची हो तो चलो एग्ज़ाम्स दोबारा दोगी? तो the girl said I will give the exams again. उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स फिज़िकल मोड में दोबारा दिए। जब सब बच्चों का एडमिशन हो चुका था, सब कुछ हो जाए, वो बच्ची दोबारा से फिज़िकल एग्ज़ाम्स देने गई और उनकी परसेंटेज 6% से जंप की और उन्हें एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बहुत जगह साइट करती हूँ क्योंकि ये मेरे हाथों से निकला हुआ एग्जाम्पल है कि जो ये मॉरल कंपस है, जो सच्चाई, ऑनेस्टी की हम बात करते हैं, रास्ता तो बहुत मुश्किल है, बट व्हेन इट पेज यू ब्यूटिफुली। तो व्हाट आई एम टेकिंग अवे इज जो ये डिसीजन मेकिंग वो है, जो मॉरल कंपस हम जिसको बुला रहे हैं, वो हमारे अंदर, हमें अपने आप को भी थोड़ा, वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव, हम भी सोचे अच्छे से, जब भी ये सिचुएशन आए हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, ना ही रिएक्ट करें, ये हो गया हम ये कर लिया। तो थोड़ा हम भी ठहराव में रहें, हम सोचे पेशेंटली कि सही क्या है इसमें। अब आप बताओ कि हम सर बोल रहे हैं कि आप 6 घंटे कैसे पढ़ाते होंगे खड़े होके, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाते होंगे 6 घंटे? तो एज टीचर्स हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, जो हम करियर की भी बात कर रहे थे। इस करियर में हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी बना रहे हैं, वो चाहे दूसरे टीचर के साथ हो, प्रिंसिपल के साथ हो, बीईओ के साथ हो, डैड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो। उस प्रोफेशनल रिलेशंस का क्या बेनिफिट है और वो कैसे आपको अपने ग्रोथ में बेनिफिट करता है? क्या आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप को क्या प्रोएक्टिवली देखते हैं कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप बिल्ड करना है, मुझे उस बीईओ के साथ रिलेशनशिप बिठानी है, प्रिंसिपल के साथ रिलेशनशिप बिठानी है? उसका ये फ़ायदा है कि जैसे मान लो जो भी अपने सर्किल बढ़ रहा है, एक तो जो खुद के नवाचार हैं जो आप तक ही सीमित हैं, अगर आप एज ए मेंटोर या एज ए एमटी मास्टर ट्रेनर कहीं जाते हैं, अन्य स्कूल के टीचर्स के साथ मिलते हैं, तो उसको आप एक बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं और आपको अपनी स्किल भी सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं जहाँ 100 या 50 टीचर एक साथ बैठे हैं, हो सकता है उनसे आपको कुछ सीखने को मिले, वहाँ उनकी स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपके लिए काम का हो, तो उस हिसाब से देखते हैं कि खुद की हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है कि अपने नवाचारों को एक, ये चीज़ मैं आपको कल भी बता रही थी, तो मैम से शायद हम लोग मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, वो केरला वाले सर का मैंने इम्प्लीमेंट किया। वो अपने बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स बनाते थे, मुझे वहीं से आइडिया मिला था कि ऑडियो बुक्स मैं भी बनाऊं, और बाकायदा उस पर हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है और 20 स्कूलों को तो हम ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो क्रॉस लर्निंग काफ़ी हो जाती है। हाउ इज इट इन अ प्राइवेट स्कूल? अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग। एक तो मुझे लगता है कि जो स्टाफ रूम की फ्रेंडशिप्स होती हैं, दे आर लाइक यू फाइंड अ बडी, यू नो, इट्स लाइक कि कुछ भी घर में भी हो रहा है तो भी डिस्कस कर लिया, क्लास में कोई परेशानी है वो भी डिस्कस कर ली। और जो सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड जो स्कूल्स में बनते हैं वो होते हैं ओल्ड टीचर्स न्यू टीचर्स के। जब इतनी हैंड होल्डिंग रहती है ओल्ड टीचर्स की कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बिकॉज समटाइम्स न्यू टीचर्स दे जस्ट डोंट फाइंड देयर स्पेस इन दैट बिग कैंपस। तो जब पुराने टीचर समझाते हैं कि नहीं इसको हम ऐसा भी कर सकते। अब मेरे साथ बहुत हैंड होल्डिंग हुई है, मैंने बहुत गूफअप्स किए हैं, बहुत ज़्यादा। एक गूफअप मैंने किया बड़ा अभी तो ये मैं सबको बता दूंगी, बट चलो अब ये तो शो ही ऐसा है ना। तो क्या हुआ कि नया स्कूल टीचर बनी, बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे हमारे प्रिंसिपल ने बुला के कहा देखिए एक क्विज़ कराना है आपको, आप कराइए, क्विज़ इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मैगी। तो ठीक है, मुझे क्या पता, हमने क्विज़ कराया, सब कुछ किया, लेकिन जब क्विज़ ख़त्म हुआ तो हमें मैगी का एक हैम्पर मिला एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मुझे, मतलब जब आप स्टूडेंट लाइफ से एकदम टीचर लाइफ में जाते हैं, आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपको लगता है माय गॉड सैलरी भी मिल रही है और मैगी सॉस भी मिल रही है। और उसमें ना बहुत सारे पिकल्स थे,
तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैगी अचार मैगी अचार भी होता था, आई मीन व्हाटएवर, सम अचार, समथिंग, सम लॉट ऑफ ऑयली स्टफ वाज देयर। सो आई वाज कैरिंग इट इन द बैग, और उस बैग में मैंने कुछ नोटबुक्स करेक्शन वाले भी डाले हुए थे। जब तक मैं रिक्शा में घर पहुंची उसमें से एक बॉटल टूट गया और जो नोटबुक्स थे वो बहुत सारे पीले पीले हो गए। एंड आई वेंट होम। अब इंटेंशन तो मेरा नहीं था ना कि किसी की किताब पीली हो जाए। I was only crying. My mother started crying. She said, अब तो तुझे नौकरी से पक्का निकाल देंगे। मैंने बोला अब तो निकालेंगे ही, मतलब क्या करूँ। सो बहुत देर हमने सोचा। My father came. He says कुछ नहीं, इसमें हम फ्लूइड लगा देंगे। तो हमने सबने बैठ के घर पे उस पर फ्लूइड लगाया, और 2 नोटबुक्स ऐसे थे जो इतने ख़राब हो चुके थे जो दोबारा बन नहीं सकते थे। नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल ऑलमोस्ट इन टीयर्स। तो एक हमारी पुरानी टीचर हमारी थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। कहते कुछ नहीं है ना, उन बच्चों को बुलाओ, उनसे बात करो और उनको बोलो कि मुझसे ये हो गया, देखो वो क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं उन 2 बच्चों के पास गई, मैंने कहा सी आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई। कहते मैम कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। मैंने कहा बस फिर ठीक है। सो यू नो आई फील कि दिस हैपन्स व्हेन सम पीपल दे जस्ट पुश यू इन द राइट डायरेक्शन। And mentorship in schools is beautiful. Like I was really very lucky to be mentored by the then principal. She pushed me into reading. हम क्या करते थे, मैं सिर्फ फिजिक्स की किताबें पढ़ती थी। I never used to read for pleasure, और मैं उसी में अपने आप को बहुत होशियार समझती थी कि बड़ा कुछ आता है। बट मैंने जब देखा अपने आसपास के लोगों को कि जो लोग रोज़ किताबें पढ़ते हैं अदर दैन व्हाट दे आर डूइंग इन देयर कोर्स, वो कुछ अलग ही लेवल पर बात करते हैं, उनकी बातों में बहुत डेप्थ होता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चे को हम केला, दूध, खिचड़ी से शुरू करते हैं ना, ऐसे मैंने भी अपनी रीडिंग जर्नी शुरू की एंड इट हेल्प्ड। सो मेंटोरशिप इज़ ग्रेट। गवर्नमेंट स्कूल में कैसे होता है प्रोफेशनल नेटवर्क का बेनिफिट? जी, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमें विकास खंड स्तर पे भी मिलती है, जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी, और SCRT काम करता है स्टेट में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी चीज़ें हैं सीखने को मिलता है, जैसे स्टोरी वीवर्स पर काम करना, अकाउंट बनाना, इसको कैसे उसमें स्टोरियों को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये सब चीज़ें हमें समग्र शिक्षा के माध्यम से ही मिली, तो मैंने वहाँ से ही सीखा था। पॉडकास्ट बनाना भी मैंने अपनी वही स्टेट के टीम से ही सीखी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक सेटअप में दी जा रही है। वो प्राइवेट स्कूल में भी मैनेजमेंट कुछ डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी सरकार कुछ डिसाइड कर रहा है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल टीचर आप खुद जाके कौन सी ऐसी रिलेशनशिप ये कर रही हैं? जैसे सर हम बहुत सारे मेरे स्टेट के टीचरों से जुड़ी हुई हूँ, मतलब अपना अदर स्टेट के भी टीचरों से हम जुड़े हुए हैं और अपने स्टेट में भी अदर डिस्ट्रिक्ट के टीचरों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है अलग अलग, जिसमें हम लोग रोज़ की अपनी अपनी गतिविधियाँ डालते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें हैं तो डालते हैं। तो वो क्या होता है, हम एक दूसरे की चीज़ों को सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कोई अगर कोई सेमिनार रख रहे हैं तो वो हमें आमंत्रित कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं हमारे स्टेट में तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे ऑनलाइन मोड पे हमारा चल रहा है और एक दूसरे से सीखने का भी मौका भी मिल रहा है। और क्या है, कुछ नया है तो उसको हर कोई, मतलब सब में अपनी अलग अलग कलाएं होती हैं, तो वो चीज़ सीखने का मौका हमको इसी बेस पे मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमने डिस्कस किया, वन थिंग आई एम ऑब्जर्विंग इन ऑल ऑफ यू इज आप अपनी करियर खुद बना रहे हैं। जो मैम आप भी कह रहे थे, ये वर्टिकल ग्रोथ वाली प्रोफेशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वाली प्रोफेशन है कि आप अपना रास्ता खुद चुन रहे हैं। आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग किताबों की बात कर रहे हैं, आप सर इनोवेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैम यू आर ग्रोइंग इनसाइड योर स्कूल, यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, यू आर डूइंग सम। तो ये हर टीचर को अपना जगह मिल रहा है एंड वो खुद बना रहे हैं, एंड ईच टीचर विल नेसेसरीली देन बी यूनिक ऑन दैट लास्ट। वो जो यंग नए टीचर इसको देखेंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? इसको एक मतलब 6 घंटे की ड्यूटी ना समझे क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चों को डील कर रहे हैं और एक अच्छा भविष्य हमारे हाथों में है। अगर इसको हम अपना कर्तव्य समझकर, अपने बच्चे समझकर अगर काम करें तो वो बच्चे अच्छे निकलेंगे और अच्छा भविष्य उनका होगा और अच्छे नागरिक बन के आएंगे जो देश के विकास में सहयोग देंगे, मुझे ऐसा लगता है। I feel teachers should feel super proud of themselves that they have the magic wand to transform the country. और वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।
सरकारी स्कूलों की जो इमेज बनी हुई है, ठीक है ना, उसे बदलने की कोशिश करें। कैसे? आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा मन लगा के करें। और प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन है और रहेगा हमेशा, लेकिन एक छवि जैसी सरकारी स्कूल का नाम आता है तो एक आता है गरीब सी स्कूल होगी, टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग होगी, कुछ बच्चे होंगे जो साफ़ सुथरे नहीं होंगे, और हो सकता है टीचर बहुत कम होंगे। वो छवि नहीं रहनी चाहिए। अगर जो नया यंग जनरेशन है, पिछले आपने कुछ सालों में देखा होगा कि जो नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनके अंदर बहुत एनर्जी है। सरकारी स्कूलों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रह रहे हैं, नामांकन उनका दिनों दिन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अगर यही एनर्जी बनी रहेगी तो आने वाला समय ऐसा अच्छा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल को आराम से टक्कर देगा। बिल्कुल, साथ चलेंगे, टक्कर क्यों मारेंगे, है ना? नहीं, आपने तो कहा था कि आप मैं गाना गाने वाली हूँ। ओह, अब we can start. हाँ, we can end with that. आपको सहना पड़ेगा। नहीं, we can end with that actually. Yes. हाँ, मैसेज फॉर द टीचर्स इज टू एंजॉय देयर लाइफ। इतना सीरियस नहीं रहना है लाइफ में, है ना? थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करना है। तो सब टीचर्स के लिए ये गाना। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो पापा का डांटना, सुबह घर आना, कूद के दीवार। अब मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ सिगरेट पीना गली में जाके। और कोई भी टीचर अगर नेशनल अवार्ड लेना चाहता है और उसकी प्रोसेस क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी नेशनल अवार्डी होंगे आपको पूरा गाइड और मार्गदर्शन करेंगे। Thank you for watching this episode. I hope the learnings and practical tips of India's best teachers help you and benefit you in your teaching journey. And please watch the other 4 episodes in this season as well and share it with all of your friends. Thank you. आपको बहुत अच्छा बोला। आप भी, आई थिंक हम सब कितने पैशनेट एजुकेटर्स हैं हम। ये निपट चक्की कोट बड़े whatever. क्या मुझे भी बोला? अच्छा, निपट को बन में लगा के प्याज और 2 चटनी के साथ खाते हैं, उसे हाँ। निपट बन कहते हैं। बन निपट। एक पीस मैं भी खा लेता हूँ। हाँ, तो You need chocolates. So our teacher's bag will always have a lot of chocolates. Thanks to children's birthdays. Any which way we have a lot of chocolates in our bags. मैं काफ़ी बच्चों के लंच खाता था। हमारे स्कूलों में मिड डे मील मिलेगा खाने को। नाम नहीं लेना चाहिए, वो हम पे वो हो जाए। नहीं, ठीक है, देन यू से ये एक बच्चा ऑफ दिस क्लास हाँ। एंड उसकी लेकिन कहानी आप पूरा पैक अप। Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, it was real